नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। तो इस लेक्चर में हम ऐसे 700 सीरीज का एकदम डिटेल में रिवीजन करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ऐसे 700। इसका नाम क्या है? फॉर्मिंग एन ओपिनियन एंड रिपोर्टिंग ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसमें हम क्या देखेंगे? इसमें हम देखेंगे कि जब ऑडिटर अपनी रिपोर्ट बनाएगा तो वो रिपोर्ट कैसे बनाएगा, वो हम देखेंगे इसमें। तो सबसे पहले हम बेसिक्स से स्टार्ट करने जा रहे हैं इस स्टैंडर्ड के ऐसे 700 के। तो बेसिक्स मैं आपको अपने नोट से दिखा देता हूँ। तो देखो बेसिक, बताओ ऑडिटर का काम क्या है? ऑडिटर का काम होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे ओपिनियन देना। फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे ओपिनियन देना कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो ट्रू एंड फेयर है कि नहीं, ये ऑडिटर का काम है। तो ऑडिटर अपना ये जो ओपिनियन है फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे किस तरह से देगा, कैसे देगा? थ्रू रिटर्न रिपोर्ट। थ्रू रिटर्न रिपोर्ट, एक रिटर्न रिपोर्ट बना करके देगा। तो ऑडिटर का काम क्या होता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे ओपिनियन देना। लेकिन वो ओपिनियन ऑडिटर कैसे देगा? क्या बोल के देगा? क्या बोल के नहीं देगा, रिटर्न रिपोर्ट बना करके देगा। रिपोर्ट बना करके देगा। अभी रिपोर्ट, ये जो रिपोर्ट बनेगी, इस रिपोर्ट का फॉर्मेट क्या होगा, इसका कंटेंट क्या होगा, यही हम इस स्टैंडर्ड में सीखने जा रहे हैं। इस रिपोर्ट का फॉर्मेट और कंटेंट क्या होगा। लेकिन रिपोर्ट का फॉर्मेट और कंटेंट सीखने से पहले थोड़ा सा हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा। तो बताओ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर क्या क्या आता है? पी एंड एल, कैश फ्लो, बैलेंस शीट, नोट्स टू अकाउंट, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, ये सब आते हैं। ये सब आते हैं किसमें? फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। लेकिन यहाँ पे बताया कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट 2 टाइप्स के हो सकते हैं। क्या? जनरल पर्पज फाइनेंशियल स्टेटमेंट और स्पेशल पर्पज फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब आप बोलोगे सर ये क्या आ गया? जनरल पर्पज फाइनेंशियल स्टेटमेंट और स्पेशल पर्पज फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये क्या आ गया? तो देखो नाम से देखो क्या लिखा हुआ है, जनरल पर्पज फाइनेंशियल स्टेटमेंट। नाम से क्या पता चल रहा है? ऐसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो जनरली सभी यूजर्स के लिए बनाए जाते हैं। जो हम जनरल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं ना जनरली, वही क्या है? जनरल पर्पज फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। कैसे बनाए जाते हैं ये? एज पर जनरल पर्पज फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। कैसे बनाए जाते हैं? जो जनरल पर्पज फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क होता है, जैसे एएस, अगर मान लो किसी एंटिटी पे एएस एप्लीकेबल है तो एएस के अकॉर्डिंग, किसी एंटिटी पे इंडेस एप्लीकेबल है तो इंडेस के अकॉर्डिंग। तो इसे क्या बोला जाता है? जनरल पर्पज फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो जनरली सभी यूजर्स के लिए बनाए जाते हैं। अब दूसरा क्या है? स्पेशल पर्पज फाइनेंशियल स्टेटमेंट। नाम से पता चल रहा है क्या है? स्पेशल पर्पज, मतलब किसी स्पेसिफिक यूजर्स के लिए बनाए जाते हैं, ये सभी के लिए नहीं बनाए जाते। ये जो स्पेशल पर्पज फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ये सभी यूजर्स के लिए नहीं बनाए जाते, स्पेसिफिक यूजर्स के लिए बनाए जाते हैं। और कैसे बनाए जाते हैं? एज पर स्पेशल पर्पज फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। यहाँ पर स्पेशल पर्पज फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क का क्या मतलब है? मतलब है कि ये जो स्पेशल पर्पज फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए जाते हैं ये स्पेसिफिक यूजर्स के अकॉर्डिंग, ये स्पेसिफिक यूजर्स की नीड्स के अकॉर्डिंग बनाए जाते हैं। ये कैसे बनाए जाते हैं? स्पेसिफिक यूजर्स की नीड्स के अकॉर्डिंग बनाए जाते हैं ये। तो इसे क्या बोला जाता है? स्पेशल पर्पज फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। आप बोलोगे सर इसके एग्जांपल लो। देखो वैसे तो हम ये डिटेल में स्पेशल पर्पज फाइनेंशियल स्टेटमेंट के रिगार्डिंग डिटेल में ऐसे 800 सीरीज में देखेंगे, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। जैसे मान लो एक एंटिटी है एक्स लिमिटेड, एंटिटी है एक्स लिमिटेड, इसका एक बहुत बड़ा क्रेडिटर है, बहुत बड़ा। उस क्रेडिटर ने, सप्लायर ने एंटिटी को बोला कि मुझे क्या करके दो, मुझे आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑडिट करवा के दो। लेकिन जनरल वाले फाइनेंशियल स्टेटमेंट की नहीं, आपके स्पेशल क्या करो, स्पेशल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाओ मेरे लिए। क्या बनाओ? स्पेशल पर्पज फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाओ मेरे अकॉर्डिंग। क्या करो? फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना के दो और उसकी ऑडिट करा के दो। ये कौन बोल रहा है? उस एंटिटी का क्रेडिटर बोल रहा है। इस एक्स लिमिटेड का जो सप्लायर है, क्रेडिटर है, वो बोल रहा है किसको? एक्स लिमिटेड को, कि मेरे अकॉर्डिंग क्या करो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना के दो। इसने बोला, जैसे एग्जांपल लेता हूँ, इस सप्लायर ने बोला एक्स लिमिटेड को कि आप क्या करो, कैश बेसिस पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना करके दो, कैश बेसिस पर। अब बताओ जो जनरली अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनते हैं, जो जनरल वाले बनते हैं, कैसे बनते हैं? एक्चुअल बेसिस पे बनते हैं। लेकिन सप्लायर ने क्या बोला? कैश बेसिस पे बना के दो। तो ये क्या हो गई? ये क्या हो गए? अपने स्पेशल पर्पज फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्यों? क्योंकि कैसे बनाए जा रहे हैं? उस क्रेडिटर की, उस स्पेसिफिक यूजर की नीड को ध्यान में रख के बनाए जा रहे हैं। एक और एग्जाम्पल ले लेता हूँ। जैसे अगर कोई भी एंटिटी मान लो अपना आईपीओ लाने जाती है ना, इनिशियल पब्लिक ऑफर, तो उस एंटिटी को क्या करना होता है? उस एंटिटी को एक सेबी की रिक्वायरमेंट फुलफिल करनी होती है। सेबी क्या बोलती है उसे? सेबी से बोलता है एंटिटी को कि आपको क्या करना होगा, कि आपको अपनी लास्ट 3 ईयर्स के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रीस्टेट करना होगा। लास्ट 3 ईयर्स के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रीस्टेट करना होगा। रीस्टेट कैसे करना होगा? सेबी की रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग। सेबी ने जैसे प्रोविजंस बना रखे हैं, जैसे जैसे प्रोविजंस बता रखे हैं, उस अकॉर्डिंग रीस्टेट करना होगा और उसकी फिर ऑडिट करानी होगी। तो इसे भी क्या बोला जाएगा? इसे भी क्या बोला जाएगा? स्पेशल पर्पज फाइनेंशियल स्टेटमेंट। स्पेशल पर्पज, तो ये होते हैं जनरल पर्पज फाइनेंशियल स्टेटमेंट और दूसरे होते हैं स्पेशल पर्पज फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये भी मैंने आपको बता दिया और बेसिक्स हमारे कंप्लीट हुए। अब आ जाओ वापस से कंसर्ट बुक पे। तो सारे बेसिक मैंने आपको करा दिए। ये सब क्या है? ओनली रीड कैटेगरी का है। अब आ जाओ फॉर्म ऑफ ओपिनियन,
कि ऑडिटर ओपिनियन कौन सा देगा। बताओ ऑडिटर क्या ओपिनियन देता है। ऑडिटर बस 2 टाइप्स के ओपिनियन देता है। क्या देता है, या तो अनमोडिफाइड ओपिनियन या फिर मॉडिफाइड ओपिनियन। तो बताओ ऑडिटर अनमोडिफाइड ओपिनियन कब देता है। ऑडिटर अनमोडिफाइड ओपिनियन ओनली तभी देता है जब ऑडिटर को क्या मिल जाते हैं, जब ऑडिटर को सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट एविडेंस मिल जाते हैं कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उनमें कोई भी बड़ी गलतियां नहीं है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एकदम एज पर एफआरएफ है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई भी मैटेरियल मिस स्टेटमेंट नहीं है, तो ऑडिटर क्या देता है, अनमोडिफाइड। लेकिन ऑडिटर मॉडिफाइड ओपिनियन कब देगा, बताओ। मॉडिफाइड ओपिनियन 2 केस में देगा। अगर पहला केस, अगर ऑडिटर को क्या मिल जाते हैं, सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस मिल जाते हैं, क्या कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में तो क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में तो बड़ी गलतियां हैं, तो ऑडिटर क्या देता है, मॉडिफाइड ओपिनियन। दूसरा केस और कब देता है ऑडिटर, बताओ। और ऑडिटर मॉडिफाइड ओपिनियन कब देता है, जब ऑडिटर को सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ही नहीं मिलते, जब ऑडिटर को किसी मैटर के रिगार्डिंग सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट एविडेंस नहीं मिलते, तभी भी ऑडिटर क्या देता है, मॉडिफाइड ओपिनियन। तो ये टॉपिक भी कंप्लीट, सिंपल सा टॉपिक है। अब आ जाओ बेसिक एलिमेंट्स ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट। तो इसमें हम क्या सीखने वाले थे, बताते स्टैंडर्ड में कि रिपोर्ट का फॉर्मेट और कंटेंट क्या होगा, वही हम देखने जा रहे हैं कि रिपोर्ट का फॉर्मेट कंटेंट क्या होगा। तो देखो, सबसे पहले ऑडिटर क्या करेगा, अपनी रिपोर्ट में टाइटल डालेगा। सबसे पहले टाइटल डालेगा, क्या लिख देगा, ये क्या है, रिपोर्ट ऑफ एन इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स, ऐसे लिखेगा ऑडिटर, इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट, इस तरह से टाइटल डालेगा। सबसे पहले तो टाइटल डालेगा, फिर क्या लिखेगा, उसमें एड्रेस ही लिखेगा। एड्रेस ही मतलब ये लिखेगा ऑडिटर कि जो मैं रिपोर्ट बना रहा हूँ ना, किसके लिए बना रहा हूँ, किसको दूंगा ये रिपोर्ट, वो लिखेगा किसके लिए है। जैसे अगर ऑडिटर क्या कर रहा है, ऑडिटर अगर जनरल पर्पज फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑडिट कर रहा है, किसकी, जनरल पर्पज फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, तो उस केस में जब ऑडिटर अपनी रिपोर्ट बनाएगा ना, तो क्या लिखेगा, एड्रेस में क्या लिखेगा, टू दी मेंबर्स ऑफ कंपनी, इस तरह से लिखेगा कि रिपोर्ट मैं किसके लिए बना रहा हूँ, कंपनी के मेंबर्स के लिए। बताओ कंपनी के मेंबर्स कौन होते हैं, उस कंपनी के जो शेयर होल्डर्स होते हैं, कि मैं क्या कर रहा हूँ, कंपनी के शेयर होल्डर्स के लिए रिपोर्ट बना रहा हूँ। लेकिन अगर ऑडिटर क्या कर रहा है, स्पेशल पर्पज फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑडिट कर रहा है, बताओ स्पेशल पर्पज फाइनेंशियल स्टेटमेंट किन के लिए बनाए जाते हैं, स्पेसिफिक यूजर्स के लिए बनाए जाते हैं, उनकी नीड्स को ध्यान में रख के। तो ऑडिटर क्या लिखेगा कि ये एड्रेस की रिपोर्ट किस लिए बना रहा हूं मैं, बीओडी को, किसको दूंगा, बीओडी को, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, इस तरह से ऑडिटर एड्रेस लिख देगा। अब आ जाओ नेक्स्ट एलिमेंट क्या होगा रिपोर्ट का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या, ऑडिटर्स ओपिनियन। अब ऑडिटर क्या लिखेगा, यहाँ पे ऑडिटर डालेगा अपना ओपिनियन, कौन सा, या तो अनमोडिफाइड या फिर मॉडिफाइड। और मॉडिफाइड में भी 3 टाइप के हो सकते हैं, मॉडिफाइड ओपिनियन भी 3 टाइप्स के, कौन कौन से, क्वालिफाइड, एडवर्स या फिर डिस्क्लेमर। तो वो ऑडिटर यहाँ पे लिखेगा। अगर ऑडिटर मान लो जैसे एग्जांपल लूँ, ऑडिटर देता है एडवर्स ओपिनियन, तो ऑडिटर यहाँ पे क्या लिख देगा, एडवर्स ओपिनियन, हेडिंग को चेंज करके लिख देगा एडवर्स ओपिनियन। अब ऑडिटर जब यहाँ पे अपना ओपिनियन देगा, एडवर्स ओपिनियन देगा मान लो, या अनमोडिफाइड ओपिनियन देगा, या क्वालिफाइड देगा, या डिस्क्लेमर, जो भी ओपिनियन देगा ना, तो उसकी एक लैंग्वेज होती है, वो ऑडिटर को यहाँ पे लिखनी पड़ती है। अंदर एक लैंग्वेज होती है जो ऑडिटर को लिखनी होती है। ऑडिटर जब भी अपना ओपिनियन देता है, तो वो लैंग्वेज क्या लिखेगा ऑडिटर, वो हम कहाँ देखेंगे, वो हम रिपोर्टिंग वाली चैप्टर में एकदम डिटेल में समझेंगे। रिपोर्टिंग वाले चैप्टर में एकदम डिटेल में समझेंगे कि वो लैंग्वेज ऑडिटर लिखेगा कैसे। अब आप बोलोगे लेकिन फिर सर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है इतना सारा, जो कि आपने हाईलाइट भी नहीं कर रखा है, ये क्या लिखा हुआ है इतना सारा। तो ये बातें क्या लिखी हुई हैं, ये लिखी हुई है फॉर्मेलिटी वाली बातें, एकदम फॉर्मेलिटी वाली। मतलब ये जो बातें हैं ना, ये आपको, अगर आप क्या करते हो, प्रैक्टिकल लाइफ में रिपोर्ट बनाते हो ना, आपको गारंटी लिखनी होगी, चाहे आप अनमोडिफाइड ओपिनियन दो, चाहे आप एडवर्स दो, क्वालिफाइड दो, या डिस्क्लेमर दो, ये बातें आपको लिखनी पड़ेंगी ये बातें। तो देखो ऑडिटर क्या क्या लिखेगा इनमें, क्या लिखेगा ऑडिटर, क्या लिखेगा फॉर्मेलिटी वाली बातों में, कि मैंने क्या कर दिया, मैंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑडिट कर दिया है, ये बताएगा मैंने कौन सी एंटिटी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑडिट किया है, मतलब उस एंटिटी का नाम बताएगा। और क्या बताएगा, स्टेटमेंट कंप्राइजिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये बताएगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या इंक्लूड होता है, तो बताएगा P&L, कैश फ्लो, नोट्स टू अकाउंट्स, बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, ये सारी बात यहाँ पे बताएगा। और लास्ट क्या बता देगा, स्पेसिफाई द डेट और पीरियड, कि मैं कौन से पीरियड के फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑडिट कर रहा हूँ, कौन से पीरियड के फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑडिट। तो ये जो क्या है, ये जो बातें हैं कौन सी है, ये है फॉर्मेलिटी वाली बातें, ये ऑडिटर को हमेशा लिखनी है, चाहे ऑडिटर अनमोडिफाइड ओपिनियन दे या फिर मॉडिफाइड ओपिनियन दे। तो ये तो क्या है, फॉर्मेलिटी वाली। और जो काम वाली बातें वो कहाँ हैं, वो कहाँ देखेंगे हम, रिपोर्टिंग वाली चैप्टर में देखेंगे। तो ये हो गया हमारा ऑडिटर्स ओपिनियन सेक्शन। अब क्या होता है, जब भी ऑडिटर अपनी रिपोर्ट बनाता है ना, जैसे ऑडिटर अपना ओपिनियन देता है, उससे जो नेक्स्ट एलिमेंट लिखेगा, जो नेक्स्ट पैरा आएगा, वो कौन सा आएगा, बेसिस फॉर ओपिनियन पैरा। ऑडिटर जैसे अपना ओपिनियन डालेगा, अनमोडिफाइड, एडवर्स, क्वालिफाइड, डिस्क्लेमर, उसके बाद जो नेक्स्ट पैरा आएगा कौन सा आएगा, बेसिस फॉर ओपिनियन। इसमें ऑडिटर क्या बताएगा, इसमें ऑडिटर बताएगा रीजन बताएगा कि मैंने अनमोडिफाइड दिया तो अनमोडिफाइड क्यों दिया, अगर मैंने क्वालिफाइड दिया तो क्वालिफाइड क्यों दिया, डिस्क्लेमर दिया तो डिस्क्लेमर क्यों दिया, एडवर्स दिया तो एडवर्स क्यों दिया, वो बातें बताएगा। ये कैसे लिखते हैं, ये भी हम कहाँ देखेंगे, अपनी रिपोर्टिंग चैप्टर में। आप बोलोगे फिर सर ये सारी बातें क्या लिखी हैं, ये वही क्या है, वही फॉर्मेलिटी वाली बातें। क्या लिखेगा ऑडिटर, ये हमेशा लिखेगा
ये हमेशा ही लिखेगा ऑडिटर। क्या लिखेगा कि जो मैंने ऑडिट किया है वो कैसे किया है, जो मैंने ऑडिट किया है वो स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग किया है, मैंने एकदम इंडिपेंडेंट होकर काम किया है, मैंने एथिकल रिक्वायरमेंट्स को कंप्लाई किया है, और ये बताएगा क्या मुझे सफिशिएंट और एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस मिले कि नहीं मिले, ये बात बताएगा ऑडिटर इस बेसिस फॉर ओपिनियन में। ये तो गारंटी बताएगा ही बताएगा। तो ये वाला हमारा कंप्लीट हुआ, ये एलिमेंट भी, बेसिस फॉर ओपिनियन भी। अब आ जाओ नेक्स्ट पैरा ऑडिटर कौन सा देगा, गोइंग कंसर्न पैरा। ये कौन सा है, ये हमने ऐसे 570 में देखा था, कौन सा ये, मैटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटिंग टू गोइंग कंसर्न। ये कौन सा पैरा है, मुर्ग पैरा, ये मुर्ग पैरा। और ये हमने कहाँ देखा था एकदम डिटेल में, ऐसे 570। अगर आपने ऐसे 570 नहीं पढ़ा है तो ये आपको बिल्कुल ही समझ नहीं आएगा। याद दिला देता हूँ, सिर्फ एक बात है जो कि किस में आती है, गोइंग कंसर्न पैरा आती है। मतलब एक ही केस में ऑडिटर क्या देता है, ये मुर्ग पैरा देता है, ओनली एक केस में। कब, जब क्या हो, गोइंग कंसर्न अजम्पशन एप्रोप्रिएट हो, और वहाँ पे क्या हो, वहाँ पे मैटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट कर रही हो, और मैनेजमेंट क्या कर दे, मैटेरियल अनसर्टेनिटी के रिगार्डिंग सारे के सारे डिस्क्लोजर दे दे। गोइंग कंसर्न के रिगार्डिंग जो मैटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट कर रही है उसके रिगार्डिंग क्या कर दे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सारे के सारे, अगर मैनेजमेंट क्या करता है, सारे के सारे डिस्क्लोजर दे देता है, तो ऑडिटर क्या देता है, अपनी रिपोर्ट में ये मुर्ग पैरा देता है, मैटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटिंग टू गोइंग कंसर्न पैरा, सिर्फ एक केस में। तो जिसने ऐसे 570 पढ़ा है उसको ये समझ आ गया होगा, वरना और किसी को समझ नहीं आया होगा ये। अब देखो नेक्स्ट पैरा क्या है, की ऑडिट मैटर पैरा। अब ये की ऑडिट मैटर होते क्या हैं, इसमें ऑडिटर क्या क्या लिखेगा, किस तरह से इसमें इस वाले पैरा को प्रेजेंट करेगा, किस तरह से ऑडिटर इस पैरा को प्रेजेंट करेगा, ये सारी बातें हम कहाँ देखेंगे, ऐसे 701 में, इसमें समझेंगे। फिर आया अदर इन्फॉर्मेशन पैरा। ये अदर इन्फॉर्मेशन क्या होती है, इसमें ऑडिटर क्या क्या बातें डालेगा, ये सारी बातें हम क्या देखेंगे, ऐसे कहाँ देखेंगे, एज पर ऐसे 720, कहाँ पे, ऐसे 720 में देखेंगे हम। अब आ जाओ, देखो नेक्स्ट पैरा एकदम फालतू सा, क्या, रेस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इस वाले पैरा में ऑडिटर क्या लिखेगा, इस पैरा में ऑडिटर लिखेगा मैनेजमेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी। किसकी, मैनेजमेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी। बताओ मैनेजमेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर एफआरएफ बना के देना, उन पर कंट्रोल्स लगाना, ये सब मैनेजमेंट की होती है। और याद करो ऐसे 570 में बताया था मैंने, गोइंग कंसर्न का असेसमेंट करना कि हमारी एंटिटी आने वाले सालों में चलती रहेगी कि बंद हो जाएगी, ये भी किसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, मैनेजमेंट की। ये सारी लिख देगा। देखो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर एफआरएफ बनाना, उनमें कंट्रोल्स लगाना, और ये असेस करना कि गोइंग कंसर्न रहेगी कि नहीं रहेगी हमारी एंटिटी, ये किसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, मैनेजमेंट की। तो ये भी क्या करेगा, ये पैरा भी ऑडिटर अपनी रिपोर्ट में डालेगा ही डालेगा। अब आ जाओ नेक्स्ट क्या, देखो ऑडिटर्स रेस्पॉन्सिबिलिटी पैरा, ऑडिटर्स रेस्पॉन्सिबिलिटी। इसमें ऑडिटर क्या डालेगा, इसमें ऑडिटर स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग हमने जितनी भी रेस्पॉन्सिबिलिटी देखी ना सारी छाप देगा। ये पैरा क्या होता है, बहुत बड़ा हो जाता है। ये जो पैरा बनता है ना, ऑडिटर जब अपनी रिपोर्ट में डालता है तो बहुत बड़ा बन जाता है। इसमें ऑडिटर अपनी ऐसे 200 वाली डाल देगा, और अदर एसेज में जितनी भी रेस्पॉन्सिबिलिटी सारी बता देगा कि फ्रॉड के रिगार्डिंग ऑडिटर की क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है, गोइंग कंसर्न के रिगार्डिंग क्या है, सब्सिक्वेंट इवेंट के रिगार्डिंग क्या है, नॉन कंप्लायंस ऑफ लॉज एंड रेगुलेशन के रिगार्डिंग ऑडिटर की क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है, सारी इसमें छाप देगा, सारी की सारी। अब देखो इसमें एक पॉइंट और लिखा है ऑडिटर्स रेस्पॉन्सिबिलिटी पैरा में, क्या, लोकेशन ऑफ डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑडिटर्स रेस्पॉन्सिबिलिटी। कि ऑडिटर ये जो पैरा देगा, ऑडिटर्स रेस्पॉन्सिबिलिटी पैरा कहाँ पर देगा, तो पहला बोला कि क्या, विद इन दी बॉडी ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट, कि जो अपनी ऑडिट रिपोर्ट बना रहा है, अपनी ऑडिटर क्या कर रहा है, अपनी ऑडिट रिपोर्ट बना रहा है, इसी के अंदर डाल देगा। एक तो ये तरीका कर सकता है। दूसरा क्या कर सकता है, इन अपेंडिक्स टू ऑडिटर्स रिपोर्ट इंक्लूडिंग रेफरेंस टू अपेंडिक्स, क्या कर सकता है, एक्स्ट्रा फाइल लगा सकता है, एक्स्ट्रा फाइल अटैच कर सकता है, उसमें लिख सकता है क्या, ऑडिटर अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी। ऐसा क्यों, क्योंकि मैंने भी बताया ना, ये जो पैरा बनता है ऑडिटर रेस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बड़ा बन जाता है, क्योंकि इसमें ऑडिटर सारी की सारी अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी लिख देता है, इस कारण से। और क्या कर सकता है ऑडिटर, ये जो पैरा है अपना कौन सा, ऑडिटर्स रेस्पॉन्सिबिलिटी पैरा, इसको क्या कर सकता है, वेबसाइट पे भी डाल सकता है। लेकिन कब कर सकता है, अगर लॉ एंड रेगुलेशन परमिट करते हैं तो, लॉज एंड रेगुलेशन परमिट कर रहे हैं तो। लेकिन जैसे ऑडिटर क्या करता है, मान लो ऑडिटर्स रेस्पॉन्सिबिलिटी पैरा को वेबसाइट पे डालते हैं ना, तो ऑडिटर को क्या करना पड़ेगा, ऑडिटर को इधर रिपोर्ट में लिखना पड़ेगा कि ऑडिटर्स रेस्पॉन्सिबिलिटी पैरा कहाँ से जाके देख लो, इस वेबसाइट से जाकर के देख लो। यूजर्स को बताना पड़ेगा कि कहाँ से देखना है, रेफरेंस देना पड़ेगा, इंक्लूडिंग रेफरेंस टू सच लोकेशन, यूजर्स को बताना पड़ेगा। तो ये भी कंप्लीट हुआ। अब आ जाओ नेक्स्ट पैरा क्या है, अदर रिपोर्टिंग रेस्पॉन्सिबिलिटीज। अब इसमें क्या करेगा ऑडिटर की, अगर कोई एडिशनल रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट भी ना ऑडिटर की, एडिशनल रिपोर्टिंग भी अगर ऑडिटर को करनी है तो वो कहाँ करेगा, सारी की सारी एडिशनल रिपोर्टिंग ऑडिटर यहाँ पे करेगा। अब ये एडिशनल रिपोर्टिंग क्या होती है, ये हम रिपोर्टिंग चैप्टर में डिटेल में देखते हैं। वो सारी की सारी ऑडिटर कहाँ करता है, जितनी भी एडिशनल रिपोर्टिंग करनी होती है सारी की सारी ऑडिटर इस अदर रिपोर्टिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी पैरा में करते हैं। और देखो फिर लास्ट में क्या कर देगा ऑडिटर, अपने साइन कर देगा, उसमें साइन में क्या क्या डालेगा, अपनी मेंबरशिप नंबर, फर्म रजिस्ट्रेशन नंबर और यूडिन डालेगा। और क्या करेगा अपनी रिपोर्ट में प्लेस ऑफ सिग्नेचर भी बताएगा, प्लेस ऑफ सिग्नेचर
प्लेस ऑफ सिग्नेचर मतलब जिस सिटी में बैठ के उसने साइन किया है उस सिटी का नाम लिखेगा, उस शहर का नाम लिखेगा, ऐसा करेगा ऑडिटर। वो लास्ट क्या कर देगा, डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट। डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट में ऑडिटर क्या करेगा, जिस दिन ऑडिटर ने अपनी रिपोर्ट साइन की है ना उस दिन की डेट डालेगा, जिस दिन ऑडिटर ने अपनी रिपोर्ट को साइन किया है उस दिन की डेट भी डालेगा। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया बेसिक एलिमेंट्स। अब देखो इसमें ना एक दो पैरा उड़ा सकते हैं, वो कहाँ थे एक बार बता देता हूँ। ये जो अदर इन्फॉर्मेशन पैरा है ना, इसके बाद यूएम और ओम पैरा भी आ सकते हैं यहाँ पे रिपोर्ट के अंदर, लेकिन ये कंपलसरी नहीं होता कि आएंगे ही आएंगे। ये हम देखेंगे यूएम पैरा को हम देखेंगे ऐसे 706 में, यूएम और ओम पैरा की रिगार्डिंग कहाँ पढ़ेंगे हम, ऐसे 706 में। ये कभी भी कंपलसरी नहीं होती, इस कारण से यहाँ पे दिए नहीं आई थी नहीं। अब आ जाओ नेक्स्ट टॉपिक में। देखो नेक्स्ट टॉपिक है अपना ऑडिटर्स रिपोर्ट फॉर ऑडिट्स कंडक्टेड एज पर बोथ स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग इश्यूड बाय आईसीएआई एंड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स। इस टॉपिक का क्या मतलब है कि अगर किसी एंटिटी की ऑडिट इंडियन स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग भी हो रही है और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग भी हो रही है, तो ऑडिटर अपनी रिपोर्ट कैसे बनाएगा? क्या ऑडिटर दो रिपोर्ट बनाएगा या एक ही रिपोर्ट बना सकता है? वो हम देखने जा रहे हैं। अब आपके मन में एक डाउट तो आया होगा कि सर ऐसी कौन सी एंटिटी है जिनकी इंडियन स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग भी ऑडिट हो रही है और इंटरनेशनल भी। एक एग्जांपल लेता हूँ, स्पीड से ले लेता हूँ। देखो मान लो एक एक्स लिमिटेड है, ये क्या है, यूके की एंटिटी है, ओके, यूके की। अब देखो एक्स लिमिटेड की एक सब्सिडरी है, मान लो एक सब्सिडरी है वाई लिमिटेड, ये मान लो कहाँ की है, ये है इंडिया की। अब आप बताओ ये जो वाई लिमिटेड है इसकी ऑडिट कैसे हो रही होगी, इस वाई लिमिटेड की ऑडिट कैसे हो रहेगी, इंडियन स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग, ऐसे के अकॉर्डिंग हो रही होगी। लेकिन अब बताओ ये एक्स लिमिटेड क्या करती होगी, एक्स लिमिटेड क्या है, पेरेंट एंटिटी, तो ये क्या बनाती होगी, अपनी सीएफएस बनाती होगी, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट या एंटिटी बनाती होगी। अब बताओ जो वाई लिमिटेड है ये क्या है, इसकी सब्सिडी, तो वाई लिमिटेड की इन्फॉर्मेशन किस में आ रही होगी, सीएफएस में आ रही होगी। तो इस वाई लिमिटेड की ऑडिट क्या होती है, इस वाई लिमिटेड को अपनी ऑडिट इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग भी करवानी पड़ती है। इस वाई लिमिटेड को अपनी ऑडिट इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग भी करवानी पड़ जाती है। तो देखो इस वाई लिमिटेड की ऑडिट कैसे हुई, इंडियन स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग भी और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग भी। तो इस केस में ऑडिटर क्या करेगा, तो इस केस में बोला गया कि ऑडिटर क्या कर सकता है, सबसे पहले लिखा गया कि ऑडिटर एक ही रिपोर्ट बना सकता है, ये लिखा देखो, ऑडिटर्स रिपोर्ट में रेफर टू ऐसे इन एडिशन टू इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑडिटर शैल डू सो ऑन लीव, कि ऑडिटर क्या कर सकता है, एक रिपोर्ट ही बना सकता है और ऑडिटर रिपोर्ट में क्या करे, उसी रिपोर्ट में बता दे कि मैंने इंडियन स्टैंडर्ड्स भी लगाए हैं और मैंने इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग भी ऑडिट की है। अब बताओ ये बात कहाँ बताता है ऑडिटर, देखो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो अपना बेसिस फॉर ओपिनियन पैरा जो मैंने आपको बताया था, इसमें हम कुछ क्या करते हैं, कुछ फॉर्मेलिटी वाली बात होती है जो हमेशा ही लिखनी होती है। तो इसमें ऑडिटर क्या लिखता है, ऑडिट वॉज कंडक्टेड एज पर ऐसे, तो यहाँ पे ऑडिटर क्या लिख देगा, ऑडिट वॉज कंडक्टेड एज पर ऐसे एंड इंटरनेशनल ऐसे, इस तरह से लिख देगा ऑडिटर। बस एक ही रिपोर्ट बनाएगा और यहाँ पे लिख देगा कि मैंने इंडियन स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग भी ऑडिट किया और इंटरनेशनल के अकॉर्डिंग भी, इस तरह से। लेकिन कब कर सकता है ऑडिटर ये कि एक ही रिपोर्ट बनाए, तो दो रिक्वायरमेंट क्या होनी चाहिए, फुलफिल होनी चाहिए, दो कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। पहले क्या, एकदम सिंपल सी, देयर इज नो कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स और इंडियन स्टैंडर्ड्स, कि इंडियन स्टैंडर्ड्स में और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स में कोई भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए। यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट का मतलब क्या है, समझो इसका मतलब है कि इंडियन स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग जब ऑडिट हुई ना, तो दोनों के अकॉर्डिंग सेम ही ओपिनियन जाना चाहिए। मतलब अनमोडिफाइड है तो अनमोडिफाइड ही जाना चाहिए, दोनों के अकॉर्डिंग अगर क्वालिफाइड दे रहे ऑडिटर तो क्वालिफाइड ही जाना चाहिए। ऐसे नहीं कि इंडियन के अकॉर्डिंग तो अनमोडिफाइड ओपिनियन जा रहा है और इंटरनेशनल के अकॉर्डिंग क्वालिफाइड जा रहा है। अगर ऐसा हो रहा है तो ऑडिटर को अलग अलग रिपोर्ट ही बनानी पड़ेगी, ऐसा इसका मतलब यह है, नो कॉन्फ्लिक्ट का मतलब। और दूसरा देखो, और दूसरी रिक्वायरमेंट क्या है, ऑडिटर्स रिपोर्ट इंक्लूड ऑल एलिमेंट्स डिस्कस्ड अबाउट, कि हमने अभी जो एलिमेंट्स देखे, देखो हमने जितने एलिमेंट देखे, मतलब बोला कि कम से कम ये सारे एलिमेंट तो इस ऑडिट रिपोर्ट में इंक्लूड हो ही जाने चाहिए, ये सारे के सारे तो इंक्लूड हो ही जाने चाहिए। आप बोलोगे सर इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, एक एग्जांपल लेता हूँ। मान लो ऑडिटर क्या करने जा रहा है, ऑडिटर अपनी रिपोर्ट बना रहा है, एक ही रिपोर्ट बनाने जा रहा है, एक एंटिटी की ऑडिट हो रही है इंडियन स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग भी और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग भी। अब ऑडिटर बोल रहा है कि मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैं एक ही रिपोर्ट बनाने जा रहा हूँ। अब ऑडिटर क्या डालने जा रहे हैं इसमें, गोइंग कंसर्न पैरा, कौन सा, वो मुर्गी वाला पैरा डालने जा रहा है ऑडिटर, और के मुर्ग पैरा डालने जा रहा है। लेकिन मान लो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स है ना, जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स वो मना करते हैं कि आप ये गोइंग कंसर्न पैरा डाल ही नहीं सकते। अब ऐसा होता है, ऑडिटर क्या डालना चाह रहा है, बताओ ऑडिटर क्या डालना चाह रहा है, गोइंग कंसर्न पैरा डालना चाह रहा है, लेकिन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स मान लो ये अलाउ ही नहीं करते। तो ऐसे केस में ऑडिटर क्या करेगा, ऐसे केस में ऑडिटर को दो रिपोर्ट बनानी पड़ेगी, एक रिपोर्ट से काम नहीं चलेगा। तो ये भी हमारा कंप्लीट हो, इतनी सिंपल सी बात लिखी है। वो लास्ट में क्या है, देखो लास्ट में लिखा है कि वैन ऑडिटर रिपोर्ट रेफर्स टू बोथ, अगर ऑडिटर क्या कर रहा है, मतलब अगर ऑडिटर एक ही रिपोर्ट बना रहा है तो ऑडिटर को क्या करना पड़ेगा, ऑडिटर रिपोर्ट शैल क्लियरली आइडेंटिफाई द जुरिडिक्शन, ऑडिटर को बताना पड़ेगा कि जो दूसरे स्टैंडर्ड्स हैं, जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं, वो कौन सी कंट्री के हैं, वो बताना पड़ेगा, बस ये बताना ऑडिटर को। तो ये टॉपिक भी हमारा कंप्लीट हुआ। अब आ जाओ लास्ट टॉपिक, और ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस स्टैंडर्ड का,
ये स्टैंडर्ड वैसे सी कैटेगरी होता है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, ये टॉपिक है सप्लीमेंट्री इन्फॉर्मेशन प्रेजेंटेड विद फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो सबसे पहले तो ये समझना है कि सप्लीमेंट्री इन्फॉर्मेशन प्रेजेंटेड विद फाइनेंशियल स्टेटमेंट इसका मतलब क्या है। तो देखो क्या होता है, कभी कभी एंटिटी क्या करती है, अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या करते हैं, कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे देती है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन का मतलब ऐसी इन्फॉर्मेशन जो एज पर एफआरएफ देने की नीड ही नहीं है, एज पर एफआरएफ एंटिटी को देने की नीड ही नहीं है, तो उसे बोला जाता है सप्लीमेंट्री इन्फॉर्मेशन। तो सप्लीमेंट्री इन्फॉर्मेशन के केस में ऑडिटर को क्या करना है, तो ऑडिटर को क्या करना है, ऑडिटर शैल इवैल्यूएट वेदर सप्लीमेंट्री इन्फॉर्मेशन इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट और नोट। तो सबसे पहले ऑडिटर को ये देखना है कि एंटिटी ने जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का इंटीग्रल पार्ट है या फिर नहीं, ये देखना है। अब आप बोलोगे सर इसका मतलब क्या है इंटीग्रल पार्ट का, तो इसको मैं समझा देता हूँ। मान लो एक एग्जांपल लेता हूँ, उससे आपको समझ आएगा। मान लो एंटिटी क्या कर रही है अपने नोट टू अकाउंट्स में, बता एंटिटी बनाती है ना अपनी डिस्क्लोजर देती है नोट टू अकाउंट्स, उसमें एंटिटी क्या करती है, उसमें शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग जो भी डिस्क्लोजर देने होते हैं सारे के सारे दे दिए है, लेकिन साथ ही साथ एंटिटी क्या करती है, कुछ एडिशनल डिस्क्लोजर्स भी दे देती है, एडिशनल डिस्क्लोजर्स। तो बताओ ये एडिशनल डिस्क्लोजर किसका पार्ट बन गए, ये बन गए नोट टू अकाउंट्स का। और नोट टू अकाउंट्स क्या बताओ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ही पार्ट है। मैंने क्या बताया था, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या आता है, P&L, बैलेंस शीट, नोट टू अकाउंट्स, कैश फ्लो, चेंजेस इन इक्विटी, ये सब आते हैं। तो बताओ ये किसके पार्ट बन गए, नोट टू अकाउंट्स का ही पार्ट बन गए। यानी क्या हो गए, ये क्या हो गए, इंटीग्रल पार्ट हो गए। यहाँ पे क्या हो गई, एडिशनल डिस्क्लोजर, ये जो सप्लीमेंट्री इन्फॉर्मेशन है क्या हो गई, ये क्या हो गई, इंटीग्रल पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट हो गई। तो इस केस में ऑडिटर को क्या करना पड़ेगा, इस केस में ऑडिटर को ये जो एडिशनल डिस्क्लोजर है ना, एडिशनल डिस्क्लोजर इनको भी चेक करना होगा, ये लिखा है कि इस केस में ऑडिटर को सप्लीमेंट्री इन्फॉर्मेशन शैल आल्सो बी कवर्ड बाय ऑडिटर्स ओपिनियन, ऑडिटर को इस सप्लीमेंट्री इन्फॉर्मेशन को भी चेक करना होगा। लेकिन दूसरा केस, ऑडिटर ने इवैल्यूएट किया कि मैनेजमेंट ने जो सप्लीमेंट्री इन्फॉर्मेशन दिया है वो नॉट इंटीग्रल पार्ट, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट ही नहीं है। इसका एग्जाम्पल लूँ, देखो जैसे एवरेज रेवेन्यू स्टेटमेंट की एंटिटी ने क्या बना दिया, एंटिटी ने एक एक्स्ट्रा एवरेज रेवेन्यू स्टेटमेंट बना दिया। बताओ कभी आपने देखा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कि एवरेज रेवेन्यू स्टेटमेंट बनाना पड़ता हो, हमें कंपलसरी होता ही नहीं है। तो एंटिटी ने क्या कर दिया, एक एक्स्ट्रा एवरेज रेवेन्यू स्टेटमेंट बना दिया। तो ऑडिटर कभी भी इसकी ऑडिट नहीं करता, तो ऑडिटर क्या करेगा इस केस में ऑडिटर क्या करेगा, ये देखेगा। देखो ऑडिटर क्या करेगा, ऑडिटर शैल इवैल्यूएट वेदर सप्लीमेंट्री इन्फॉर्मेशन प्रेजेंटेड इन ए वे दैट क्लियरली डिफरेंशिएटेड फ्रॉम ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ऑडिटर ये देखेगा कि मैनेजमेंट ने इस एवरेज रेवेन्यू स्टेटमेंट को डिफरेंशिएटली प्रेजेंट किया है ना, एकदम डिफरेंशिएटली प्रेजेंट। इसका मतलब क्या होता है कि ये देखेगा ऑडिटर क्या मैनेजमेंट ने ये जो एवरेज रेवेन्यू स्टेटमेंट बनाया है क्या इसमें अच्छे से टाइटल दे दिया कि ये जो एवरेज रेवेन्यू स्टेटमेंट है ये क्या है, सप्लीमेंट्री इन्फॉर्मेशन है और ये क्या है, अनऑडिटेड है। इस तरह से ऑडिटर चेक करेगा, कि ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट से क्लियरली डिफरेंशिएट है कि नहीं। लेकिन मान लो ऑडिटर ने देखा कि ऐसा नहीं है, मैनेजमेंट ने कोई अच्छे से टाइटल वगैरह दिया ही नहीं, तो ऑडिटर क्या करेगा, ऑडिटर मैनेजमेंट को बोलेगा कि तू क्या कर, प्रेजेंटेशन चेंज कर, टाइटल डाल इस पे, एवरेज रेवेन्यू स्टेटमेंट में टाइटल डाल कि ये क्या है, ये तो अनऑडिटेड है। लेकिन मान लो मैनेजमेंट मना कर देता है, मैनेजमेंट बोलता है मैं तो ऐसा नहीं करूंगा, मैं तो टाइटल नहीं डालूंगा। तो आप बोलोगे सर अब तो हम क्या करेंगे, अब तो हम मॉडिफाइड ओपिनियन दे देंगे। तो आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना। क्यों नहीं करना, क्योंकि देखो ये क्या है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन। ऑडिटर किस पे ओपिनियन देता है, ऑडिटर ओपिनियन देता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे। अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में गड़बड़ी हो तो इस केस में ऑडिटर क्या करेगा, अगर मैनेजमेंट क्या नहीं करता, ये जो एवरेज रेवेन्यू स्टेटमेंट बनाया उसमें टाइटल ये नहीं डालता, अगर मैनेजमेंट क्या करता है, एवरेज रेवेन्यू स्टेटमेंट बना करके उसको ये टाइटल नहीं देता कि ये क्या है, अनऑडिटेड, तो ऑडिटर क्या करेगा, ऑडिटर क्या कर देगा, अपनी रिपोर्ट में साफ साफ लिख देगा कि जो सप्लीमेंट्री इन्फॉर्मेशन है कौन सी, बताओ कौन सी, ये जो एवरेज रेवेन्यू स्टेटमेंट है इसकी मैंने ऑडिट नहीं करी। बस इस तरह से ऑडिटर काम कर देगा और काम खत्म। तो ये टॉपिक भी हमारा कंप्लीट हुआ। तो देखो इस स्टैंडर्ड में आपको क्या करना है, सब कुछ रीड करना है, आपको सब कुछ करना है, एमसीक्यू पर्पज से समझने के लिए सब कुछ रीड करना है। लेकिन याद क्या क्या करना है आपको, एक तो ये टॉपिक आप याद कर लेना कि अगर किसी एंटिटी की ऑडिट इंडियन स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग और फॉरेन स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग हो रही है तो क्या करना है, और सबसे इंपॉर्टेंट तो क्या है, सप्लीमेंट्री इन्फॉर्मेशन, ये आपको याद करना है। अब आ जाओ आप नेक्स्ट स्टैंडर्ड पे, SA 701। अब देखो ये इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड होता है SA 701। क्या नाम है इसका, कम्युनिकेटिंग की ऑडिट मैटर्स इन दी इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट। की ऑडिट मैटर देखो आया था ना, अभी मैं आपको चलो वापस दिखा भी देता हूँ। की ऑडिट मैटर देखो हमने देखे बेसिक एलिमेंट्स, इसमें देखो ये आया गोइंग कंसर्न के बाद की ऑडिट मैटर। तो इसको हम सीखने जा रहे हैं, की ऑडिट मैटर होते क्या है, ऑडिटर इसके अंदर की ऑडिट मैटर पैरा में डालेगा क्या क्या बातें लिखेगा, किस तरह से प्रेजेंट करेगा, वो हम सीखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे की ऑडिट मैटर क्या होते हैं। देखो
की ऑडिट मैटर कहते हैं दोज मैटर डेट इन ऑडिटर्स जजमेंट क्या होते हैं वन मोस्ट सिग्निफिकेंट इन दी ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ऐसे मैटर्स जो कि ऑडिटर के जजमेंट में क्या होते हैं सबसे ज़्यादा सिग्निफिकेंट होते हैं, सबसे ज़्यादा सिग्निफिकेंट। देखो ऑडिट में कई सारे क्या होते हैं, जब हम ऑडिट करते हैं तो कई सारे सिग्निफिकेंट मैटर्स ऑडिटर को मिलते हैं, कई सारे सिग्निफिकेंट मैटर्स मिलते हैं, और उन सिग्निफिकेंट मैटर्स में भी जो ऑडिटर को सबसे ज़्यादा सिग्निफिकेंट लगता है ना, उसको ऑडिटर क्या बोलेगा कि ये क्या है, की ऑडिट मैटर है, की ऑडिट मैटर है। तो देखो आगे क्या लिखा, की ऑडिट मैटर्स आर सिलेक्टेड फ्रॉम मैटर्स कम्युनिकेटेड विद TCWG। की ऑडिटर कौन से मैटर्स में से सिलेक्ट करेगा की ऑडिट मैटर को, तो बोला गया कि ऑडिटर TCWG के साथ जो जो मैटर कम्युनिकेट करता है ना। अब बताओ ये बात हमने कहाँ देखी थी कि ऑडिटर TCWG के साथ कौन कौन से मैटर्स कम्युनिकेट करता है, ये हमने देखा था ऐसे 260 में। तो वहाँ पे हमने देखा था कि ऑडिटर को क्या करना पड़ता है, जो भी सिग्निफिकेंट डिफिकल्टीज होती है, जो भी सिग्निफिकेंट मैटर्स होते हैं, वो सारे ऑडिटर क्या करता है, TCWG को कम्युनिकेट करता है। तो ऑडिटर क्या करता है, जितनी भी सिग्निफिकेंट मैटर्स होते हैं ना ऑडिटर को कम्युनिकेट करने ही होते हैं, किसको, TCWG को। तो ऑडिटर क्या करेगा, इन्हीं मैटर्स में से कुछ मैटर्स को की ऑडिट मैटर बनाएगा। मतलब ऐसे मैटर जो ऑडिटर को जहाँ पे सबसे ज़्यादा पसीने छूटे हो ना, आपने मानो जहाँ पे सबसे ज़्यादा पसीने छूटे होंगे ना, उसको ऑडिटर क्या बोल देगा, ये क्या है, की ऑडिट मैटर। मतलब जितने भी सिग्निफिकेंट मैटर्स होंगे उसमें से ऑडिटर के जहाँ पे सबसे ज़्यादा पसीने छूटे होंगे, ऑडिटर बोल देगा यही क्या है, की ऑडिट मैटर। अब देखो एक बात और बताइए यहाँ पे कि दिस ऐसे मैंडेटरी अप्लाई टू लिस्टेड एंटिटीज कि अगर ऑडिटर क्या कर रहा है, किसी लिस्टेड एंटिटी की ऑडिट कर रहा है, किसकी, किसी लिस्टेड एंटिटी की, तो उस केस में तो ऑडिटर को क्या करना है, अपनी रिपोर्ट में की ऑडिट मैटर पैरा देना ही देना है, की ऑडिट मैटर पैरा देना ही देना है। वैसे कंपलसरी नहीं है। मान लो अगर ऑडिटर किसी छोटी एंटिटी की ऑडिट कर रहा है और ऑडिटर को उस एंटिटी की ऑडिट करते वक्त कहीं पे भी उसके पसीने नहीं छूटे, नॉर्मली आराम से काम हो गया, तो ऑडिटर वहाँ पे चाहे तो की ऑडिट मैटर ना भी दे। लेकिन अगर लिस्टेड एंटिटी अगर ऑडिटर ऑडिट कर रहा है तो वहाँ पे तो ऑडिटर को की ऑडिट मैटर पैरा देना ही होगा। ये भी हमारा कंप्लीट हुआ। अब देखो नेक्स्ट, पर्पज ऑफ कम्युनिकेटिंग की ऑडिट मैटर, एकदम फालतू बातें लिखी है कि ऑडिटर की ऑडिट मैटर कम्युनिकेट क्यों करते हैं, एकदम फालतू वाली। क्या लिखा है, प्रोवाइड एडिशनल इन्फॉर्मेशन टू यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट अबाउट मोर सिग्निफिकेंट मैटर। किससे क्या होगा, कि ऑडिट मैटर बताने से क्या होगा, यूजर्स को भी मोर सिग्निफिकेंट मैटर्स के बारे में एकदम डिटेल में पता लग जाएगा। क्योंकि जब ऑडिटर की ऑडिट मैटर डालता है अपनी रिपोर्ट में तो सिर्फ उस मैटर के बारे में नहीं डालता, ये भी डालता है कि वहाँ पे मैंने कैसे कैसे मेहनत करी, बहुत एकदम डिटेल में चीज़ें लिखते हैं, एकदम डिटेल में। तो क्या होगा, उस मैटर के बारे में क्या होगा, यूजर्स को भी क्या पता चल जाएगा, एकदम डिटेल में पता लग जाएगा उस सिग्निफिकेंट मैटर के बारे में। एक तो ये कारण है। दूसरा क्या है, एनहांस द कम्युनिकेटिव वैल्यू ऑफ ऑडिटर रिपोर्ट। अब देखो अगर आप क्या करोगे, अगर आप रिपोर्ट में क्या कर रहे हो, कोई मोर सिग्निफिकेंट मैटर वाली चीज़ डाल रहे हो, वो भी एक्स्ट्रा बातें बता रहे हो, इससे क्या होगी बताओ, उस रिपोर्ट की वैल्यू तो बढ़ेगी ना, उस रिपोर्ट की वैल्यू तो बढ़ेगी। तो इतने फालतू से पॉइंट लिखे हैं यहाँ पे। अब आ जाओ नेक्स्ट टॉपिक। ये जो टॉपिक है समझने के पर्पज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट समझने के पर्पज से। तो देखो इसको देखो क्या लिखा है कि कम्युनिकेटिंग की ऑडिट मैटर इन द ऑडिटर्स रिपोर्ट इज नोट, कि की ऑडिट मैटर रिपोर्ट में की ऑडिट मैटर देना क्या नहीं है, इज नोट ए सेपरेट ओपिनियन ऑन इंडिविजुअल मैटर्स। कि की ऑडिट मैटर देना रिपोर्ट के अंदर ऑडिटर अपनी रिपोर्ट में की ऑडिट मैटर देना क्या नहीं है, सेपरेट ओपिनियन नहीं है, किसी भी मैटर पे सेपरेट ओपिनियन नहीं है। इसका मतलब है कि अगर ऑडिटर क्या करता है, अगर ऑडिटर अपनी रिपोर्ट में किसी मैटर को की ऑडिट मैटर दिखाता है ना, तो उसका मतलब ये नहीं है कि उस मैटर पे ऑडिटर कोई मॉडिफाइड ओपिनियन देना चाह रहा है, उसका मतलब ये नहीं है। बस ऑडिटर ये बताना चाह रहा है कि एक मैटर क्या मोर सिग्निफिकेंट है, ये ऐसा मैटर है जहाँ पे मुझे सबसे ज़्यादा मेहनत लगी, ऑडिटर ये बताना चाह रहा है, बस ये बताना चाह रहा है। तो ये होता है की ऑडिट मैटर देने का मतलब कि क्या है, की ऑडिट मैटर इन द ऑडिटर्स रिपोर्ट इज नॉट ए सेपरेट ओपिनियन, ये कोई सेपरेट ओपिनियन नहीं है। दूसरा देखो, अब दूसरा पॉइंट देखो, ये हो गया पहला। दूसरा कि कम्युनिकेटिंग की ऑडिट मैटर इज नॉट ए सब्स्टिट्यूट फॉर एक्सप्रेसिंग मॉडिफाइड ओपिनियन। इसका मतलब क्या है कि अगर मान लो ऑडिटर क्या करना चाह रहा है, ऑडिटर किसी मैटर पे मॉडिफाइड ओपिनियन देने जा रहा है। मान लो एक मैटर है, उस पर ऑडिटर क्या देने जा रहा है, मॉडिफाइड ओपिनियन। अब मान लो इसी मैटर को चेक करने में ऑडिटर के सबसे ज़्यादा पसीने छूटे हैं, सबसे ज़्यादा इसी मैटर पे ऑडिटर को मेहनत लगी थी चेक करने में। तो ऑडिटर बोल रहा है कि मैं इसको कहाँ पे दिखाऊं, मैं इसको मॉडिफाइड ओपिनियन में दिखाऊं, मैं इसको की ऑडिट मैटर में डालूं, या इसको मैं दोनों में डाल दूं। तो बताओ क्या होगा, इसको ऑडिटर क्या कर सकता है, इस मैटर को ओनली ऑडिटर कहाँ डाल सकता है, ओनली मॉडिफाइड ओपिनियन में डाल सकता है। मतलब ऑडिटर कहाँ डाल सकता है, ओपिनियन पैरा और बेसिस ऑफ ओपिनियन पैरा में डाल सकता है। गलती से भी ऑडिटर इसको की ऑडिट मैटर में नहीं डाल सकता। मतलब ऐसा मैटर जिस पे ऑडिटर क्या देने जा रहा है, जिसपे मॉडिफाइड ओपिनियन देने जा रहा है ना, चाहे उस मैटर को चेक करने में ऑडिटर के कितनी पसीने क्यों ना छूटे हों, ऑडिटर को वो मैटर कहाँ डालना पड़ेगा, ओपिनियन पैरा में डालना पड़ेगा, ओपिनियन पैरा और बेसिस फॉर ओपिनियन पैरा में ही। तो ये बात लिखी है। अब देखो नेक्स्ट थर्ड पॉइंट कि कम्युनिकेटिंग की ऑडिट मैटर इज नॉट ए सब्स्टिट्यूट फॉर रिपोर्टिंग एज पर 570 व्हेन मैटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट। यहाँ पे किसकी बात हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है किसकी, मुर्ग पैरा की, गोइंग कंसर्न पैरा की। कि क्या हो, जब क्या हो,
गोइंग कंसर्न अजम्पशन अप्रोप्रिएट हो और वहाँ पे मैटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती हो और मैनेजमेंट ने सारे के सारे डिस्क्लोजर दे दिए हो, तो बताओ ऑडिटर को क्या देना होता है? ऑडिटर को मुर्ग पैरा डालना पड़ता है रिपोर्ट में। तो अब ऑडिटर सोचे कि ये चेक करने में, ये सारी चीज़ें चेक करने में कि गोइंग कंसर्न अजम्पशन अप्रोप्रिएट है कि नहीं, वहाँ पे मैटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है कि नहीं, ये सारी चीज़ें चेक करने में ही मुझे सबसे ज़्यादा मेहनत लगी। ऑडिटर बोल रहा है कि ये सारी चीज़ें चेक करने में मुझे सबसे ज़्यादा मेहनत लगी। तो ऑडिटर सोच रहा है इस बात को मैं मुर्ग पैरा में डालूं या की ऑडिट मैटर पैरा में डालूं या दोनों में डालूं। तो ऑडिटर ऐसा नहीं कर सकता। ऑडिटर क्या नहीं कर सकता? कभी भी दोनों पैरा में नहीं डाल सकता। ऑडिटर को क्या करना है? ओनली इस बात को मुर्ग पैरा में ही डालना पड़ेगा, ओनली गोइंग कंसर्न पैरा में ही डालना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसके लिए स्पेशल पैरा बना हुआ है, तो वहाँ पे डालना पड़ेगा। गलती से भी की ऑडिट मैटर में नहीं डालना इस पैरा को, इस बात को, इस मैटर को गलती से भी की ऑडिट मैटर पैरा में नहीं डालना। तो ये था इस पॉइंट का मतलब। अब लास्ट पॉइंट देखो क्या बोला गया है कि कम्युनिकेटिंग की ऑडिट मैटर इज नॉट ए सब्स्टिट्यूट फॉर डिस्क्लोजर्स इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? ध्यान से सुनना कि मैनेजमेंट ने, मान लो टीसीडब्ल्यूजी ने ऑडिटर को बोला कि एक मैटर है, ये क्या है? बहुत सिग्निफिकेंट मैटर है। क्या है सिग्निफिकेंट मैटर? ऑडिटर ने बोला कि मैं क्या कर रहा हूँ, इस मैटर को की ऑडिट मैटर में डाल रहा हूँ। किस में डाल रहा हूँ? की ऑडिट मैटर में। तो टीसीडब्ल्यूजी ने बोला ऑडिटर को कि क्या कर रहा है तू इस सिग्निफिकेंट, क्या कर रहा है तू कि ऑडिटर, तू इस सिग्निफिकेंट मैटर को की ऑडिट मैटर में तो डाल ही रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इस मैटर को अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रहने देता हूँ, मैं इसको डिस्क्लोज ही नहीं करता, मैं इसको अपने नोट टू अकाउंट में डिस्क्लोज करने से रहने देता हूँ। तो टीसीडब्ल्यूजी बिल्कुल भी ऐसा नहीं कर सकता, उसको अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इस बात को डिस्क्लोज करना ही होगा। मतलब ऐसे मैटर्स जो कि एज पर एफआरएफ मैनेजमेंट को डिस्क्लोज करने पड़ते हैं, ऐसे मैटर जो कि एज पर एफआरएफ मैनेजमेंट को फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज करने की नीड होती है, तो मैनेजमेंट को, टीसीडब्ल्यूजी को इस मैटर को फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज करना ही होगा। वो ये नहीं बोल सकता कि ऑडिटर तू तो क्या कर रहा है, तू तो अपनी रिपोर्ट में ऑडिट मैटर में दिखाई रही है इस मैटर को, तो मैं रहने देता हूं। हमने बिल्कुल भी ऐसा नहीं बोल सकता। तो ये था इस पॉइंट का मतलब। तो मैंने सारे पॉइंट बता दिया आपको। तो ये हमारे ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। अब आ जाओ नेक्स्ट टॉपिक। अब देखो क्या है, डिटरमाइनिंग द की ऑडिट मैटर। डिटरमाइनिंग द की ऑडिट मैटर, मैंने क्या बताया था? की ऑडिट मैटर क्या होते हैं? जो कि ऑडिटर की प्रोफेशनल जजमेंट में सबसे ज़्यादा सिग्निफिकेंट हो। अब ये कौन कौन से मैटर्स में से सिलेक्ट किए जा सकते हैं? ये कौन कौन से मैटर्स में से सिलेक्ट किए जा सकते हैं? कैसे पता लगेगा? डिटरमाइन कैसे करेगा कि कौन सा मैटर की ऑडिट मैटर हो सकता है? तो देखो कौन कौन से ऑडिटर को किन किन बातों का ध्यान रखना है। ऑडिटर क्या करने जा रहा है? की ऑडिट मैटर सिलेक्ट करने जा रहा है, तो किन किन बातों का ध्यान रखना होती है? तो देखो ऐसे मैटर्स जहाँ पे क्या हो, रिस्क ज़्यादा हो, यहाँ जहाँ पे क्या हो, सिग्निफिकेंट रिस्क हो, वो मैटर्स क्या बन सकते हैं? वो मैटर्स क्या बन सकते हैं? की ऑडिट मैटर बन सकते हैं। जहाँ पे रिस्क ज़्यादा होती है, क्यों? मैंने आपको बताया था जहाँ पे भी रिस्क ज़्यादा होती है वहाँ पे ऑडिटर को क्या करनी होती है? ज़्यादा मेहनत करनी होती है। और सिग्निफिकेंट रिस्क का मतलब क्या है? ये हमने कहाँ देखा था? ऐसे 315 में, जहाँ पे फ्रॉड रिस्क होती है, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, वहाँ पे भी क्या होती है? वहाँ पे भी सिग्निफिकेंट रिस्क होती है, वहाँ पे भी ऑडिटर को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी होती है। तो ये क्या बन सकते हैं? ऐसे मैटर्स क्या बन सकते हैं? की ऑडिट मैटर बन सकते हैं। और देखो ऐसे मैटर्स जहाँ पे सिग्निफिकेंट जजमेंट लगती है, सिग्निफिकेंट जजमेंट, वो भी क्या बन सकते हैं? ऐसे मैटर्स भी क्या बन सकते हैं? ऐसे मैटर्स भी की ऑडिट मैटर बन सकते हैं जहाँ पे सिग्निफिकेंट जजमेंट लगती है। अब ऐसे कौन कौन से मैटर्स है जहाँ पे सिग्निफिकेंट जजमेंट लगती है? तो ये टॉपिक हमने ऐसे 610 में देखा था। ऐसे 610 में जैसे याद दिलाऊं, गोइंग कंसर्न को इवैल्यूएट करना कि गोइंग कंसर्न अजम्पशन अप्रोप्रिएट है कि नहीं, वहाँ पे मैटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है कि नहीं, तो इसमें क्या लगती है? इसमें क्या लगती है? सिग्निफिकेंट जजमेंट। आरएमएम की कैलकुलेशन करना, वहाँ पे भी क्या लगती है? सिग्निफिकेंट जजमेंट। अकाउंटिंग एस्टिमेट्स की कैलकुलेशन करना, कौन से वाले अकाउंटिंग एस्टिमेट्स? कौन से वाले अकाउंटिंग, कौन से वाले? हाई एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी वाले, जहाँ पे हाई एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी होती है उनकी कैलकुलेशन करना, उसमें भी क्या लगती है? सिग्निफिकेंट जजमेंट, उनको चेक करना। तो देखो ICAI ने भी एग्जाम्पल ले लिया यहाँ पे अकाउंटिंग एस्टिमेट्स का उनका, कि जहाँ पे हाई एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी होती है, तो ये मैटर भी क्या बन सकते हैं? की ऑडिट मैटर बन सकते हैं। और लास्ट अगर कोई सिग्निफिकेंट इवेंट हुआ है, सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शन नहीं है, वो भी क्या बन सकता है? की ऑडिट मैटर। जैसे मान लो कोई ट्रांजेक्शन आउटसाइड दी नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस हुई है, आउटसाइड दी नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, तो वो भी क्या बन सकता है? की ऑडिट मैटर। अब देखो यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले रखा है, जैसे रेवेन्यू रिकॉग्निशन, मतलब जो आपकी P&L में सेल्स दिखती है ना, रेवेन्यू आइटम दिखता है, वो क्या बन सकता है? वो भी क्या बन सकता है? वो भी की ऑडिट मैटर बन सकता है। आप बोलोगे सर वो क्यों बन सकता है? तो अगर आपको याद हो, ऐसे 240 में मैंने आपको क्या बताया था कि जो सेल्स वाला आइटम होता है, रेवेन्यू वाला आइटम होता है, वहाँ पे क्या होती है? वहाँ पे जनरली फ्रॉड रिस्क होती है। फ्रॉड रिस्क होती है। अब ये फ्रॉड रिस्क क्या होती है बताओ? ये होती है अपनी सिग्निफिकेंट रिस्क। ये क्या होती है? अपनी सिग्निफिकेंट रिस्क। तो जनरली जो होता है ना रेवेन्यू वाला आइटम, वहाँ पे जनरली बहुत ज़्यादा ऑडिटर के पसीने छूटते ही हैं। इस कारण से जो रेवेन्यू वाला आइटम है ये भी क्या हो सकता है? की ऑडिट मैटर हो सकता है। अब आपको जैसे देखो मैंने पूरा बता दिया कि कौन कौन से मैटर की ऑडिट मैटर हो सकते हैं। वो यहाँ पे लिखा हुआ था कि जहाँ पे रिस्क ज़्यादा होती है, ऐसे मैटर जहाँ पे जजमेंट ज़्यादा लगती है, या कोई बहुत बड़े अमाउंट की ट्रांजैक्शन, सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन हो, वो सब क्या बन सकते हैं?
वो सब क्या बन सकते हैं, की ऑडिट मैटर। अब आपके मन में एक डाउट आ रहा होगा कि सर ये मैटर तो बहुत सारे होते हैं, कि जहाँ पे रिस्क ज़्यादा हो, जहाँ पे सिग्निफिकेंट रिस्क हो, जहाँ पे सिग्निफिकेंट जजमेंट लगे और जो सिग्निफिकेंट इवेंट्स और ट्रांजैक्शन हो, ये तो ऐसे मैटर तो एक एंटिटी के अंदर 30-40 भी हो सकते हैं। तो ऑडिटर कैसे पता लगाएगा क्या ऑडिटर 30-40 सारे के सारे मैटर ही 30 से 40 सारे के सारे मैटर ही ऑडिट मैटर में डाल देगा क्या? ऐसा नहीं करेगा। तो देखो यही डेफिनेशन में लिखा था, ऑडिटर क्या करेगा, मोस्ट सिग्निफिकेंट मैटर, जहाँ पे ऑडिटर के सबसे ज़्यादा पसीने छोटे हो ना, ऐसे ऑडिटर 2 से 3 मैटर उठा लेगा, 2-3 मैटर उठा के की ऑडिट मैटर में डाल देगा, ये करेगा ऑडिटर। तो देखो यहाँ पे यही बात लिखी है कि ऑडिटर हैल डिटरमाइन विच ऑफ द मैटर्स अबाउट वर ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट, कि सबसे ज़्यादा में पसीने मेरे काम पे छूटे, उनको क्या करेगा, उनको की ऑडिट मैटर में डाल देगा, इस तरह से करेगा। तो ये भी हमारा कंप्लीट हुआ। अब आ जाओ देखो नेक्स्ट, ये फालतू सा लिखा है एकदम सिंपल सा, कि ऐसे मैटर्स जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोजर भी नहीं होते, वो भी क्या बन सकते हैं, वो भी की ऑडिट मैटर बन सकते हैं, वो भी की ऑडिट मैटर बन सकते हैं अगर ऑडिटर के वहाँ पे पसीने छूटे हो काम करने में। इसका एक एग्जांपल ले रखा है कि एंटिटी ने क्या किया, अपनी एंटिटी के अंदर न्यू आईटी सिस्टम लगाया, या फिर एग्जिस्टिंग आईटी सिस्टम को ही पूरा का पूरा चेंज कर दिया। तो इस केस में क्या हो सकता है, इस केस में ऑडिटर के इस वाले केस में क्या हो सकता है, बहुत भयंकर पसीने छूट सकते हैं। तो ऑडिटर इस मैटर को भी कहाँ डाल सकता है, इस मैटर को भी ऑडिटर अपने की ऑडिट मैटर में डाल सकता है। अब आप बोलोगे सर आईटी सिस्टम थे ऑडिटर का क्या लेना देना, तो ये हम देखते हैं अपने डिजिटल ऑडिट चैप्टर में, वहाँ पे समझते हैं हम, वहाँ पे समझते हैं। तो देखो ये जो आईटी सिस्टम वाली बात है ना, कभी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर मैनेजमेंट डिस्क्लोज नहीं करता, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर आईटी सिस्टम वाली बातें मैनेजमेंट डिस्क्लोज नहीं करता। तो ऐसी बातें भी की ऑडिट मैटर हो सकती है। तो ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब देखो नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाओ, कम्युनिकेटिंग की ऑडिट मैटर्स टू टीसीडब्ल्यूजी। तो ऑडिटर को क्या करना है, देखो ऑडिटर को अपनी रिपोर्ट में की ऑडिट मैटर पैरा देने से पहले क्या करना है, टीसीडब्ल्यूजी के साथ कम्युनिकेट करना है, टीसीडब्ल्यूजी के साथ। तो देखो ऑडिटर क्या करता है, यहाँ पे आओ ऊपर, ऑडिटर क्या करता है, टीसीडब्ल्यूजी के साथ क्या करता है, टीसीडब्ल्यूजी के साथ जो भी मैटर डिस्कस करता है, टीसीडब्ल्यूजी के साथ जो भी मैटर डिस्कस करता है, उनमें से क्या करता है, उन्हीं में से तो क्या करता है, की ऑडिट मैटर सेलेक्ट करता है। तो ऑडिटर क्या करेगा, जब टीसीडब्ल्यूजी के साथ सिग्निफिकेंट मैटर डिस्कस करेगा तो टीसीडब्ल्यूजी को ये भी बता देगा कि इन मैटर्स में से कौन से मैटर को मैं की ऑडिट मैटर पैरा में डालूंगा, ये बात भी ऑडिटर बता देता है। तो इसमें एकदम फालतू सिंपल बातें लिखी है, एकदम सिंपल। क्या लिखा है, ऑडिटर को क्या करना है, ऑडिटर को की ऑडिट मैटर कम्युनिकेट करना है टीसीडब्ल्यूजी को, क्या, टाइमली बेसिस पे। टाइमली बेसिस मतलब अपनी रिपोर्ट साइन करने से पहले करने हैं। फिर देखो फिर क्या लिखा है, इससे होगा क्या, टीसीडब्ल्यूजी को अगर ऑडिटर क्या करेगा, टीसीडब्ल्यूजी को अगर ऑडिटर की ऑडिट मैटर्स कम्युनिकेट करेगा, उससे होगा क्या, इट इनेबल्स देम टू बी मेड अवेयर ऑफ सच मैटर्स। इससे क्या होगा, टीसीडब्ल्यूजी को भी की ऑडिट मैटर्स के बारे में पता लग जाएगा। बताओ कितनी फालतू बात लिखी है। अब देखो नेक्स्ट क्या लिखा है, इससे और क्या होगा, इट प्रोवाइड्स द अपॉर्चुनिटी टू टीसीडब्ल्यूजी टू अंडरस्टैंड बेसिस फॉर ऑडिटर्स डिसीजन अबाउट सच मैटर। टीसीडब्ल्यूजी को ये भी पता लग जाएगा कि ऑडिटर ने इसी मैटर को की ऑडिट मैटर क्यों दिखाया, इसी मैटर को क्यों दिखाया, क्योंकि ऑडिटर क्या करता है, ऑडिटर टीसीडब्ल्यूजी के साथ कई सारे सिग्निफिकेंट मैटर डिस्कस करता है, कई सारे। तो टीसीडब्ल्यूजी को ये भी पता लग जाएगा कि ऑडिटर ने इसी मैटर को की ऑडिट मैटर क्यों चूज किया, ये भी टीसीडब्ल्यूजी को पता लग जाएगा। और लास्ट देखो ये सबसे अच्छा पॉइंट है, ये सबसे अच्छा पॉइंट क्या लिखा, इट ऑल्सो इनेबल्स टीसीडब्ल्यूजी टू कंसिडर वेदर न्यू और एनहांस्ड डिस्क्लोजर में बी यूजफुल। टीसीडब्ल्यूजी अब ये भी सोच पाएगा कि जिस मैटर को ऑडिटर क्या कर रहा है, की ऑडिट मैटर में दिखा रहा है, क्या इस मैटर को मैं अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या मैं भी इसको डिस्क्लोज कर दूं क्या, टीसीडब्ल्यूजी ये भी सोच पाएगा कि मैं भी इसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज कर दूं क्या। यहाँ पे कौन से मैटर्स की बात हो रही है, यहाँ पे ऐसे मैटर्स की बात हो रही है जिनको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज करने की नीड नहीं होती, लेकिन ऑडिटर को क्या कर रहा है, की ऑडिट मैटर में डाल रहा है। तो टीसीडब्ल्यूजी ये भी सोच सकता है, क्या मैं भी यूजर्स को डिस्क्लोज कर दूं क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर, ये बात मैं भी डिस्क्लोज कर दूं क्या, बस ये भी टीसीडब्ल्यूजी कर पाएगा। क्योंकि ऐसे मैटर्स है, क्योंकि अगर कोई ऐसा मैटर होता है जो कि एज पर एफआरएफ मैनेजमेंट को टीसीडब्ल्यूजी को डिस्क्लोज करना होता है, वो तो इसको डिस्क्लोज करना ही होगा, उसके बारे में नहीं सोचेगा। लेकिन ऐसे मैटर जिनको डिस्क्लोज करने की नीड नहीं होती, तो वो भी क्या कर सकता है, टीसीडब्ल्यूजी सोच सकता है कि इसको मैं डिस्क्लोज करूँ कि नहीं करूँ। तो ये भी हमारा कंप्लीट हो गया, एकदम सिंपल सा टॉपिक है। अब आ जाओ लास्ट टॉपिक, कम्युनिकेटिंग की ऑडिट मैटर्स इन ऑडिटर्स रिपोर्ट। कि ऑडिटर अपनी रिपोर्ट में की ऑडिट मैटर कैसे रिपोर्ट करेगा, कैसे करेगा। देखो सबसे पहले तो क्या करेगा, सिंपल सी चीज लिख दी, हेडिंग डालेगा। क्या हेडिंग डालेगा बताओ, क्या डालेगा, की ऑडिट मैटर। क्या डालेगा, की ऑडिट मैटर। अब बताओ अब क्या करेगा। अगर मैं आपसे पूछूं तो आप क्या बोलोगे, सर ऑडिटर ने जो भी मैटर सिलेक्ट किया है वो डाल देगा। नहीं, ऐसा नहीं करेगा। अब क्या करेगा, सबसे पहले डालेगा ऑडिटर इंट्रोडक्टरी लैंग्वेज। क्या डालेगा, इंट्रोडक्टरी लैंग्वेज डालेगा। इसमें ऑडिटर क्या डालेगा, इसमें ऑडिटर क्या करेगा, की ऑडिट मैटर की डेफिनेशन लिख देगा। क्या लिख देगा, की ऑडिट मैटर की डेफिनेशन लिख देगा एज इट इज। और क्या लिख देगा, सबसे इंपॉर्टेंट बात, कि इन मैटर्स पे मैं कोई भी सेपरेट ओपिनियन नहीं दे रहा, ये बात लिख देगा। कहाँ पे, इंट्रोडक्टरी लैंग्वेज पे।
ये बात लिख देगा। क्या क्या करेगा, एक तो क्यूरिट मैटर की डेफिनेशन डाल देगा जो अभी अभी हमने देख रही थी, पूरी की पूरी एज इट इज वही डेफिनेशन लिख देगा। और क्या लिख देगा कि इन मैटर्स पे मेरा कोई भी सेपरेट ओपिनियन नहीं है, इन मैटर्स में मेरा कोई भी सेपरेट ओपिनियन नहीं है, ये बात लिख देगा। अब क्या करेगा, इसके बाद क्या करेगा, पूरा का पूरा मैटर छापेगा वहां पे, और क्या क्या बताएगा एक्स्ट्रा, तो पूरा का पूरा मैटर छाप देगा उस क्यूरिट मैटर पैरा के अंदर। और क्या करेगा, ये बताएगा भाई क्यूरिट मैटर कि इसी मैटर को मैंने क्यूरिट मैटर क्यों चूज किया, ये बात बता देगा। किसी मैटर को बताएगा क्योंकि यहाँ पे मेरे सबसे ज्यादा पसीने छूटे, यहाँ पे सिग्निफिकेंट रिस्क थी या सिग्निफिकेंट जजमेंट थी, इस तरह से बता देगा। और अब देखो एक चीज और बताएगा, हाउ दी मैटर वॉज एड्रेस्ड इन ऑडिट, ये भी बताएगा कि ये जो मैटर था इसको मैंने डील कैसे किया, यहाँ पे मैंने काम कैसे किया, मैंने टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स कैसे किया, यहाँ पे रिस्क कैसे आइडेंटिफाई करी, टेस्ट ऑफ डिटेल्स कैसे किया, एक्सपर्ट की हेल्प लेके नहीं ली, सारी बातें बताएगा यहाँ पे, सारी की सारी बातें बता देगा। पूरा डिटेल में होता है, जो की ऑडिट मैटर होता है एकदम डिटेल में होता है। तो इस तरह से करता है, इस तरह से पूरा का पूरा क्या बनेगा, की ऑडिट मैटर पैरा बनेगा। इस तरह से पहले हेडिंग डालेगा, फिर क्या डालेगा, इंट्रोडक्टरी लैंग्वेज डालेगा, उसके बाद पूरा का पूरा मैटर छाप देगा और ये बताएगा किसी को मैंने की ऑडिट मैटर क्यों चूज किया और इस मैटर से मैंने कैसे डील किया, वो सारी बात बताएगा। अब देखो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा टॉपिक है, नो कम्युनिकेशन ऑफ की ऑडिट मैटर। की ऑडिटर कब की ऑडिट मैटर दे ही नहीं सकता, कब दे ही नहीं सकता। तो देखो सबसे पहला कि अगर लो रेगुलेशन क्या करते हैं, डिस्क्लोजर देने से मना करते हैं। लो रेगुलेशन ऐसे डिस्क्लोजर देने से मना करते हैं, कब करते हैं, इसका एक एग्जांपल मैंने रेगुलर क्लास में लिया है, बहुत बड़ा हो जाएगा रिवीजन, तो कोई मतलब है नहीं, कोई पूछेगा भी नहीं। जब लो रेगुलेशन ही मना कर रहे हैं तो आपको नहीं देना, तो नहीं देना। दूसरा देखो, दूसरा क्या लिखा है, दूसरा भी एकदम फालतू लिखा है, क्या, इन एक्सट्रीमली रेयर सर्कमस्टेंसेज, कि क्या होगा, ये जो दूसरा केस है एक्सट्रीमली रेयर सर्कमस्टेंसेज में होगा क्या, एडवर्स कंसिक्वेंसेज व्हेन एडवर्स कंसिक्वेंसेज आउटवे द पब्लिक इंटरेस्ट बेनिफिट। कि ऑडिटर को लग रहा है कि जिस मैटर को मैं की ऑडिट मैटर में डालने जा रहा हूँ ना, तो ऑडिटर को लग रहा है अगर ये मैटर मैंने क्या कर दिया, की ऑडिट मैटर में डाल दिया ना, तो इससे क्या होगा, इससे लेने के देने पड़ जाएंगे, मतलब इससे पब्लिक को फायदा तो कम होगा, नुकसान ज़्यादा होगा। तो ऐसे केस में भी ऑडिटर क्या नहीं करेगा, ऐसे केस में भी ऑडिटर की ऑडिट मैटर पैरा देगा ही नहीं, ऐसे केस में नहीं देगा। लेकिन यहाँ पे एक नोट दे दिया, एक नोट कि ये वाली बात, दिस शैल नॉट अप्लाई इफ एंटिटी हैज पब्लिकली डिस्क्लोज इन्फॉर्मेशन अबाउट दैट मैटर। कि अगर मान लो ये जो मैटर है, की ऑडिटर को लग रहा है कि अगर ये मैटर मान लो मैंने की ऑडिट मैटर में डाल दिया तो इसे तो लेने के देने पड़ जाएंगे, लेकिन मान लो वो मैटर ऑलरेडी एंटिटी ने पहले ही डिस्क्लोज कर दिया, यूजर को पहले ही डिस्क्लोज कर दिया, तब ऑडिटर को ये बातें नहीं सोचनी, फिर वो आराम से क्या दे सकता है, की ऑडिट मैटर दे सकता है। अब आ जाओ सबसे इंपॉर्टेंट इसमें, क्या क्या लिखा है, ऑडिटर शैल नॉट कम्युनिकेट ए मैटर एज की ऑडिट मैटर व्हेन रिक्वायर्ड टू मॉडिफाई द ओपिनियन एज ए रिजल्ट ऑफ मैटर। कि अगर किसी मैटर पे ऑडिटर क्या देना चाह रहा है, किसी मैटर की वजह से ऑडिटर क्या देना चाह रहा है, मॉडिफाइड ओपिनियन देना चाह रहा है, ये बात मैंने आपको पहले बताई थी, तो उस मैटर को ऑडिटर कभी भी की ऑडिट मैटर में नहीं डालेगा, ये बात पहले बताई थी, वही बात लिख दी। अब दूसरा देखो कि ऐसे 705 ऑल्सो प्रोहिबिट द ऑडिटर फ्रॉम कम्युनिकेटिंग की ऑडिट मैटर व्हेन ऑडिटर डिस्क्लेम्स एन ओपिनियन। अगर ऑडिटर क्या देता है, कभी भी डिस्क्लेमर देता है ना, डिस्क्लेमर, तो उस केस में तो ऑडिटर कभी की ऑडिट मैटर पैरा ही नहीं देगा, कभी पूरा पैरा ही नहीं देगा। अब आप बोलोगे सर इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इस पॉइंट में और इस पॉइंट में। आपने क्या बोला था कि अगर हम क्या दे रहे हैं, मॉडिफाई ओपिनियन दे रहे हैं, तो की ऑडिट मैटर नहीं डालना, उस मैटर को की ऑडिट मैटर पैरा में नहीं डालना। और यहाँ पे आपने किसकी बात करी, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। तो डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन भी क्या है, एक तरह से एक मॉडिफाइड ओपिनियन का जो टाइप है, मॉडिफाइड ओपिनियन कौन कौन से होते हैं, क्वालिफाइड, एडवर्स और डिस्क्लेमर। तो इन दोनों पॉइंट्स में डिफरेंस क्या है, तो ध्यान से सुनना। आप ये समझ लो, जो ऊपर वाला पॉइंट है ना, यहाँ पे किसकी बात हुई है, ओनली क्वालिफाइड और एडवर्स ओपिनियन की बात हुई है। ऊपर वाला पॉइंट तो क्या बोल रहा है, जिस मैटर पे, ओनली जिस मैटर पे हम क्या कर रहे हैं, मॉडिफाइड ओपिनियन दे रहे हैं ना, ओनली उस मैटर को हमें की ऑडिट मैटर पैरा में नहीं डालना। लेकिन बताओ ऑडिटर जब ऑडिट करता है तो एक ही मैटर को थोड़ा चेक करता है, वो तो कई सारे मैटर चेक करता है। तो मान लो कोई दूसरा मैटर ऐसा था जहाँ पे ऑडिटर को चेक करने में पसीने छूटे हों, तो ऑडिटर क्या कर सकता है, उस मैटर पे तो की ऑडिट मैटर दे ही सकता है, उस मैटर पे तो आराम से की ऑडिट मैटर पैरा दे ही सकता है आराम से। लेकिन ये ज़्यादा स्पेशल बात कर रहे हैं ये पॉइंट, कि अगर ऑडिटर क्या दे देता है, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन दे देते हैं ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, तो ऑडिटर की ऑडिट मैटर पैरा ही नहीं देगा, देगा ही नहीं। कोई से भी मैटर पे ऑडिटर कोई भी मैटर को, कोई सा भी मैटर हो, उसको की ऑडिट मैटर पैरा में डाल ही नहीं सकता जब ऑडिटर क्या देता है, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। अब डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन देने का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है ऑडिटर साफ साफ लिख देता है कि यहाँ पे मैं ओपिनियन दे ही नहीं रहा, साफ साफ ये लैंग्वेज लिखता है। ये बात हम कहाँ देखेंगे, रिपोर्टिंग चैप्टर में देखेंगे डिटेल में, उसमें देखते हैं कि ऑडिटर साफ साफ लिखता है कि यहाँ पे तो मैं ओपिनियन दे ही नहीं रहा, इस तरह से। तो ये डिफरेंस है। अब देखो लास्ट पॉइंट क्या है, इफ ऑडिटर डिटरमाइन नो की ऑडिट मैटर। मान लो ऑडिटर ऑडिट कर रहा था, लेकिन ऑडिटर को वहाँ पे कोई लगा ही नहीं कि किसी भी मैटर को मैं की ऑडिट मैटर में डालूं। ऑडिटर को कोई भी मैटर मोस्ट सिग्निफिकेंट लगा ही नहीं, ऑडिटर को कोई भी मैटर में पसीने छूटे ही नहीं। तो ऐसे में बताओ ऑडिटर क्या करेगा, ऐसे केस में ऑडिटर की ऑडिट मैटर देगा ही नहीं। लेकिन मान लो अगर क्या है, लेकिन ऑडिटर जिस एंटिटी की ऑडिट कर रहा है वो क्या है, लिस्टेड एंटिटी है, तो ऑडिटर क्या करेगा,
मैंने क्या बताया था आपको, स्टार्टिंग में बताया था कि अगर ऑडिटर क्या कर रहा है, लिस्टेड एंटिटी की ऑडिट कर रहा है, लिस्टेड एंटिटी की, तो ऑडिटर को हमेशा की ऑडिट मैटर देना ही होगा। देखो मैं दिखा भी देता हूँ कि दिस ऐसे मैंडेटरी किस केस में, अगर ऑडिटर क्या कर रहा है, लिस्टेड एंटिटी की ऑडिट कर रहा है, तो अब क्या करे, अब ऑडिटर को लग भी रहा है कि कोई ऐसा मैटर है ही नहीं जहाँ पे मेरे पसीने छूटे हो, तो ऑडिटर क्या करेगा, की ऑडिट मैटर पैरा डालेगा रिपोर्ट के अंदर और क्या लिख देगा, वी हैव डिटरमाइंड दैट देयर आर नो की ऑडिट मैटर्स टू कम्युनिकेट। ये लिख देगा कि मुझे कोई ऐसा मैटर मिला ही नहीं जिसको मैं की ऑडिट मैटर में डालूं। इस तरह से बात लिख देगा। कब, जब ऑडिटर क्या कर रहा है, लिस्टेड एंटिटी की ऑडिट कर रहा है। तो ये स्टैंडर्ड भी हमारा कंप्लीट हो, एकदम इजी से स्टैंडर्ड है। अब देखो इसमें क्या क्या याद करना है, थोड़ा सा बता देता हूँ मैं आपको। इसमें जो डेफिनेशन है ना की ऑडिट मैटर की, याद कर लेना है। ये ऐसे ही क्या करता है, हर क्वेश्चन में लिख देता है। फिर ये जो टॉपिक आया कम्युनिकेटिंग की ऑडिट मैटर इन द ऑडिटर्स रिपोर्टिंग नोट, समझना तो है आपको, सारे पॉइंट अच्छे से रीड करने, समझ के याद कर लेना, इसमें कोई भी 3 पॉइंट। फिर आया डिटरमाइनिंग की ऑडिट मैटर, इसमें आपको कितना याद करना है, ये डिटरमाइनिंग के 3 पॉइंट्स, ये याद कर लेना। और ये जो मैंने लाइन टिक लगवाई है, ये वाली लाइन, कि ऑडिटर कैसे डिटरमाइन करेगा कितने सारे सिग्निफिकेंट मैटर है, तो ऑडिटर देखेगा कौन सा सबसे सिग्निफिकेंट है, उसको क्या बनाएगा की ऑडिट मैटर। तो ये लाइन भी आपको याद करनी है और सारा आपको रीड करना है, इसमें सारा का सारा रीड, ये लर्न करना है, ये 3 पॉइंट्स और ये वाली लाइन आपको याद करनी है, और जितना भी लिखा हुआ है सब रीड करना है। फिर कम्युनिकेटिंग की ऑडिट मैटर्स, ये याद कर लेना, ये तो पढ़ते ही याद हो जाएगा, इतने सिंपल से पॉइंट है। फिर आया कम्युनिकेटिंग की ऑडिट मैटर्स इन दी ऑडिटर्स रिपोर्ट, ये आपको पूरा याद करना है, पूरा की पूरा, बस ये जो लास्ट का है ये समझने का है, जो पूरा याद करना है। तो ये भी हमारा कंप्लीट हुआ। अब आ जाओ नेक्स्ट स्टैंडर्ड पे, ऐसे 705, ये भी इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड होता है। क्या नाम है इसका, ऐसे 705 मॉडिफिकेशन टू ओपिनियन इन इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट। तो ये स्टैंडर्ड बताओ कब अप्लाई होगा, जब ऑडिटर क्या दे रहा है अपनी रिपोर्ट में, मॉडिफाइड ओपिनियन दे रहा है, मॉडिफाइड। तो इसमें हम क्या सीखेंगे कि मॉडिफाइड ओपिनियन कौन कौन से टाइप्स के होते हैं और कब कौन सा मॉडिफाइड ओपिनियन दिया जाएगा, वो हम सीखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले वही देखो, फालतू बात बता दी कि मॉडिफाइड ओपिनियन ऑडिटर कब कब दे सकता है, कब देगा, जब ऑडिटर को एविडेंस मिल जाते हैं कि क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बड़ी गलतियां हैं, तब देगा। या फिर कब देगा, जब ऑडिटर को एविडेंस ही नहीं मिलते, इन 2 केस में देगा। फिर आ जाओ नेक्स्ट टॉपिक कि डिसीजन रिगार्डिंग विच टाइप ऑफ मॉडिफाइड ओपिनियन एप्रोप्रिएट डिपेंड्स अपॉन, कि मैं कौन सा ओपिनियन दूं, कौन सा दूं, ये किन बातों पे डिपेंड करेगा, कि मैं क्वालिफाइड दूं, एडवर्स दूं, डिस्क्लेमर दूं, किन बातों पे डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करेगा नेचर ऑफ मैटर पे। नेचर ऑफ मैटर मतलब ऑडिटर ये देखेगा क्या मुझे एविडेंस मिले या फिर मुझे एविडेंस नहीं मिले, कि मुझे उस मैटर के रिगार्डिंग एविडेंस मिले या फिर मैटर के रिगार्डिंग एविडेंस नहीं मिले। और फिर ऑडिटर क्या देखेगा, परवेसिवनेस देखेगा। ऑडिटर ये देखेगा कि जिस मैटर के रिगार्डिंग मुझे एविडेंस मिले हैं या फिर एविडेंस नहीं मिले, वो मैटर परवेसिव है कि नहीं। अब ये समझना सबसे इंपॉर्टेंट है, ऊपर वाली बात तो एकदम फालतू सी थी, ये समझो बस। ऑडिटर को ये समझ नहीं आता परवेसिवनेस, कि ऑडिटर को जिस मैटर के रिगार्डिंग एविडेंस मिले हैं या फिर जिस मैटर के रिगार्डिंग एविडेंस नहीं मिले, उस मैटर का इंपैक्ट परवेसिव है कि नहीं। परवेसिव का मतलब कहता है फैलने वाला, कि उस मैटर का इंपैक्ट पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है, ये देखना है। तो ये स्टूडेंट को समझ ही नहीं आता। तो देखो परवेसिव कैसे पता लगेगा कोई मैटर परवेसिव है कि नहीं, कैसे पता लगेगा। तो यहाँ पे 3 कंडीशन दे रखे, ध्यान से देखना, 3 कंडीशन। इन 3 कंडीशन में से अगर एक कंडीशन भी मैट हो गई ना, एक कंडीशन भी, तो इसे आपको क्या मान लेना है, परवेसिव मान लेना है। क्या मान लेना है, परवेसिव इंपैक्ट मान लेना है। अब ध्यान से देखते जाओ, पहला क्या है, पहली कंडीशन क्या है, देखो कि जिस मैटर के रिगार्डिंग ऑडिटर को एविडेंस मिले या फिर नहीं मिले, मान लो उस मैटर का इंपैक्ट क्या है, आर नॉट कन्फाइंड टू स्पेसिफिक आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कि अगर उस मैटर का इंपैक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट के किसी एक आइटम पे नहीं आ रहा, मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट के कई सारे आइटम पे आ रहा है, तो आप इसे क्या बोल दोगे, ये क्या है, परवेसिव इंपैक्ट है। इसका एग्जांपल लेता हूँ। मान लो एक एक्स लिमिटेड एक एंटिटी है, इसने क्या नहीं किया, इसकी एक सब्सिडरी है क्या, जेड लिमिटेड। अब ये एक्स लिमिटेड क्या करती है बताओ, ये सीएफएस बनाती है, लेकिन एक्स लिमिटेड ने अपने सीएफएस में जेड लिमिटेड को बताओ कंसोलिडेट ही नहीं किया, इसको कंसोलिडेट ही नहीं किया। बताओ इससे क्या होगा, एक्स लिमिटेड जब सीएफएस बना दी होगी, अब सीएफएस में मान लो जितने भी आइटम आ रहे हैं, पीपीई, इन्वेंट्री, इन्वेस्टमेंट, जितने भी आ रहे हैं, सारे के सारे क्या आ रहे होंगे, सारे के सारे गलत आ रहे होंगे। क्यों, क्योंकि एक्स लिमिटेड ने पूरी की पूरी जेड लिमिटेड को कंसोलिडेट ही नहीं किया, इस कारण से। तो यहाँ पे क्या हो गया, परवेसिव इंपैक्ट हो गया। इसे क्या बोला जाएगा, परवेसिव इंपैक्ट। तो ये जो देखो मैंने सबसे पहले आपको क्या समझाया है, परवेसिव इंपैक्ट की पहली कंडीशन समझा दी, पहली कंडीशन समझा दी। अभी जो पहली कंडीशन है ना, जो पहली कंडीशन है, ये सभी स्टूडेंट्स को पता होती है, सभी स्टूडेंट्स को। लेकिन अब बात की जो 2 कंडीशन है, वो बहुत कम स्टूडेंट्स को पता होती है, वो ध्यान से समझना। तो ये होगी पहली कंडीशन। अब देखो सेकंड कंडीशन,
कि जिस मैटर के रिगार्डिंग ऑडिटर को एविडेंस मिले हैं या फिर एविडेंस नहीं मिले, उसका इम्पैक्ट क्या आ रहा है, किसी एक आइटम पे आ रहा है, उसका इम्पैक्ट क्या हो रहा है, किसी एक आइटम पे आ रहा है, लेकिन वो क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट सब्सटेंशियल प्रोपोर्शन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो इस केस में भी इसे क्या मान लिया जाएगा, परवेसिव इम्पैक्ट। ध्यान से सुनना, जिस मैटर के रिगार्डिंग ऑडिटर को एविडेंस मिले हैं या फिर एविडेंस नहीं मिले, उस मैटर का इम्पैक्ट किसी एक ही आइटम पे आ रहा है, बस एक ही आइटम पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के, लेकिन वो आइटम अकेला ही क्या है, अकेला ही क्या, सब्सटेंशियल प्रोपोर्शन है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। एग्जाम्पल लूं, इन्वेंट्री मान लो, ऑडिटर को इन्वेंट्री के रिगार्डिंग मान लो एविडेंस नहीं मिली, ऑडिटर को इन्वेंट्री के रिगार्डिंग एविडेंस नहीं मिली। अब बताओ इन्वेंट्री क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ओनली एक आइटम है, लेकिन अगर मैं ये बोलूँ ये जो इन्वेंट्री है ये क्या है, 60% ऑफ नेट एसेट्स एंटिटी की, क्या है, 60% ऑफ नेट एसेट्स है, तो इसे क्या बोला जाएगा, इसे बोला जाएगा सब्सटेंशियल प्रोपोर्शन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में यहाँ पे आएगा परवेसिव इम्पैक्ट, क्या आएगा, परवेसिव इम्पैक्ट। तो ये ध्यान रखना, ये स्टूडेंट को ये बातें पता नहीं होती। तो ये सेकंड पॉइंट भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब आ जाओ लास्ट पॉइंट कि परवेसिव कब माना जाएगा। तो लास्ट पॉइंट तो किसी स्टूडेंट को पता ही नहीं होता है, ये ध्यान से देखना क्या लिखा है, डिस्क्लोजर दैट आर फंडामेंटल टू यूजर्स अंडरस्टैंडिंग आर नोट गिवन, कि अगर क्या करें मैनेजमेंट वाले फंडामेंटल डिस्क्लोजर से क्या करें, फंडामेंटल डिस्क्लोजर से नोट्स टू अकाउंट्स में ना दे, तो उसे डायरेक्टली क्या मान लेना है, डायरेक्टली परवेसिव मान लो, डायरेक्टली परवेसिव मान लो। अब वैसे तो फंडामेंटल डिस्क्लोजर बहुत सारे होते हैं, ये आप अपने एफआईआर सब्जेक्ट में देखते हो, लेकिन आईसीआई सभी को फंडामेंटल डिस्क्लोजर नहीं मानता अपने ऑडिट में। किसको मानता है, ओनली किसको मानते हैं, ध्यान से सुनना, कौन सा वाला, जब गोइंग कंसर्न अजम्पशन अप्रोप्रिएट होती है और गोइंग कंसर्न पे क्या होती है, मैटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट कर रही होती है, तो मैनेजमेंट को मैटेरियल अनसर्टेनिटी के रिगार्डिंग जो भी डिस्क्लोजर देने होते हैं ना, मैनेजमेंट को मैटेरियल अनसर्टेनिटी के रिगार्डिंग जो भी डिस्क्लोजर देने होते हैं उसको ये क्या मानते हैं, ऐसे वाले फंडामेंटल डिस्क्लोजर्स, उसे क्या मानते हैं, फंडामेंटल डिस्क्लोजर। तो अगर मान लो मैनेजमेंट गोइंग कंसर्न के रिगार्डिंग जो मैटेरियल अनसर्टेनिटी है उसके अगर डिस्क्लोजर नहीं देता, तो उसे क्या मान लिया जाएगा कि यहाँ पे फंडामेंटल डिस्क्लोजर्स नहीं दिए गए, और इसे क्या मानेंगे हम, परवेसिव इंपैक्ट मानेंगे, क्या मानेंगे, परवेसिव इंपैक्ट। तो ये था इस पॉइंट का मतलब, ये भी हमारा कंप्लीट हुआ, बस ये समझने का था, यहाँ पे कुछ याद नहीं करना आपको। अब आ जाओ नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ मॉडिफाइड ओपिनियन। बताओ कौन कौन से होते हैं, क्वालिफाइड, एडवर्स और डिस्क्लेमर, सब जानते हो। बताओ क्वालिफाइड कब देते हैं हम, क्वालिफाइड कब देते हैं कि हमें क्या मिल गए, एविडेंस मिल गए, हमें क्या मिल गए, एविडेंस मिल गए, ऑर्डर को एविडेंस मिल गए, क्या है मैटेरियल मिस स्टेटमेंट है, क्या है, मैटेरियल मिस स्टेटमेंट एग्जिस्ट करती है, और लेकिन वो क्या है, लेकिन वो परवेसिव नहीं है, वो क्या है, परवेसिव नहीं है, तो ऑर्डर क्या देगा, क्वालिफाइड ओपिनियन। और एक केस में ऑर्डर क्या दे सकता है, क्वालिफाइड, कब, जब ऑर्डर को एविडेंस ना मिले, जब ऑर्डर को किसी मैटर के रिगार्डिंग एविडेंस ना मिले, लेकिन उसका इंपैक्ट क्या हो, उसका इंपैक्ट परवेसिव भी ना हो, तो इस केस में भी ऑर्डर क्या देगा, क्वालिफाइड ओपिनियन। इसका मतलब ये है कि अगर ऑर्डर को कभी भी मॉडिफाइड ओपिनियन देना है और किसी मैटर के रिगार्डिंग ऑर्डर को क्या देना है, मॉडिफाइड ओपिनियन देना है, और अगर उस मैटर का इंपैक्ट परवेसिव नहीं है, तो ऑर्डर हमेशा ही क्या देगा, हमेशा ही ऑर्डर क्या देगा, क्वालिफाइड ओपिनियन देगा। और बताओ अब ऑर्डर एडवर्स ओपिनियन कब देगा, एडवर्स कब देगा, जब ऑर्डर को एविडेंस मिल जाते हैं, क्या एविडेंस मिल जाते हैं कि क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में तो मैटेरियल मिस स्टेटमेंट्स हैं, और उस मैटर का इंपैक्ट भी क्या है, परवेसिव है, कि जिस मैटर की रिगार्डिंग ऑर्डर देखेगा, जिस मैटर की रिगार्डिंग मुझे एविडेंस मिले हैं उसका इंपैक्ट भी क्या है, परवेसिव, तो ऑर्डर क्या देगा, एडवर्स। और डिस्क्लेमर कब देते हैं, जब ऑर्डर को एविडेंस ही नहीं मिलते, जब ऑर्डर को किसी मैटर की रिगार्डिंग एविडेंस नहीं मिलते और ऑर्डर को लगता है कि जिस मैटर की रिगार्डिंग मुझे एविडेंस नहीं मिले ना, उसका इंपैक्ट क्या है, परवेसिव है, उसका इंपैक्ट क्या है, परवेसिव, तो ऑर्डर क्या देगा, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। तो इस तरह से देता है ऑर्डर क्वालिफाइड, एडवर्स और डिस्क्लेमर। तो अगर आपको परवेसिव समझ आ जाता है तो आपको आराम से कभी दिक्कत नहीं आएगी कब क्वालिफाइड देना है, कब एडवर्स देना है और कब डिस्क्लेमर। अगर आपको ये समझ आ जाता है कि परवेसिव का मतलब क्या होता है, तो ये भी हमारा कंप्लीट हो, एकदम सिंपल सा टॉपिक है ये भी। अब देखो इसके कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं, यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया, तो देखो समझा देता हूँ कुछ एग्जांपल्स। पहला एग्जांपल ये लो कि ऑडिटर को एविडेंस नहीं मिले, देखो ऑडिटर अनेबल टू वेरीफाई द लोन्स एंड एडवांसेज, ऑडिटर को लोन्स एंड एडवांसेज के रिगार्डिंग एविडेंस नहीं मिले। अब ऑडिटर क्या देखेगा, ऑडिटर देखेगा कि ये परवेसिव है कि नहीं। अब बताओ यहाँ पे क्या लिखा है, नोट सब्सटेंशियल प्रोपोर्शन, यहाँ पे क्या लिखा है कि ऑडिटर को जिन लोन एंड एडवांसेज के रिगार्डिंग एविडेंस नहीं मिले वो क्या है, सब्सटेंशियल प्रोपोर्शन नहीं है, मतलब यानी ये परवेसिव नहीं है, यहाँ पे परवेसिव नहीं है। तो बताओ जब परवेसिव नहीं था तो ऑडिटर क्या देता है, क्वालिफाइड ओपिनियन, तो ऑडिटर क्या देगा, क्वालिफाइड। नेक्स्ट देखो नॉन कंसोलिडेशन ऑफ सब्सिडरी, मैंने पहले ही दे दिया था कि इसमें क्या देगा, ऑडिटर एडवर्स ओपिनियन देगा, एडवर्स क्यों, इसका इंपैक्ट क्या होगा, परवेसिव इंपैक्ट आएगा कि एंटिटी क्या कर रही है, अपनी पूरी की पूरी सब्सिडरी को ही कंसोलिडेट नहीं कर रही, तो पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे इंपैक्ट आएगा। तो यहाँ पे क्या देंगे हम, एडवर्स इंपैक्ट, क्या देंगे, एडवर्स ओपिनियन देंगे, तो यहाँ पे क्या आएगा, परवेसिव इंपैक्ट आएगा इस केस में। फिर देखो नेक्स्ट, एक बार ये वाला देखो, अनेबल टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस, ऑडिटर को किसी मैटर की रिगार्डिंग एविडेंस नहीं मिली। अब वो मैटर क्या था, रिप्रेजेंट दी सब्सटेंशियल प्रोपोर्शन, वो क्या था, रिप्रेजेंट करता सब्सटेंशियल प्रोपोर्शन। तो बताओ ये क्या है, परवेसिव है, ये क्या है, परवेसिव है। तो ऑडिटर क्या देगा, बताओ ऑडिटर को परवेसिव इंपैक्ट पता लगा और से लेकिन एविडेंस नहीं मिले, तो क्या देगा ऑडिटर, बताओ क्या देगा, डिस्क्लेमर देगा, क्या देगा, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन।
अब देखो एक दो एग्जाम्पल और। नॉन डिस्क्लोजर ऑफ मैटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटिंग टू गोइंग कंसर्न, मैंने अभी आपको बताया था ये क्या होता है, ये होता है फंडामेंटल डिस्क्लोजर। वो मैनेजमेंट ने कोई डिस्क्लोजर दिया ही नहीं, किसका, मैटेरियल अनसर्टेनिटी का। देखो मैटेरियल अनसर्टेनिटी के रिगार्डिंग मैनेजमेंट को 3 डिस्क्लोजर देने होते हैं, ये मैंने आपको कहाँ बताया था ऐसे 570 में। कौन क्या क्या देने होते हैं, ये बताना पड़ता है कि कौन कौन से इवेंट्स एंड कंडीशंस हैं, उनके रिगार्डिंग हमने क्या प्लान्स बनाए हैं, और ये बताना पड़ता है कि यहाँ पे क्या है, मैटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है। ये 3 बातें मैनेजमेंट को डिस्क्लोज करनी होती है। और मान लो मैनेजमेंट कोई डिस्क्लोजर दे नहीं रहा तो ऑडिटर क्या बोलेगा, यहाँ पे तो क्या है, परवेसिव इंपैक्ट, क्या है परवेसिव इंपैक्ट, तो ऑडिटर सीधे क्या दे देगा, एडवर्स ओपिनियन दे देगा। अब देखो एक और है, ये ध्यान से देखना ये वाला, तो क्या लिखा है, इनएडिक्वेट डिस्क्लोजर, क्या लिखा है, इनएडिक्वेट डिस्क्लोजर ऑफ मैटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटिंग टू गोइंग कंसर्न। देखो ये दोनों पॉइंट लगभग सेम लग रहे होंगे आपको, नॉन डिस्क्लोजर ऑफ मैटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटिंग टू गोइंग कंसर्न और इनएडिक्वेट डिस्क्लोजर। इसका मतलब क्या है कि क्या है, गोइंग कंसर्न अजम्पशन पे क्या है, मैटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है, और मैनेजमेंट वाले क्या कर रहे हैं, मैटेरियल अनसर्टेनिटी के रिगार्डिंग डिस्क्लोजर तो दे रहे हैं, डिस्क्लोजर तो दे रहे हैं, लेकिन आधे अधूरे दे रहे हैं, पूरे डिस्क्लोजर्स नहीं दे रहे, आधे अधूरे दे रहे हैं, आधे अधूरे डिस्क्लोजर दे रहे हैं। तो ऑडिटर क्या करेगा, इस केस में ऑडिटर क्या देगा, क्वालिफाइड ओपिनियन देगा, इस केस में ऑडिटर क्या देगा, क्वालिफाइड। बस ये ध्यान रखना, अगर मैनेजमेंट वाले क्या करते हैं, आधे अधूरे डिस्क्लोजर देते हैं ना, फंडामेंटल आधे अधूरे देते हैं, तो क्वालिफाइड दे रहे हैं। ये हमारा कंप्लीट हुआ। अब देखो नेक्स्ट टॉपिक फालतू से है क्या, इनएबिलिटी टू ऑब्टेन दी सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। कि ऑडिटर को अभी हमने क्या देखा कि ऑडिटर को या तो एविडेंस मिल जाते हैं या फिर एविडेंस नहीं मिलते। तो ऑडिटर को एविडेंस क्यों नहीं मिलते, उसके रीजन बता रखे हैं कि ऑडिटर को एविडेंस क्यों नहीं मिल पाते, क्यों नहीं मिल पाते, उसके रीजन बता रखे हैं क्यों नहीं मिल पाते। तो देखो क्या क्या रीजन, कि सर्कमस्टेंसेस बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ एंटिटी, क्यों नहीं मिल पाते, कि भाई कुछ तो ऐसे केसेस के कारण कि जो तो एंटिटी के कंट्रोल में नहीं है, मतलब खुद मैनेजमेंट के कंट्रोल में नहीं है, उसके कारण ऑडिटर को क्या नहीं मिल पाते, एविडेंस नहीं मिल पाते। जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ है यहाँ पे, क्या दिया हुआ है, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स डिस्ट्रॉयड। एग्जाम्पल लूँ, मान लो ऑडिटर क्या करने गया था, एक्स लिमिटेड की ऑडिट करने गया था, यहाँ पे ऑडिटर को कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह नहीं मिल रहे। क्यों नहीं मिल रहे, क्योंकि क्या हो गए थे, डिस्ट्रॉयड हो गए थे। कैसे, मान लो एंटिटी में आग लग गई थी, बहुत भयंकर आग लग गई थी, जिसमें वो डॉक्यूमेंट्स क्या हो गए थे, जल के राख हो गए थे, जल के राख हो गए थे। तो एक तो ये रीजन हो सकता है, और क्या रीजन हो सकता है, सर्कमस्टांसेस रिलेटिंग टू नेचर एंड टाइमिंग ऑफ ऑडिटर्स वर्क। जैसे मैं टाइमिंग वाला एग्जांपल लेता हूँ कि जो मैनेजमेंट वाले थे ना, उन्होंने क्या किया, ऑडिटर को बहुत लेट अपॉइंट किया, बहुत लेट, मतलब ऑडिटर क्या नहीं कर पाया, फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ इन्वेंट्री कर ही नहीं पाया। फिजिकल वेरिफिकेशन क्या होता है बताओ, जनरली 31 मार्च को होता है, और मैनेजमेंट वालों ने क्या किया, ऑडिटर को बहुत लेट अपॉइंट किया, तो ऑडिटर क्या नहीं कर पाया, फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं कर पाया। तो इस कारण से भी हो सकता है इनएबिलिटी टू ऑब्टेन सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। अब ये मत सोचना कि इन केसेज में ऑडिटर क्या देगा, अनमोडिफाइड ओपिनियन, नहीं, गलती से भी अनमोडिफाइड ओपिनियन नहीं देगा। ऑडिटर क्या देगा, ऑडिटर क्या देगा, मॉडिफाइड ओपिनियन नहीं देगा। कौन सा वाला, या तो क्वालिफाइड या फिर डिस्क्लेमर। क्यों, देखो क्यों, मैंने क्या बताया था आपको, जब ऑडिटर को देखो एविडेंस नहीं मिलते तो ऑडिटर क्या देता है, या तो क्वालिफाइड देता है या फिर क्या देता है, देखो या फिर क्या देता है, डिस्क्लेमर देता है। क्वालिफाइड कब देता है, जब एविडेंस नहीं मिलते और मैटर का इंपैक्ट क्या हो, परवेसिव ना हो। और डिस्क्लेमर कब देता है, जब एविडेंस नहीं मिलते लेकिन मैटर का इंपैक्ट क्या होता है, परवेसिव होता है तब। तो आपको हमेशा क्या करना है, जब ऑडिटर को एविडेंस ना मिले तो आपको या तो क्वालिफाइड ओपिनियन देना है या फिर डिस्क्लेमर देना चाहिए, कोई भी रीजन हो, कोई भी रीजन। लेकिन लास्ट क्या है, लास्ट जो रीजन है ना, ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझना है। देखो लास्ट केस क्या हो सकता है, लिमिटेशन इम्पोज्ड बाय मैनेजमेंट। मैनेजमेंट प्रिवेंट्स द ऑडिटर, कि मैनेजमेंट क्या कर रहा है, ऑडिटर को एविडेंस क्यों नहीं मिले, क्योंकि मैनेजमेंट टांगे अड़ा रहा था, मैनेजमेंट ने ही ऑडिटर को एविडेंस लेने नहीं दिए। मैनेजमेंट ने क्या करा था, ऑडिटर के टांगे अड़ा रहा था, जिसकी वजह से ऑडिटर एविडेंस ऑब्टेन ही नहीं कर पाया। ये रीजन भी हो सकता है। तो इसी वाले को अब हम क्या करेंगे, एकदम डिटेल में समझेंगे, इसी पॉइंट को एकदम डिटेल में समझेंगे। देखो क्या लिखा हुआ, तो ये टॉपिक इंपॉर्टेंट भी है बहुत। Consequences of inability to obtain the sufficient and appropriate audit evidence due to the management imposed the limitation। कि ऑडिटर को एविडेंस नहीं मिल दे, क्यों नहीं मिल दे, क्योंकि मैनेजमेंट टांगे अड़ा रहा है, मैनेजमेंट टांगे अड़ा रहा है। उस वजह से अगर ऑडिटर को एविडेंस नहीं मिल दे तो ऑडिटर को क्या करना रहेगा। यहाँ पे कुछ स्पेशल बातों का ध्यान रखना है, एक दो स्पेशल बातों का। देखो क्या क्या करना है यहाँ पे, अगर ऑडिटर को एविडेंस नहीं मिल दे, क्यों नहीं मिल दे, क्योंकि मैनेजमेंट टांगे अड़ा रहा है। तो देखो स्टार्टिंग में तो एकदम सिंपल बात लिख दी। सबसे पहले ऑडिटर क्या करेगा, सबसे पहले जाएगा मैनेजमेंट के पास, उसे बोलेगा कि तू ये टांगे अड़ाना बंद कर दे, लिमिटेशन हटा दे, मुझे एविडेंस लेने दे, इस तरह से बोलेगा। लेकिन मान लो मैनेजमेंट क्या निकलता है, बदतमीज आदमी निकलता है और नहीं सुनता ऑडिटर की बात, मना कर देता है। तो ऑडिटर क्या करेगा, TCWG के पास जाएगा, मैनेजमेंट के माई बाप के पास जाएगा, उसको बताएगा कि मैनेजमेंट टांगे अड़ा रहा है, मुझे एविडेंस नहीं लेने दे रहा। लेकिन मान लो TCWG भी क्या निकलता है, ये भी एकदम बदतमीज आदमी निकलता है और ये भी ऑडिटर को एविडेंस नहीं लेने देता। तो ऑडिटर क्या करेगा, अब ऑडिटर देखो क्या करेगा, ऑडिटर करेगा क्या, परफॉर्म अल्टरनेट प्रोसीजर्स टू ऑब्टेन द एविडेंस। क्या करेगा, ऑडिटर कोई दूसरे तरीके से ट्राई करेगा कि एविडेंस मिल जाए। लेकिन मैं आपको बता दूं,
ध्यान रखना, कभी भी ऑडिटर ऐसा करता है नहीं, प्रैक्टिकल लाइफ में पॉसिबल ही नहीं होता कि जब आप क्या कर रहे हो, अगर मैनेजमेंट ही टांगे अड़ा रहा है, वो आपको एविडेंस लेने नहीं दे रहा ना, तो आप कुछ भी कर लो, आपको एविडेंस मिलेंगे नहीं उसके रिगार्डिंग। कभी भी आपको उस मैटर के रिगार्डिंग सफिशिएंट और एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस मिल ही नहीं सकते जिस मैटर के रिगार्डिंग मैनेजमेंट आपके यहाँ पे टांगे अड़ा रहा है, तो आपको जनरली एविडेंस नहीं मिलेंगे। फिर क्या होगा बताओ। अब ये लिखा है कि अगर ऑडिटर को क्या नहीं मिलते, अनेबल, देखो ये बात लिखी है कि ऑडिटर अनेबल टू ऑब्टेन सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। अगर मान लो ऑडिटर को क्या नहीं मिल पा रहे, सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं मिल पा रहे, क्यों? क्योंकि मैनेजमेंट टांगे अड़ा रहा था, OTCWG ने भी उसको सही नहीं किया। तो अब बताओ, अब ऑडिटर क्या करेगा? अब बताओ क्या करते हैं, अब आप खुद बताओ। जब ऑडिटर को एविडेंस नहीं मिलता तो ऑडिटर क्या करता है? आप बोलोगे सर जब ऑडिटर को एविडेंस नहीं मिलता तो ऑडिटर या तो क्वालिफाइड ओपिनियन देता है या डिस्क्लेमर देता है। अगर मैटर परवेसिव नहीं होता तो ऑडिटर क्वालिफाइड देता है, और अगर मैटर क्या होता है, परवेसिव होता है, कि जिस मैटर के रिगार्डिंग ऑडिटर को एविडेंस नहीं मिला, अगर वो मैटर परवेसिव होता है तो ऑडिटर क्या देता है? डिस्क्लेमर। तो बताओ यहाँ पे भी क्या करेगा? अगर मैटर क्या है, परवेसिव नहीं है, तो ऑडिटर क्या दे देगा? क्वालिफाइड ओपिनियन दे देगा। लेकिन देखो, जिस मैटर के रिगार्डिंग ऑडिटर को एविडेंस नहीं मिले, अगर वो मैटर क्या है, परवेसिव है, तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे खेल चेंज हो जाएगा। यहाँ पे ऑडिटर अब डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन नहीं देगा। यहाँ पे क्या हो गई? बहुत बड़ी बात हो गई, बहुत बड़ी बात। बहुत बड़ी बात क्यों हो गई? क्योंकि यहाँ पे ऑडिटर को एविडेंस नहीं मिल रहे। क्यों नहीं मिल रहे? मैनेजमेंट की वजह से नहीं मिल रहे। उसने जानबूझ के एविडेंस नहीं लेने दिए, जानबूझ के एविडेंस नहीं लेने दिए, और ऐसे मैटर की रिगार्डिंग नहीं लेने दिए जिस मैटर का इंपैक्ट परवेसिव आ सकता है, पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे आ सकता है। तो ऑडिटर बोलेगा यहाँ पे मैं डिस्क्लेमर नहीं दूंगा, मैं तो क्या करूंगा, यहाँ पे तो ऑडिट छोड़ के जाऊंगा, यहाँ पे तो मैं ऑडिट ही छोड़ के जाऊंगा। फिर देखो एक स्पेशल बात लिख दी, लेकिन अगर ऑडिट छोड़ के जाना पॉसिबल नहीं है, अगर पॉसिबल नहीं है तो ऑडिटर क्या करेगा? तो ऑडिटर क्या करेगा? डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन देगा, उसके बाद छोड़ के जाएगा। अब ये केस कब होता है? ये होता है लिस्टेड एंटिटी के केस में। अगर ऑडिटर क्या कर रहा है, लिस्टेड एंटिटी की ऑडिट करता है ना, तो ऑडिटर कभी भी ऐसे ही ऑडिट छोड़ के नहीं जा सकता, उसको पहले अपनी रिपोर्ट देनी होती है। तो ऑडिटर क्या करेगा? ऑडिटर क्या करेगा? पहले डिस्क्लेमर दे देगा, फिर छोड़ के जाएगा। तो इस तरह से होता है पूरा का पूरा। तो ऑडिटर ऑडिट छोड़ के कब जा सकता है? ओनली कब जा सकता है? जब ऑडिटर को एविडेंस ना मिले। वो भी क्यों ना मिले? जब मैनेजमेंट टांगे अड़ा रहा हो। जब मैनेजमेंट टांगे अड़ा रहा हो, उसकी वजह से अगर ऑडिटर को एविडेंस नहीं मिल रहे और उन मैटर का क्या हो, ऑडिटर को लग रहा है कि इन मैटर का तो परवेसिव इंपैक्ट आएगा, तो ऐसे केस में ऑडिटर क्या कर सकता है? ऑडिट छोड़ के जा सकता है। लेकिन अगर ऑडिटर क्या कर रहा है, लिस्टेड एंटिटी की ऑडिट करता है ना, लिस्टेड एंटिटी की ऑडिट, तो ऑडिटर को क्या करना पड़ता है? पहले एक बार रिपोर्ट बनानी पड़ती है, उसमें डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन देना पड़ता है, फिर छोड़ के जा सकता है। अब इसी टॉपिक को हम थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे, ये बात लिस्टेड एंटिटी वाली। तो देखो ये लिखा है, ये टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है और एमसीक्यू पर्पस से तो बहुत ही ज्यादा। क्या लिखा है? वेयर ऑडिटर्स विड्रॉल इज नॉट परमिटेड विदाउट रीचिंग ऑडिट रिव्यू रिपोर्ट। कि इन केस ऑफ लिस्टेड कंपनी, कि क्या होता है, लिस्टेड कंपनी के केस में ऑडिटर को बिना रिपोर्ट दिए छोड़ के जाना अलाउड नहीं होता, छोड़ के जाना अलाउड नहीं होता। अब देखो यहाँ पे एक डाउट आ रहा होगा कि सर यहाँ पे ये क्या लिखा है, विदाउट रीचिंग ऑडिट और रिव्यू रिपोर्ट, इसका मतलब क्या है? तो एक तो ध्यान से सुनो, तभी आपको टॉपिक समझ आएगा। वैसे रिव्यू रिपोर्ट के रिगार्डिंग हम कहाँ देखते हैं? SRE में, स्टैंडर्ड्स ऑन रिव्यू एंगेजमेंट होते हैं ना, वहाँ पे पढ़ते हैं। तो ये रिव्यू क्या होता है? देखो जो लिस्टेड एंटिटी होती है ना, लिस्टेड एंटिटी उन्हें क्या करना होता है, उन्हें अपने क्वार्टरली, हर क्वार्टर के भी क्या करने होते हैं? कंपलसरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने होते हैं। कंपलसरी होता है कि लिस्टेड एंटिटी को अपने इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने होते हैं। इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंपलसरी बनाने होते हैं, और उनको कंपलसरी होता है कि इनको क्या कराना पड़ता है, इन क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट का रिव्यू करवाना होता है या फिर ऑडिट करवानी होती है क्वार्टरली। कि भाई जो अपने ईयरली जो ऑडिट होती है वो तो होगी लिस्टेड एंटिटी की, क्या होगी, लिस्टेड एंटिटी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ईयरली जो ऑडिट होती है वो तो होगी, लेकिन इनको क्या करवाना पड़ता है, अपने क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट की भी या तो रिव्यू करवानी होती है या फिर ऑडिट, वो उनकी मर्जी होती है, क्या तो रिव्यू करवा ले या फिर ऑडिट करवा ले। तो ये इसका मतलब है। और रिव्यू का मतलब क्या होता है? रिव्यू में क्या करता है ऑडिटर? रिव्यू में जो सी होता है वो क्या करता है, वो कम मेहनत करता है, एकदम कम मेहनत। मतलब काम कौन से करेगा? जो हम स्टैंडर्ड्स में सीखे ना, सारे काम यही करता है, लेकिन एकदम कम मेहनत करता है, मतलब लिमिटेड एश्योरेंस देता है। जैसे ऑडिट में हम क्या देते हैं? रीजनेबल। रिव्यू में क्या देता है ऑडिटर? रीजनेबल एश्योरेंस देता है। अब देखो आगे बढ़ो। अब तो देखो, मान लो मैं पूरा एक केस बना लूँ, ध्यान से सुनना। मान लो ऑडिटर क्या कर रहा है? लिस्टेड एंटिटी की ऑडिट कर रहा था। ओके, लिस्टेड एंटिटी की ऑडिट कर रहा था। अब लिस्टेड एंटिटी की ऑडिट करते वक्त क्या हुआ, वो कोई मैटर में एविडेंस लेने जा रहा था, लेकिन मैनेजमेंट क्या था, बेकार आदमी, वो क्या करने लग गया, टांगे अड़ाने लग गया। क्या करने लग गया? टांगे अड़ाने लग गया, जिसकी वजह से ऑडिटर को उस मैटर के रिगार्डिंग एविडेंस नहीं मिली, और ऑडिटर को लगा कि जिस मैटर के रिगार्डिंग मुझे एविडेंस नहीं मिले वो मैटर क्या है, परवेसिव है। वो क्या है? वो मैटर तो परवेसिव है। तो अगर मैं पूछूं कि सर अब बता, कि मैं आपसे अगर पूछूं कि ऑडिटर क्या करेगा, तो आप क्या बोलोगे कि सर इस केस में ऑडिटर क्या करेगा? विड्रॉ करके चला जाएगा, ऑडिट छोड़ के चला जाएगा। क्यों? क्योंकि मैनेजमेंट टांगे अड़ा रहा है और उस मैटर का इंपैक्ट भी परवेसिव है।
लेकिन लिस्टेड एंटिटी में ऐसा नहीं करेगा। तो देखो यहाँ पे बताएगा इफ ऑडिटर प्रपोजेड टू रिजाइन, तो क्या हो रहा है, अब ऑडिटर क्या बोला कि मैं तो छोड़ के जाना चाहता हूँ। ऑडिटर ने क्या बोला कि देखो एक मैटर है जिसके रिगार्डिंग मुझे मैनेजमेंट एविडेंस नहीं लेने दे रहा, टांगे अड़ा रहा है और वो मैटर परवेसिव भी है, तो मैं क्या करना चाह रहा हूँ, मैं रिजाइन करना चाह रहा हूँ, मैं ऑडिट छोड़ के जाना चाहता हूँ। तो अगर ऑडिटर क्या बोलता है, अगर ऑडिटर ये बात कब बोलता है, रिजाइन वाली कब बोलता है, विद इन 45 डेज फ्रॉम एंड ऑफ एनी क्वार्टर। एक बार मैं क्वार्टर बना देता हूँ। देखो क्वार्टर 4 क्वार्टर होते हैं, एक होता है अप्रैल से जून, अप्रैल से जून, एक होता है जुलाई से सितंबर, एक होता है अपना अक्टूबर से दिसंबर और एक होता है जनवरी से मार्च। ये 4 क्वार्टर होते हैं। तो अगर ऑडिटर क्या करता है, ऑडिटर बोलता है मैं छोड़ के जाना चाह रहा हूँ, लेकिन ऑडिटर ये बात का बोलता है विद इन 45 डेज फ्रॉम एंड ऑफ एनी क्वार्टर, तो इस केस में ऑडिटर क्या करना पड़ेगा, ऑडिटर शैल इशू ऑडिट और लिमिटेड रिव्यू रिपोर्ट फॉर सच क्वार्टर। इसका मतलब क्या है, एकदम सिंपल सी बात लिखी है कि बिफोर रेजिग्नेशन, कि अगर मान लो ऑडिटर ने कब बोला, मान लो अप्रैल और जून वाला ये जो क्वार्टर है कंप्लीट हो गया था, मान लो ऑडिटर ने कब बोला, ऑडिटर ने बोला 20 जुलाई को। बताओ 20 जुलाई क्या है, फर्स्ट क्वार्टर एंड होने के 20 डेज बाद, विद इन 20 डेज, है ना, विद इन 20 डेज ऑडिटर ने क्या बोला कि मैं क्या करना चाह रहा हूँ, मैं इस एंटिटी की ऑडिट छोड़ के जाना चाहता हूँ, विड्रॉ करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे ऑडिटर को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ऑडिटर ऐसे नहीं भाग सकता। ऑडिटर को क्या बोला गया, तेरे को क्या करनी पड़ेगी, सबसे पहले जो क्वार्टर है ना अप्रैल जून जिसकी तूने ऑडिट कर दी, तेरे को क्या करना पड़ेगा, जिसकी तूने ऑडिट कर दिया, रिव्यू कर दिया, सबसे पहले तेरे को इसकी रिपोर्ट बनानी पड़ेगी। इसकी रिपोर्ट बना, इसकी रिपोर्ट में क्या दे दे, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन दे दे और उसके बाद तू छोड़ के चला जा। ये यहाँ पे बोला गया। कितनी सिंपल सी बात करी गई, इतनी सिंपल सी बात। अब देखो सेकंड केस, सेकंड केस क्या लिखा है, अगर ऑडिटर क्या बोलते हैं कि मैं छोड़ के जाना चाहता हूं, लेकिन कब बोलते हैं ये बात, आफ्टर 45 डेज बोलते हैं फ्रॉम एंड ऑफ एनी क्वार्टर, तो इस केस में क्या करना होगा, ऑडिटर को रिपोर्ट इश्यू करनी पड़ेगी फॉर सच क्वार्टर एज वेल एज नेक्स्ट क्वार्टर। इसका भी एग्जांपल लेता हूं। मान लो ऑडिटर ने बात कब बोली, ऑडिटर ने बात बोली, मान लो एक एग्जांपल 15 अगस्त को बोली, 15 अगस्त को कि देखो फर्स्ट क्वार्टर कौन सा अपना, अप्रैल जून, ये तो खत्म हो चुका। अब बताओ ये बात कब बोली ऑडिटर ने, 15 अगस्त को बोली, यानी जुलाई, जून के बाद क्या आया, जुलाई आया, जुलाई के सारे दिन निकल गए, जुलाई में कितने 31 डेज होते हैं। फिर अगस्त के देखो 15 दिन हो गए, तो तब कितने दिन हो गए, 46 डेज हो गए। ऑडिटर ने बात कब बोली, क्वार्टर एंड, देखो फर्स्ट क्वार्टर एंड होने के 45 डेज बाद बोली ऑडिटर ने बात कि मैं क्या करना चाहता हूँ, इस एंटिटी की ऑडिट छोड़ना चाहता हूँ, बीच में छोड़ना चाहता हूँ। तो ऐसे केस में ऑडिटर को क्या करना पड़ेगा, ऐसे केस में इस क्वार्टर की और नेक्स्ट क्वार्टर की दोनों की क्या करनी पड़ेगी, रिपोर्ट बनानी पड़ेगी। मतलब ये जो क्वार्टर 1 है अप्रैल जून, इसकी रिपोर्ट भी देनी पड़ेगी, इसकी रिपोर्ट देनी पड़ेगी, और जो जुलाई सितंबर वाला क्वार्टर है इसकी रिपोर्ट भी देनी पड़ेगी, दोनों की रिपोर्ट देनी पड़ेगी। उसके बाद ऑडिटर क्या कर सकता है, आराम से छोड़ के जा सकता है, उसके बाद जा सकता है। तो ये सेकंड एग्जांपल भी कंप्लीट। अब देखो लास्ट, ये सेकंड एग्जांपल लिखना चाहते हो लिख लो, इसको मैं यहां से हटा रहा हूं। अब देखो लास्ट आप कि इफ रिव्यू रिपोर्ट हैज बीन इश्यूड फॉर ऑल 3 क्वार्टर्स देन ऑडिटर शैल इश्यू ऑडिट रिपोर्ट फॉर फुल ईयर। कि अगर ऑडिटर ने क्या कर दिया, अगर सीए ने क्या कर दी है, तीनों क्वार्टर के लिए अप्रैल जून जुलाई सितंबर इनके लिए अगर रिपोर्ट दे दी ना, तो उसको गारंटी है फुल फाइनेंशियल ईयर के लिए भी रिपोर्ट देनी पड़ेगी, उससे पहले छोड़ ही नहीं सकता। इसका एक अच्छा सा एग्जाम्पल लेता हूँ। मान लो जुलाई सितंबर वाला ये जो क्वार्टर है, जुलाई सितंबर क्वार्टर 2, ये भी एंड हो चुका है, ये भी क्या हो चुका है, एंड। अब ऑडिटर ने क्या किया, मान लो 25 नवंबर इसको ऑडिटर ने बोला कि मैं छोड़ के जाना चाहता हूँ। तो बताओ क्या हुआ, 25 नवंबर यानी सेकंड क्वार्टर एंड हो चुका है। अब बताओ अक्टूबर पूरा निकल गया, नवंबर के भी 25 दिन निकल गए, मतलब आफ्टर 45 डेज बाद ऑडिटर ने बोला, यानी ऑडिटर को क्या करना होगा, इस केस में जो सीए उसको क्या करना होगा, जुलाई सितंबर की रिपोर्ट भी देनी पड़ेगी, अक्टूबर दिसंबर की भी देनी पड़ेगी। क्यों, कब बोला ऑडिटर ने, सीए ने कब बोला, आफ्टर 45 डेज बोला। अब बताओ सीए ने क्या कर दी, क्वार्टर 1 की रिपोर्ट भी दे दी, क्वार्टर 2 की भी दे दी, अब क्वार्टर 3 की भी देनी पड़ेगी इसको। अब जो कि इसने क्या कर दी, तीन क्वार्टर की रिपोर्ट दे दी, तो ऑडिटर को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे पूरे फाइनेंशियल ईयर के लिए ऑडिट रिपोर्ट भी बनानी पड़ेगी, पूरे फाइनेंशियल ईयर के लिए ऑडिट की रिपोर्ट भी देनी पड़ेगी, और उसके बाद ही वो क्या कर सकता है, उसके बाद ही वो छोड़ के जा सकता है, उसके बाद ही वो छोड़ के जा सकता है। ये यहाँ पे बताया गया है। तो ये भी हमारा कंप्लीट हुआ, ये टॉपिक भी कंप्लीट हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट है और एमसीक्यू पर्पस से तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर वैसे भी अगर ऐसे ही पूछ ले तो इसकी लैंग्वेज बहुत सिंपल है याद करने में। अब देखो यहाँ पे एक बात तो लिखी है, ये बात ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, एमसीक्यू पर्पस से बस रीड कर लेना, एमसीक्यू पर्पस से। क्या बोला यहाँ पे, अनलिस्टेड कंपनी के केस में, अनलिस्टेड कंपनी के केस में मैंने क्या बताया था कि हम कब छोड़ के जा सकते, बताओ कब छोड़ के जा सकते, ओनली वो केस जब मैनेजमेंट टांगे अड़ा रहा हो, और जब क्या हो, मैनेजमेंट टांगे अड़ा रहा हो और उस मैटर पे क्या हो, परवेसिव इंपैक्ट हो, तो हम छोड़ के जा सकते हैं, फिर हमें रिपोर्ट वगैरह नहीं देनी। लेकिन बोला गया कि अनलिस्टेड कंपनी के केस में भी आप ये नहीं बोल सकते, नोट मेंशन दी प्रोफेशनल प्रीऑक्यूपेशन एज ए रीजन। आप ये नहीं बोल सकते कि मैं क्यों छोड़ के जा रहा हूँ, मैं इसलिए छोड़ के जा रहा हूँ क्योंकि मैं तो बहुत बिजी आदमी हूँ, इसलिए छोड़ के जा रहा हूँ। आप ऐसा रीजन नहीं दे सकते, आपको एकदम सही रीजन देना ही पड़ेगा, तब आप छोड़ के जा सकते हो।
अनलिस्टेड कंपनी में भी। सही रीजन क्या है कि मैनेजमेंट टांगे डाल रहा है, उस वजह से मुझे एविडेंस नहीं मिले और वो मैटर भी क्या था, परवेसिव था, इस कारण से मैं छोड़ के जा रहा हूँ। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब आ जाओ नेक्स्ट टॉपिक। अब देखो ये ध्यान से देखना, क्या है अदर कंसिडरेशन रिगार्डिंग डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन के रिगार्डिंग कुछ स्पेशल बातें ऑडिटर को ध्यान रखनी है जब ऑडिटर अपनी रिपोर्ट बना रहे, तो अपनी रिपोर्ट बना रहे ना उस केस में। तो क्या क्या बातों का ध्यान रखना है, स्पीड से बता रहा हूँ। ऑडिटर जब कभी भी ऑडिटर क्या दे, अपनी रिपोर्ट में डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन देगा ना, तो उसे कभी भी क्या नहीं करना। देखो इन 2 पॉइंट का मतलब क्या है, ऑडिटर कभी भी बेसिस ऑफ ओपिनियन पैरा में फॉर्मेलिटी वाली बातें लिखेगा ही नहीं, कभी भी नहीं लिखेगा। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, ऐसे 700 अपना, ऐसे 700 देखो, ये आ गया अपना बेसिस फॉर ओपिनियन पैरा, ये आ गया बेसिस फॉर ओपिनियन पैरा। इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें कई सारी क्या होती है, देखो फॉर्मेलिटी वाली बातें होती है। बेसिस फॉर ओपिनियन पैरा में कई सारी बातें होती है फॉर्मेलिटी वाली, जो ऑडिटर को हमेशा लिखनी होती है। लेकिन ध्यान देना, जब ऑडिटर कभी भी क्या दे, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन देना, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन, तो ऑडिटर कभी भी क्या नहीं दे सकता, ऑडिटर कभी भी फॉर्मेलिटी वाली बातें नहीं दे सकता। मतलब ध्यान से सुनो, ऑडिटर को बेसिस ऑफ ओपिनियन पैरा तो देना है, हमेशा देना है, लेकिन डिस्क्लेमर के केस में ये फॉर्मेलिटी वाली बातें कभी भी नहीं लिखनी ऑडिटर को, कभी भी नहीं लिखनी। और क्या करना ऑडिटर को, देखो और क्या करना है, जब भी ऑडिटर डिस्क्लेमर देगा, जब भी ऑडिटर क्या करेगा, डिस्क्लेमर देगा, तो ऑडिटर को क्या नहीं करना, कभी भी क्यू ऑडिट मैटर भी नहीं देना। ये तो मैंने आपको अभी भी बताया था IC 701 में। तो ये आ गई बात। अभी एक स्पेशल बात हो रहा है, जब कभी भी ऑडिटर क्या करेगा, अपनी रिपोर्ट में डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन देगा ना, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन, तो जो ऑडिटर अपना कौन सा पैरा देता है, ऑडिटर्स रेस्पॉन्सिबिलिटी पैरा, जिसमें ऑडिटर अपनी सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी लिख देता है कि 200 ऐसे 200 में क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है, फ्रॉड के रिगार्डिंग क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है, नॉन कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशन के रिगार्डिंग क्या है, गोइंग कंसर्न के रिगार्डिंग क्या है। तो वो कोई भी बात नहीं लिखेगा, बस 3 बातें लिखेगा। ध्यान रखना, ऑडिटर कभी भी अपनी रिपोर्ट में डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन देता है तो ऑडिटर अपने ऑडिटर रेस्पॉन्सिबिलिटी पैरा में बस ये 3 बात लिखेगा। क्या क्या लिखेगा, बोलेगा कि मैंने अपनी ऑडिट कैसे करी, एज पर स्टैंडर्ड्स करता हूँ, मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, ऑडिट को एज पर स्टैंडर्ड्स करना। फिर बताएगा मैंने एकदम इंडिपेंडेंट होकर काम किया है और मैंने एथिकल रिक्वायरमेंट्स को भी कंप्लाई किया है, और साफ साफ बोल देगा मुझे कोई एविडेंस नहीं मिली। बस ये 3 बातें लिखेगा। इन 3 बातों के अलावा ऑडिटर को अपनी ऑडिटर रेस्पॉन्सिबिलिटी पैरा में एक बात भी नहीं लिखनी, एक बात भी नहीं लिखनी। तो ये भी हमारा कंप्लीट हुआ। अब देखो लास्ट टॉपिक कम्युनिकेशन विद TCWG, एकदम फालतू सा है कि ऑडिटर क्या करने जा रहा है, अगर मॉडिफाइड ओपिनियन देने जा रहा है ना, तो पहले TCWG को बताएगा, पहले TCWG को बताएगा कि मैं मॉडिफाइड ओपिनियन देने जा रहा हूँ, तेरे को अपनी गलती सुधारनी है तो सुधार ले। वो वर्डिंग बता देगा मैं उसमें क्या क्या लिखूंगा। तो ये स्टैंडर्ड भी हमारा कंप्लीट हुआ, इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड होता है। अब देखो इसमें ये ध्यान देना, ये टिक लगा लो, ICA कोई भी क्वेश्चन करता है तो ये बात हमेशा लिखता है। फिर ये सारी बातें ओनली रीड कैटेगरी की है, यहाँ से यहाँ तक। फिर ये क्वालिफाइड इनकी तो आपको डेफिनेशन याद करनी है, एकदम सिंपल डेफिनेशन है। फिर एग्जाम्पल से आपको ओनली रीड, बस समझने के लिए ओनली रीड करना है। इनएबिलिटी ऊपर वाला टॉपिक आपको बस रीड करना है, जिसमें कुछ हाईलाइट नहीं रखा। और जो ये टॉपिक है तो मैंने बता दिया, बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर ये वाला जो टॉपिक है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि लिस्टेड एंटिटी के केस में क्या क्या करना पड़ेगा। और डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन, इसको आप समझ के पढ़ लेना, लेकिन इस पे IC क्या पता क्वेश्चन भी पूछ ले, स्पेशल टॉपिक, एकदम स्पेशल टॉपिक, MCQ भी और क्वेश्चन भी, और मैंने पूरा समझा दिया। अब आ जाओ नेक्स्ट स्टैंडर्ड पे, ऐसे 706, इसका नाम क्या है, EOM, एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ एंड अदर मैटर पैराग्राफ इन इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट। क्या है, EOM पैरा और OM पैरा। मैंने बताया भी था आपको, वहाँ पे रिपोर्ट में लिखे हुए नहीं थे क्योंकि हमेशा नहीं दी जाते, हमेशा कंपलसरी नहीं होता इनको देना। तो देखो अब ये क्या होते हैं, EOM पैरा और OM पैरा, एक एक करके देखते हैं। एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ, सबसे पहले इसकी मीनिंग दे रखी है कि ऑडिटर EOM पैरा में क्या डालता है। तो कौन से मैटर्स आते हैं इसमें, ऐसे मैटर्स जो कि क्या होते हैं, डिस्क्लोज्ड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट और डेट इन ऑडिटर्स जजमेंट इज फंडामेंटल टू यूजर्स अंडरस्टैंडिंग। EOM पैरा में ऑडिटर कौन से मैटर्स को डालता है, ऐसे मैटर्स जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ऑलरेडी डिस्क्लोज्ड होते हैं और ऑडिटर को लगता है कि ये मैटर तो यूजर की अंडरस्टैंडिंग में, यूजर के ध्यान में आना ही आना चाहिए, उन मैटर्स को ऑडिटर क्या करता है, EOM पैरा में डालता है। इसमें सबसे मेन बात क्या है, डिस्क्लोज की क्या होनी चाहिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ऑलरेडी डिस्क्लोज होनी चाहिए। अगर कोई मैटर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ऑलरेडी डिस्क्लोज नहीं है तो वो मैटर कभी भी EOM नहीं बन सकता। अब आया एग्जाम्पल ऑफ सर्कमस्टेंसेज फॉर गिविंग। तो EOM पैरा में कौन कौन से मैटर्स आ सकते हैं, उनके कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं। तो सबसे पहले तो कुछ क्या बता रखे हैं, मैंडेटरी वाले बता रखे हैं, मैंडेटरी कि कुछ केसेज में तो ऑडिटर को EOM पैरा देना ही देना होगा, देना ही देना होगा। और यहाँ पे बता रखे ऑप्शनल कि यहाँ पे ऑडिटर की खुद की मर्जी है, देना चाहे तो दे वरना ना दे। लेकिन मैंडेटरी वाले देखो, सबसे पहले पहला पॉइंट, टू अलर्ट द यूजर दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड एज पर स्पेशल पर्पज फ्रेमवर्क। अब देखो स्पेशल पर्पज के बारे में मैंने कहाँ बताया था आपको, ऐसे 700 में बताया था। और एकदम डिटेल में हम कहाँ देखेंगे इसको, एकदम डिटेल में देखेंगे ऐसे 800 में, ऐसे 800 में एकदम डिटेल में देखेंगे। तो अगर क्या होता है, कोई एंटिटी क्या करती है, स्पेशल पर्पज फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाती है ना, तो उसको गारंटी क्या करना पड़ता है, अपने स्पेशल पर्पज फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ये डिस्क्लोजर देना पड़ता है कि ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ये स्पेसिफिक यूजर्स के लिए हैं।
तो यहाँ पे इस केस में ऑडिटर को भी, अगर कोई ऑडिटर क्या कर रहा है, स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑडिट कर रहा है, तो उसको भी क्या करना पड़ता है, उसको गारंटी यूएम देना ही होता है। उसको गारंटी क्या देना पड़ता है, एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ देना ही देना होता है, उसे भी देना होता है। फिर देखो सेकंड केस कि कब मैंडेटरी है यूएम देना, व्हेन फैक्ट्स बिकम नोन टू ऑडिटर आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट। यहाँ पे किसकी बात हो रही है, सब्सिक्वेंट इवेंट की। वो भी कौन से सब्सिक्वेंट इवेंट, आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट, जो एकदम ज़्यादा स्पेशल होते हैं, बहुत भयंकर बड़े अमाउंट के जो सब्सिक्वेंट इवेंट होते हैं ना, बहुत ज़्यादा स्पेशल इवेंट होते हैं, उनके रिगार्डिंग तो ऑडिटर को यूएम पैरा देना ही देना है। और ये बात मैंने आपको अपने ऐसे 706 और ऐसे 560 में भी बताई थी, जब मैंने सब्सिक्वेंट इवेंट वाला आपको स्टैंडर्ड करवाया था, ऐसे 560 वहाँ पे भी बताई थी कि उस केस में ऑडिटर यूएम पैरा देता ही देता है। तो यहाँ पे भी क्या होता है, मैंडेटरी। अब देखो जो लास्ट पॉइंट, ये कभी कभी होता है, हमेशा नहीं होता। वैन एफआरएफ प्रेस्क्राइब्ड बाय लो रेगुलेशन इज अनएक्सेप्टेबल, ये हमेशा नहीं होता। इसका मतलब क्या है कि वैन एफआरएफ प्रेस्क्राइब्ड बाय लो रेगुलेशन इज अनएक्सेप्टेबल, इसका मतलब है मान लो कोई एंटिटी है, उस पर क्या है, इंडेस एप्लीकेबल है। अब वो इंडेस के अकॉर्डिंग क्या करती है, इंडेस के अकॉर्डिंग अकाउंटिंग करती है। लेकिन मान लो क्या हुआ, कुछ छोटे मोटे आइटम्स थे, वहाँ पे उसने क्या किया, उस एंटिटी ने इंडेस को फॉलो नहीं किया, उस एंटिटी ने कर लिया, मान लो वहाँ पे एएस को फॉलो कर लिया। किसको फॉलो कर लिया, एएस को। तो यहाँ पे क्या बताओ, एफआरएफ अनएक्सेप्टेबल हो गया। और बताओ एएस क्या है, एएस तो लो रेगुलेशन में बता रखा है, एएस किसने बता रखा है, एएस की लो रेगुलेशन बता रखा है, लेकिन ये क्या हो गया, फिर भी अनएक्सेप्टेबल। क्यों, क्योंकि एंटिटी पे तो क्या लगते हैं, एंटिटी पे तो इंडेस लगते हैं। तो इस केस में क्या होता है, उस एंटिटी पे पेनल्टी ठुकती है, और इस केस में एंटिटी को क्या करना पड़ता है, एंटिटी को अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोजर देने पड़ते हैं, कि हमने क्या गड़बड़ी करी है। तो इस केस में ऑडिटर को क्या करना पड़ेगा, गारंटी यूएम पैरा देना ही देना होगा। देखो हम मैंडेटरी वाली केस देख रहे हैं, तो इस केस में ऑडिटर को क्या करना पड़ेगा, गारंटी यूएम पैरा देना ही होगा। तो ये भी हमारा कंप्लीट हुआ। अब आ जाओ ऑप्शनल वाली, देखो एकदम इसमें तो कई हजारों आइटम्स आ सकते हैं। यहाँ पे 3-4 एग्जांपल दे रखे हैं इसे नहीं। देखो क्या क्या, फ्यूचर आउटकम ऑफ लिटिगेशन। एग्जांपल लूँ, मान लो एक एंटिटी पे केस चल रहा है, तो एंटिटी ने क्या कर रखा है, अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नोट्स टू अकाउंट्स में क्या दिखा रखा है, इस केस के रिगार्डिंग कंटिंजेंट लायबिलिटी डिस्क्लोज कर रखी है। क्या डिस्क्लोज कर रखी है, कंटिंजेंट लायबिलिटी डिस्क्लोज कर रखी है। तो चाहे तो क्या कर सकता है, इस बात को अपने यूएम पैरा में भी डाल सकता है, चाहे तो डाल सकता है, क्या है, ऑप्शनल है। दूसरा देखो क्या है, सिग्निफिकेंट सब्सिक्वेंट इवेंट दैट ऑकर्स बिटवीन द डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट और ऑडिटर्स रिपोर्ट। आप बोलोगे सर सब्सिक्वेंट इवेंट की बात तो ऊपर भी आई थी, लेकिन ऊपर बात आई थी स्पेशल वाले सब्सिक्वेंट इवेंट जो कब होते हैं, आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट। लेकिन यहाँ पे किसकी बात आ रही है, ऑप्शनल में, ऐसे सब्सिक्वेंट इवेंट जो कि क्या होते हैं, आफ्टर बैलेंस शीट डेट होते हैं, बट अप टू द डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट। उस केस में ऑडिटर यूएम देना चाहे तो दे सकता है, नहीं चाहे तो ना दे। फिर देखो क्या है नेक्स्ट, एक और एग्जाम्पल, मेजर कैटास्ट्रोफे कि क्या हो गया, मान लो एंटिटी में भयंकर बाढ़ आ गई, आग लग गई, तो एंटिटी ने क्या कर रखा, उसका डिस्क्लोजर दे रखा है कि हमारे कितना नुकसान हुआ। तो ऑडिटर क्या कर सकता है, ये बात चाहे तो डिस्क्लोज कर दे या फिर ना करे, किसमें, यूएम पैरा में। तो ये बातें लिखी हुई हैं। तो यूएम पैरा में सबसे मेन बात आपको क्या ध्यान रखनी है, सबसे मेन तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये मैटर क्या होना चाहिए, ऑलरेडी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज होना चाहिए, सबसे मेन ध्यान रखना है। अब देखो एक कंडीशन लिखी रखी है यहाँ पे क्या दे रखी है, कंडीशन कि ऑडिटर यूएम कब कब दे सकता है, कि ऑडिटर शैल इंक्लूड यूएम प्रोवाइडेड ऑडिटर इज नॉट रिक्वायर्ड टू मॉडिफाई द ओपिनियन एज ए रिजल्ट ऑफ मैटर। कि अगर ऑडिटर मान लो किसी मैटर पे क्या दे रहा है, मॉडिफाइड ओपिनियन दे रहा है ना, तो उस मैटर पे ऑडिटर गलती से भी यूएम ऑडिटर को नहीं देना, गलती से भी ऑडिटर को उस मैटर पे यूएम नहीं देना। उस मैटर को तो ऑडिटर को कहाँ डालना है, ओपिनियन पैरा में और बेसिस फॉर ओपिनियन पैरा में डालना है। और ऐसे दूसरा है कि अगर किसी मैटर पे ऑडिटर क्या देना चाह रहा है, की ऑडिट मैटर देना चाह रहा है, तो उस मैटर को ऑडिटर कहाँ डालेगा, की ऑडिट मैटर में डालेगा। गलती से भी ऑडिटर को उस मैटर को यूएम पैरा में नहीं डालना, यूएम में नहीं डालना। जैसे एग्जाम्पल लूँ, मान लो एक मैटर था क्या, सिग्निफिकेंट मैटर जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में भी क्या था, डिस्क्लोजर था। अब ऑडिटर सोच रहा है कि इस मैटर को मैं कहाँ डालूं, की ऑडिट मैटर में डालूं या फिर मैं यूएम में डालूं या फिर दोनों जगह डाल दूं। तो बताओ ऑडिटर को क्या लग रहा है, ये मैटर ऐसा है जहां पे मेरे सबसे ज्यादा पसीने छूटे हैं। तो इस केस में ऑडिटर को इस मैटर को ओनली क्या करना है, की ऑडिट मैटर में ही डालना है, गलती से भी यूएम में नहीं डालना। ये था इस पॉइंट का मतलब। तो ये भी हमारा कंप्लीट हुआ। अब देखो लास्ट अदर मैटर, ये तो एकदम सिंपल से अदर मैटर, ये कौन से होंगे, ऐसे मैटर जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज्ड नहीं होते। देखो यूएम कौन से थे, जो कि डिस्क्लोज्ड होते हैं, और अदर मैटर कौन से होते हैं, जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ऑलरेडी डिस्क्लोज नहीं होते, लेकिन ऑडिटर को लगता है कि ऐसे मैटर से जिन पे क्या होनी चाहिए, यूजर्स की अंडरस्टैंडिंग जानी चाहिए, मतलब इन मैटर पे तो यूजर्स का ध्यान जाना ही जाना चाहिए। अब इसके भी कुछ एग्जाम्पल्स हैं, ये हमने देखे भी हैं बहुत सारे। सबसे पहले यहाँ पर लिख दिया ऐसे 299 वाली बात, क्या था पता है, ऐसे 299 जॉइंट ऑडिट वाला, कि मान लो अदर मैटर हम कब देंगे, ऐसे 299 के अकॉर्डिंग बताओ कब देते हैं,
मान लो दो ऑडिटर हैं, दो अलग अलग सी फर्म है, एक बोल दे कि मैं तो क्या दूंगा अनमोडिफाइड ओपिनियन, दूसरे ने बोला हम क्या देंगे मॉडिफाइड ओपिनियन। तो ऐसे केस में क्या करना होता है, दोनों ऑडिटर्स को, दोनों जॉइंट ऑडिटर्स को अपनी अलग अलग रिपोर्ट बनानी पड़ती है और उसमें ये बताना पड़ता है अदर मैटर पैरा दे करके कि तुम क्या करना मेरी रिपोर्ट तो देख लो यूजर्स, और तुम क्या करना दूसरे जॉइंट ऑडिटर की रिपोर्ट भी देखना, उसकी रिपोर्ट भी देख लेना, ये बात बतानी पड़ती है। तो यहाँ पे इस पॉइंट का मतलब ये है, तो इस केस में मैटर देना पड़ता है। दूसरा देखो प्रिंसिपल ऑडिटर के केस में, मतलब ऐसे ये किसकी बात हो रही है यहाँ पे, ऐसे 600 की, याद करो ऐसे 600 में मैंने क्या बताया था कि प्रिंसिपल ऑडिटर को क्या देना पड़ता है अदर मैटर पैराग्राफ, वहाँ पे वो क्या बताता है, वहाँ पे बताता है वो डिवीजन ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी, साफ साफ बताता है कि जो सब्सिडरी हैं ब्रांच वगैरह हैं इनकी ऑडिट मैंने नहीं की, इनकी ऑडिट तो ब्रांच ऑडिटर्स ने सब्सिडरी ऑडिटर्स ने की है। तो वहाँ पे ऑडिटर क्या देता है अदर मैटर पैरा देता है। अभी जितनी भी बातें होती हैं, सारी बातें जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये सारी बातें कभी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज नहीं होती, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज नहीं होती। लेकिन ऑडिटर क्या जानता है, ऑडिटर ये जानता है कि ये बात तो क्या है, ये बात तो यूजर्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस कारण से ऑडिटर क्या करते हैं इनको अदर मैटर में डालते हैं। एक और देखो लिखा है, ये बात हमने कहाँ देखी है ऐसे 510 में, कि अगर मान लो लास्ट ईयर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑडिट हुई नहीं थी या फिर किसी दूसरे ऑडिटर ने ऑडिट की थी, तो ये बात भी ऑडिटर कहाँ डाल सकता है, अदर मैटर पैरा में डाल सकता है। और ये स्टैंडर्ड भी हुआ हमारा कंप्लीट। इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, ऊपर वाले एकदम फालतू है, यहाँ पे मीनिंग याद कर लेना, या इसे हमेशा लिख देते हैं आंसर में। एग्जाम्पल्स में मैंडेटरी वाले में कोई दो याद कर लेना, ऑप्शनल वाले में कोई 2 पॉइंट याद कर लेना, रीड सारे कर लेना। फिर कंडीशन, ये कंडीशन ऐसे लिखता रहता है हर आंसर में। और फिर अदर मैटर, बस ये आपको पूरा का पूरा रीड करना है, अदर मैटर आपको पूरा का पूरा रीड करना है। तो 706 भी कंप्लीट हुआ। अब आ जाओ नेक्स्ट स्टैंडर्ड पे, ऐसे 710, ऐसे 710 क्या नाम है इसका, कंपेरेटिव इन्फॉर्मेशन। क्या नाम है, देखो कंपेरेटिव इन्फॉर्मेशन। लेकिन कंपेरेटिव इन्फॉर्मेशन में भी 2 चीज़ आती है, क्या, कोरस्पोंडिंग फिगर्स एंड कंपेरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो देखो इसका क्या मतलब है, समझाता हूँ आपको। आपने कंपनीज के फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखे होंगे, कैसे बने होते हैं, इस तरह से लिखा होता है उनमें करंट ईयर फिगर्स, और बगल में क्या लिखा होता है, प्रीवियस ईयर फिगर्स, इस तरह से लिखा होता है। आपने देखा भी होगा कि करंट ईयर फिगर्स लिखे होते हैं और साथ ही साथ बगल में प्रीवियस ईयर के लास्ट ईयर के फिगर्स भी लिखे होते हैं। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि जो यूजर्स है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के, वो क्या कर सके, वो करंट ईयर के फिगर्स को लास्ट ईयर से क्या कर सके, कंपेयर कर सके। इस कारण से ऐसा किया जाता है। तो जब भी इस तरह से एंटिटी करती है ना, इस तरह से, तो इसे ही क्या बोला जाता है, इसे क्या बोला जाता है, इसे बोला जाता है कोरस्पोंडिंग फिगर्स। इसे क्या बोला जाता है, कोरस्पोंडिंग फिगर्स बोला जाता है। अब आप बोलोगे सर आपने हमको कोरस्पोंडिंग फिगर्स के बारे में तो बता दिया, लेकिन ये कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है। तो ये जो कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ना, ये वाली अप्रोच अपने इंडिया में फॉलो नहीं होती। अपने इंडिया में तो इस तरह से दिखाया जाता है, करंट ईयर के फिगर्स और बगल में दिखा दिए जाते हैं प्रीवियस ईयर के फिगर्स। लेकिन विदेशों में क्या होता है, वहाँ पे क्या करते हैं, वो इस तरह से नहीं दिखाते कि करंट ईयर के बगल में प्रीवियस ईयर के फिगर दिखा दिए। वो लोग क्या करते हैं, अपने करंट ईयर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ साथ पूरा का पूरा लास्ट ईयर का फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी अटैच कर देते हैं, पूरा का पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही अटैच कर देते हैं। उन्हें बोला जाता है कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो इस केस में को क्या क्या काम करने वो हमें देखने हैं। तो देखो जनरली जो काम होंगे ना, सारे के सारे सेम ही होंगे, चाहे कोरस्पोंडिंग फिगर हो चाहे कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट हो, सारे के सारे काम सेम ही होंगे। इसलिए हर जगह क्या वर्डिंग यूज होगी, कंपैरेटिव इन्फॉर्मेशन वर्डिंग यूज होगी हर जगह, जब हम ये स्टैंडर्ड अभी आगे देखेंगे। बस इनमें एक डिफरेंस होगा, वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। अब देखो आगे आ जाओ, बेसिक सारे कंप्लीट हो गए, सारा बता दिया मैंने आपको। अब देखो क्या लिखा है, रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ऑडिटर रिगार्डिंग कंपैरेटिव इन्फॉर्मेशन। देखो किसकी बात हो रही है, कंपैरेटिव इन्फॉर्मेशन, मतलब कोरस्पोंडिंग फिगर की भी बात हो रही है, वो कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट की भी बात हो रही है, क्योंकि कंपैरेटिव इन्फॉर्मेशन दोनों इंक्लूड होते हैं। तो इसके रिगार्डिंग ऑडिटर की रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है वो यहाँ पे बता रखा है। तो ये मैं थोड़ा सा बना देता हूँ ताकि आपको समझ आते रहे। करंट ईयर फिगर और प्रीवियस ईयर फिगर्स, तो इस प्रीवियस ईयर फिगर के रिगार्डिंग ऑडिटर की क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो हम देखने जा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा है, ऑडिटर को ये चेक करना है कि जो कंपैरेटिव इन्फॉर्मेशन है वो एज पर एफआरएफ तो है ना, जो भी मतलब मैनेजमेंट ने अपने प्रीवियस ईयर के फिगर्स दिखाए हैं वो एकदम सही तो है ना, एकदम सही तो है ना। तो ऑडिटर चेक कैसे करेगा इसको ऑडिटर, इवैल्यूएट वेदर कि इस प्रीवियस फिगर में जो भी अमाउंट दिख रहे हैं, जो भी डिस्क्लोजर दिख रहे हैं वो एकदम एग्री तो कर रहे हैं ना। ऑडिटर ये देखेगा इस प्रीवियस ईयर फिगर में जो भी अमाउंट दिख रहे हैं वो एकदम सही तो है ना, एकदम सही तो है ना। बस ऑडिटर को इतना सा चेक करना है। अब आप बोलोगे सर चेक कैसे करेगा, ऑडिटर क्या करेगा, ऑडिटर लास्ट ईयर के ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट उठाएगा। क्या करेगा ऑडिटर, लास्ट ईयर के ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट उठा लेगा और उनसे क्या करता जाएगा, टिकिंग करता जाएगा कि सेल्स जो दिख रही है प्रीवियस ईयर में सही दिख रही है क्या, जो इन्वेंट्री वगैरह दिख रही है सही दिख रही है क्या, अदर आइटम दिख रहा है, अदर इनकम दिख रही है सही दिख रही है क्या। इस तरह से बस टिकिंग करते जानी है और कुछ नहीं करना, इस तरह से चेक करना है। और देखो और क्या करना है, और ऑडिटर ये भी चेक कर लेगा कि अकाउंटिंग पॉलिसी जो दिख रही है कहाँ पे कंपेरेटिव इन्फॉर्मेशन में जो अकाउंटिंग पॉलिसी दिख रही है वो कंसिस्टेंट तो है ना। मतलब अगर मान लो एंटिटी ने लास्ट ईयर कॉस्ट मॉडल फॉलो किया था तो इस साल भी वो कॉस्ट मॉडल ही फॉलो कर रहे हैं क्या। और अगर मान लो एंटिटी ने चेंजेस किए इस साल तो ऑडिटर ये चेक कर लेगा कि जो चेंजेस हुए हैं वो एज पर प्रॉपर्ली अकाउंटेड तो है ना, वो चेंजेस एज पर एफआरएफ तो है ना, एज पर एएस या फिर इंड एस तो किए गए ना। बस ऑडिटर को इतना सा चेक करना है।
तो ये हो गया हमारा कंप्लीट। क्योंकि क्या क्या चेक करना है बताओ कंप्लीट इन्फॉर्मेशन में, ये चेक करना है कि कंप्लीट इन्फॉर्मेशन एज पर एफ है ना, इतना सा चेक करना है। अब देखो ये पॉइंट हमेशा नहीं करेगा वोटर। क्या लिखा है, इफ वोटर बिकम्स अवेयर ऑफ पॉसिबल मिस स्टेटमेंट इन कंपेरेटिव इन्फॉर्मेशन। वोटर को क्या लगता है कि जो प्रीवियस ईयर की फिगर्स है ना, प्रीवियस ईयर की फिगर्स यहाँ पे क्या सकती है, बड़ी गलतियाँ हो सकती है, इसके अंदर गलतियाँ तक हो सकती है। तो इस केस में वोटर क्या करेगा, एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर करके क्या कर लेगा, गलतियाँ ढूंढेगा, क्या करेगा, एडिशनल प्रोसीजर लगा करके गलतियाँ फाइंड करेगा। अब ये वोटर हमेशा नहीं करता, प्रैक्टिकल लाइफ में कभी कभी करता है। और आप पूछोगे सर ये एडिशनल प्रोसीजर्स कौन सी होगी, तो एडिशनल प्रोसीजर कौन सी होगी, जो हमने ऐसे 510 में देखी थी ना, ऐसे 510 में वो वाली वोटर प्रोसीजर्स लगाएगा, वो प्रोसीजर्स लगाएगा और उससे पता लगाएगा कि प्रीवियस ईयर की फिगर में कोई बड़ी गलतियां तो नहीं है ना। और लास्ट से क्या करना है, लास्ट में देखो कुछ नहीं करना, मैनेजमेंट से रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेना है कि तू मुझे लिख करके दे दे कि तूने जो मुझे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी है वो एकदम एज पर एफ तो है ना, वो एकदम कंप्लीट तो है ना। तो ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो, एकदम सिंपल सा टॉपिक, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब देखो ऑडिट रिपोर्टिंग रिगार्डिंग कंपेरेटिव इन्फॉर्मेशन। कंपेरेटिव इन्फॉर्मेशन की रिगार्डिंग वोटर को रिपोर्टिंग कैसे करनी है। देखो वैसे तो वोटर को पिछले साल से कोई लेना देना नहीं है, वोटर को पिछले साल पे वैसे रिपोर्टिंग नहीं करनी, वैसे तो कोई रिपोर्टिंग नहीं करनी वोटर को, तो करंट पीरियड पे क्या करनी है, वोटर को करंट पीरियड पे रिपोर्टिंग करनी है। लेकिन हम कुछ स्पेशल केस देखने जा रहे हैं। हम देखो पहला केस, ऑडिट रिपोर्ट फॉर प्रायर पीरियड इज मॉडिफाइड। ऑडिटर ने देखा कि लास्ट ईयर की जो रिपोर्ट थी ना, लास्ट ईयर की जो ऑडिट रिपोर्ट थी उसमें क्या दिया गया था, मॉडिफाइड ओपिनियन दिया गया था, किसी मैटर की वजह से क्या दिया गया था, मॉडिफाइड ओपिनियन। तो ऑडिटर ये देखेगा कि जिस मैटर पे लास्ट ईयर क्या दिया गया था, मॉडिफाइड ओपिनियन दिया गया था ना, वो इस साल रिजोल्व हुआ कि नहीं। ऑडिटर ने देखा अगर वो मैटर क्या हो गया, करंट ईयर में रिजोल्व हो गया ना, रिजोल्व हो गया, तो ऑडिटर को क्या करना है, करंट पीरियड में पुरानी मॉडिफिकेशन को, लास्ट ईयर की मॉडिफिकेशन को रेफर तक नहीं करना। वोट अपनी रिपोर्ट में ये तक नहीं बताएगा कि लास्ट ईयर कौन सा ओपिनियन दिया गया था, ये तक नहीं बताएगा। अगर लास्ट ईयर जो मैटर था ना, जिस मैटर की वजह से मॉडिफाइड रिपोर्ट दी गई थी, मॉडिफाइड ओपिनियन दिया गया था, वो मैटर अगर रिजोल्व हो चुका है, देखो ध्यान से रिजोल्व हो चुका है, तो वोटर क्या करेगा, करंट पीरियड में लास्ट ईयर की मॉडिफिकेशन को याद तक नहीं दिलाएगा, ये तक नहीं बताएगा कि लास्ट ईयर कौन सा मॉडिफिकेशन दिया गया था। लेकिन अगर वो मैटर अभी भी क्या है, करंट ईयर भी अनरिजोल्व है, कितनी इंपॉर्टेंट बात लिखी कि लास्ट ईयर किसी मैटर की वजह से क्या दिया गया था, मॉडिफाइड ओपिनियन दिया गया था, और वो मैटर अभी भी क्या चल रहा है बताओ, अभी भी अनरिजोल्व चल रहा है, तो यानी अभी भी क्या है बताओ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में गलती है, तो वोटर क्या करेगा बताओ, इस साल भी क्या कर देगा, मॉडिफाइड ओपिनियन दे देगा, इस साल भी मॉडिफाइड ओपिनियन। बताओ कितनी सिंपल सी बात लिखी है। और सेकंड क्या लिख दिया, मॉडिफाइड ओपिनियन देने के बाद उसका वोटर क्या देगा, बेसिस फॉर ओपिनियन पैरा। बताओ मैंने आपको क्या बताया था, जब भी हम क्या देते हैं, कोई भी ओपिनियन दे, कोई भी ओपिनियन, तो हम हमेशा क्या देते हैं, बेसिस फॉर ओपिनियन पैरा, उसका रीजन लिखते हैं, उसके रीजन लिखते हैं। तो ये वोटर यहाँ पे क्या लिखेगा, रीजन में, यहाँ पे रीजन में वोटर क्या लिखेगा, रेफर टू बोथ फिगर्स। वोटर क्या करेगा, यहाँ पे दोनों फिगर को बताएगा, करंट ईयर वाले को बताएगा कि करंट ईयर वाले में भी गलती है और पुराने वाले फिगर में भी गलती है, इस तरह से वोटर बताएगा। या फिर वोटर रीजन में क्या लिखेगा कि ओपिनियन हैज बीन मॉडिफाइड बिकॉज ऑफ द इफेक्ट्स ऑफ अनरिजोल्व मैटर ऑन कंपेरेबिलिटी। इस तरह से लिख देगा कि मैं अपना ओपिनियन मॉडिफाई क्यों कर रहा हूँ, करंट ईयर में अपना ओपिनियन मॉडिफाई क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि कंपैरिजन पे इफेक्ट आ रहा है, कंपैरिजन पे इफेक्ट आ रहा है, इस कारण से। इस तरह से वोटर क्या कर देगा, लैंग्वेज लिख देगा, रीजन की लैंग्वेज, बेसिस फॉर ओपिनियन पैरा की लैंग्वेज लिख देगा, इस तरह से लिखेगा। तो ये भी हमारा कंप्लीट हुआ। और ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है इसका, बस इसमें यही टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट है इस वाले स्टैंडर्ड में। अब आ जाओ नेक्स्ट। तो ये पहला टॉपिक कंप्लीट हो गया कि ऑडिट रिपोर्टिंग कैसे करनी है कंपैरेटिव इन्फॉर्मेशन के रिगार्डिंग। तो सबसे पहला केस, अगर क्या हो लास्ट ईयर की रिपोर्ट क्या हो, मॉडिफाइड हो, तो उस केस में वोटर क्या देखना, उसको ये देखना है कि लास्ट ईयर जिस मैटर के कारण मॉडिफाइड ओपिनियन दिया था वो रिजोल्व हुआ कि नहीं हुआ। रिजोल्व हो गया तो वोटर को कुछ नहीं करना, और रिजोल्व नहीं हुआ तो वोटर को करंट ईयर में क्या देना है, मॉडिफाइड ओपिनियन देना है। अब देखो एक केस हो रहा है, अगर लास्ट ईयर की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट उनकी ऑडिट ही नहीं हुई थी, तो इस केस में वोटर क्या करेगा, इस केस में वोटर क्या करेगा, करंट पीरियड वाले में अदर मैटर पैरा दे देगा, क्या दे देगा, अदर मैटर पैरा डाल देगा, बोल देगा कि लास्ट ईयर तो ऑडिट ही नहीं हुई थी। और अगर मान लो लास्ट ईयर, थर्ड केस, लास्ट ईयर ऑडिट किसने करी थी, दूसरे ऑडिटर ने करी थी, किसी दूसरे सीए फर्म ने, तो वोटर क्या करेगा, इस केस में वोटर क्या करेगा, एक करंट ईयर की जब वोटर अपनी रिपोर्ट बनाएगा क्या डाल देगा, अदर मैटर पैरा डाल देगा, अदर मैटर में बता देगा कि लास्ट ईयर की ऑडिट तो दूसरे ऑडिटर ने की थी और उसने कौन सा ओपिनियन दिया था वो बता देगा, और ये बता देगा कि उसने अपनी रिपोर्ट कब साइन की थी, ये सारी बात बता देगा। तो ये भी हमारा कंप्लीट हुआ। अब देखो लास्ट, ये एकदम फालतू टॉपिक है, इसमें मत सोचना हाईलाइट हो रखा है तो आपको रटना है, बिल्कुल आपको रटना नहीं है। ये आपको क्या करना है, बस एकदम रीड करना है समझ के बाद। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि डिफरेंस क्या है, किसमें, कोरस्पॉन्डिंग फिगर में और कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, कि वोटर की जो मेहनत होगी इसमें डिफरेंस क्या है। देखो एक डिफरेंस है, बस एक डिफरेंस है कि जब वोटर क्या करेगा, कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट की अगर ऑडिट करे ना, तो उसे हमेशा क्या करना है, हमेशा रेफर करना है लास्ट पीरियड को, कि लास्ट पीरियड मैंने क्या ओपिनियन दिया था, लास्ट पीरियड कौन सा ओपिनियन किया था, हमेशा रेफर करना है। देखो यहाँ पे क्या हुआ था, मैं आपको याद दिलाता हूँ।
अगर लास्ट पीरियड की रिपोर्ट क्या थी, मॉडिफाइड थी, और अगर मैटर क्या हो जाता है, रिजोल्व हो जाता है, तो मैंने आपको क्या बताया था, तो ऑडिटर को करंट पीरियड में कभी भी लास्ट ईयर की मॉडिफिकेशन को रेफर ही नहीं करना कि लास्ट ईयर कौन सा ओपिनियन दिया था। लेकिन अगर ऑडिटर क्या कर रहा है, कंपेरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की ऑडिट कर रहा है ना, कंपेरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, चाहे लास्ट ईयर अनमोडिफाइड ओपिनियन ही क्यों नहीं हो, अनमोडिफाइड ओपिनियन ही क्यों नहीं हो, ऑडिटर को करंट पीरियड में बताना पड़ेगा, करंट पीरियड में बताना पड़ेगा कि लास्ट ईयर अनमोडिफाइड ओपिनियन था, ये बताना पड़ेगा। और अगर मान लो लास्ट ईयर क्या था, मॉडिफाइड ओपिनियन था, और अगर वो मैटर रिजोल्व हो गया था, रिजोल्व, तो ऑडिटर को बताना पड़ेगा, क्या बताना पड़ेगा, करंट पीरियड में कि लास्ट ईयर क्या था, मॉडिफाइड ओपिनियन था, लेकिन वो इस ईयर क्या हो गया, रिजोल्व हो गया, इस तरह से बताना पड़ेगा। लेकिन कब, जब ऑडिटर क्या कर रहा हो, कंपेरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑडिट कर रहा हो। तो यही बात यहाँ पे लिखी है, ऑडिटर्स ओपिनियन रेफर टू ईच पीरियड। बस इतना सा आपको ध्यान देना है, ऐसे मैं समझ, इसको रटना नहीं है, ये मैं समझ लेना कि यहाँ पे हाईलाइट हो रखा है तो इसको रट लें, इसको रटना नहीं है, बस रीड करना है, एकदम फालतू है ये भी हमारा कंप्लीट हो गया ऐसे 710। और ये एक तरह से सी कैटेगरी होता है, लेकिन ऐसे का कोई भरोसा नहीं कि कुछ भी पूछ ले, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये टॉपिक होता है। अब आ जाओ 700 सीरीज का लास्ट स्टैंडर्ड ऐसे 720, इसका नाम क्या है देखो, ऑडिटर्स रेस्पॉन्सिबिलिटी इन रिलेशन टू अदर इन्फॉर्मेशन इन डॉक्यूमेंट्स कंटेनिंग ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आप लोग सर कितना बड़ा नाम है इसका, तो देखो अब इतना ही पढ़ो, ऑडिटर्स रेस्पॉन्सिबिलिटी इन रिलेशन टू अदर इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे किसकी बात हो रही है देखो, अदर इन्फॉर्मेशन पैरा की, ये मैंने आपको दिखाया भी था ऑडिट रिपोर्ट में, ऐसे 700 में ऑडिट रिपोर्ट में अदर इन्फॉर्मेशन पैरा की बात हो रही है। तो सबसे पहले तो यही समझना है कि अदर इन्फॉर्मेशन क्या होती है, ये समझना है। तो अदर इन्फॉर्मेशन क्या होती है, वेदर फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन अदर देन फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड ऑडिटर्स रिपोर्ट इंक्लूडेड इन एंटिटीज एनुअल रिपोर्ट। तो अदर इन्फॉर्मेशन क्या होती है, ये होती है एंटिटी के एनुअल रिपोर्ट में एंटिटी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट और ऑडिटर्स रिपोर्ट को छोड़कर एंटिटी जितनी भी इन्फॉर्मेशन डालती है अनुअल रिपोर्ट में, एंटिटी अपनी अनुअल रिपोर्ट में फाइनेंशियल स्टेटमेंट और ऑडिटर्स रिपोर्ट को छोड़ के जितनी भी इन्फॉर्मेशन डालती ना, सारी की सारी क्या होती है, वो सारी की सारी अदर इन्फॉर्मेशन कहलाती है। बताओ एंटिटी अपनी एनुअल रिपोर्ट कहाँ देती है, एजीएम में देती है, तो उसके अंदर जितनी भी इन्फॉर्मेशन होती है सारी की सारी क्या कहलाती है, अदर इन्फॉर्मेशन। अब देखो नेक्स्ट क्या बताया है कि ऑडिटर ओपिनियन ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट डज नॉट कवर दी अदर इन्फॉर्मेशन, कि ऑडिटर कभी भी अदर इन्फॉर्मेशन पे अपना ओपिनियन नहीं देगा। कितनी सिंपल सी बात, बताओ ऑडिटर का काम क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे ओपिनियन देना, तो ऑडिटर कभी भी अदर इन्फॉर्मेशन पे ओपिनियन नहीं देगा। तो क्या करेगा ऑडिटर क्या करेगा, ऑडिटर रीड और कंसिडर करेगा अदर इन्फॉर्मेशन को। ऑडिटर को क्या करना है, ऑडिटर को अदर इन्फॉर्मेशन को रीड करना है और कंसिडर करना है कि फॉर एनी मैटेरियल इनकंसिस्टेंसी विद फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऑडिटर को ये देखना है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो इन्फॉर्मेशन आ रही है और अदर इन्फॉर्मेशन में जो इन्फॉर्मेशन आ रही है, उन दोनों में कोई मैटेरियल इनकंसिस्टेंसी तो नहीं है ना। मतलब ऑडिटर ये देखेगा कि मान लो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सेल्स थी, मान लो अगर 50 करोड़, तो अदर इन्फॉर्मेशन के भी अंदर भी मैनेजमेंट ने इसको 50 करोड़ ही दिखा रखा है ना। इस तरह से बस ऑडिटर को चेक करना है, इस तरह से ऑडिटर को चेक करना है। अब देखो ऑडिटर क्या क्या करना है, ऑब्टेनिंग, रीडिंग एंड कंसिडरिंग द अदर इन्फॉर्मेशन। सबसे पहले ऑडिटर को क्या करना है, ऑब्टेन करनी है, उसको रीड और कंसिडर करना है। तो ऑब्टेन कैसे करेगा, क्या क्या करना ऑब्टेन करने के लिए, सबसे पहले मैनेजमेंट से डिस्कस करेगा, सबसे पहले डिस्कस करेगा टाइमिंग ऑफ इश्यूएंस ऑफ डॉक्यूमेंट। सबसे पहले मैनेजमेंट से डिस्कस करेगा कि आप अपनी एजीएम कब करोगे, कब आप अपनी एनुअल रिपोर्ट यूजर्स के सामने रखोगे, ये डिस्कस करेगा, फालतू बात। दूसरी बात देखो, मेक अप्रोप्रिएट अरेंजमेंट विद मैनेजमेंट टू ऑब्टेन द फाइनल वर्जन ऑफ डॉक्यूमेंट प्रायर टू डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट इफ पॉसिबल। अब क्या करेगा, अब ऑडिटर बोलेगा मैनेजमेंट को कि तुम मुझे क्या करना, मेरी ऑडिट रिपोर्ट साइन होने से पहले पहले मुझे क्या दे देना, अदर इन्फॉर्मेशन दे देना। कौन सी, फाइनल वर्जन ऑफ डॉक्यूमेंट, मतलब जो अदर इन्फॉर्मेशन तुम अपनी एनुअल रिपोर्ट में डालोगे, यूजर्स के सामने रखोगे, उसका फाइनल वर्जन दे देना। लेकिन क्या होता है देखो, ऐसा पॉसिबल नहीं होता कि मैनेजमेंट डाले ऑडिट रिपोर्ट, ऑडिटर अपनी रिपोर्ट साइन करे, उससे पहले पहले सारी की सारी अदर इन्फॉर्मेशन तैयार कर ले। हो सकता है कि वो 70% तैयार कर ले, हो सकता है 80% कर ले। तो बोला कि जितनी तो प्रोवाइड कर सको वो तो क्या कर देना, प्रायर टू ऑडिट रिपोर्ट दे देना, प्रायर टू ऑडिट रिपोर्ट। लेकिन अगर जितनी पॉसिबल ना हो, जो कि अवेलेबल ना करा सको, उसको क्या करना, उसके लिए ऑडिटर क्या बोलेगा, मैनेजमेंट को बोलेगा कि तुम मुझे क्या करो, लिख करके दो कि डेट फाइनल वर्जन ऑफ डॉक्यूमेंट विल बी प्रोवाइडेड टू ऑडिटर्स प्रायर टू इश्यूएंस, कि जो अदर इन्फॉर्मेशन तुम मुझे मेरी ऑडिट रिपोर्ट साइन करने से पहले नहीं दे पाओगे, वो वाली अदर इन्फॉर्मेशन तुम मुझे क्या देना, वो वाली अदर इन्फॉर्मेशन तुम मुझे एजीएम में अपनी एनुअल रिपोर्ट देने से पहले पहले ही दे देना, उससे पहले ही दे देना, ताकि मैं क्या कर सकूँ, उसको रीड कर सकूँ। अब बताओ ऑडिटर ने क्या कर लिया, अदर इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन कर ली, तो ऑडिटर क्या करेगा, इसको रीड करेगा और कंसिडर करेगा। क्या रीड करेगा, ये देखेगा कि अदर इन्फॉर्मेशन में और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई मैटेरियल इनकंसिस्टेंसी तो नहीं है ना, ये ऑडिटर को देखना है कि अदर इन्फॉर्मेशन में और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई मैटेरियल इनकंसिस्टेंसी तो नहीं है ना। बस इतना देखना, जो बात ऊपर आई थी वही बात यहाँ पे आ गई। तो ये कंप्लीट हो गया। इसको रीड करना आपको अच्छे से याद करना चाहो तो कोई भी 2-3 पॉइंट्स कर लेना, 3 पॉइंट्स कर लेना कोई पूरे टॉपिक में। अब आ जाओ नेक्स्ट टॉपिक, सबसे इंपॉर्टेंट, इसको मैं आपको कंसेप्ट बुक से करवा देता हूँ
कि रेस्पॉन्डिंग तो क्या है, रेस्पॉन्डिंग व्हेन ऑडिटर कंक्लूड्स दैट मटेरियल मिस स्टेटमेंट एग्जिस्ट इन अदर इन्फॉर्मेशन। तो देखो ऑडिटर ने क्या कर ली, ऑडिटर ने अदर इन्फॉर्मेशन को रीड कर लिया और उसे पता चला कि अदर इन्फॉर्मेशन में तो क्या है, बड़ी गलतियां हैं। ऑडिटर ने देखा अदर इन्फॉर्मेशन में क्या है, बड़ी गलतियां हैं। तो ऑडिटर को क्या करना है, अब इस केस में देखो ऑडिटर को क्या करना है, ये मैं आपको अपनी नोट से दिखा देता हूँ। तो देखो रेस्पॉन्डिंग व्हेन मटेरियल मिस स्टेटमेंट एग्जिस्ट इन अदर इन्फॉर्मेशन। तो अब ऑडिटर क्या करेगा, सबसे पहले ऑडिटर क्या करेगा, मैनेजमेंट के पास जाएगा। ऑडिटर क्या करेगा, मैनेजमेंट के पास जाएगा, मैनेजमेंट को बोलेगा कि अदर इन्फॉर्मेशन में जो गलती है उनको सही कर दो, उनको सही कर दो। मैनेजमेंट बोलता है हाँ मैं सही कर दूंगा, मैं सही कर दूंगा। तो ऑडिटर क्या देखेगा, ऑडिटर बस ये क्या करेगा कि मैनेजमेंट ने एक्चुअल में सही करी कि नहीं करी। लेकिन मान लो मैनेजमेंट मना कर देता है कि मैं तो सही नहीं करूंगा, तो बताओ ऑडिटर क्या करेगा, ऑडिटर जाएगा TCWG के पास, उसको बोलेगा तू सही कर दे। लेकिन TCWG क्या निकलता है, बेकार आदमी निकलता है, ये भी सही नहीं करता। तब ऑडिटर को क्या करना है, ऑडिटर को देखना है कि ये कौन सी अदर इन्फॉर्मेशन है जिसमें मुझे गलतियां मिली है, कि ये वो वाली अदर इन्फॉर्मेशन है जो मुझे पहले मिल गई थी, या ये वो अदर इन्फॉर्मेशन है जो मुझे अपनी रिपोर्ट साइन करने के बाद मिली थी। तो अगर पहले वाला केस देखो कि अगर ऑडिटर को ये अदर इन्फॉर्मेशन जहाँ पे क्या है, ऐसी अदर इन्फॉर्मेशन जिसमें क्या है बड़ी गलतियां हैं, जिस अदर इन्फॉर्मेशन में, वो अदर इन्फॉर्मेशन मान लो ऑडिटर को कब मिली थी, अपनी रिपोर्ट साइन करने के बाद मिली थी। तो बताओ ऑडिटर क्या करेगा, ऑडिटर यहाँ पे कुछ भी अपनी रिपोर्ट में चेंज नहीं करेगा। क्यों बताओ, क्योंकि यहाँ पे गलती किस में है, अदर इन्फॉर्मेशन में है। अदर इन्फॉर्मेशन पे तो ऑडिटर को अपना ओपिनियन देना ही नहीं होता। तो ऑडिटर बताओ अपनी रिपोर्ट क्यों वापस से बनाएगा, क्यों अपनी रिपोर्ट को अमेंड करेगा। तो ऑडिटर वैसा कुछ भी नहीं करेगा। ऑडिटर क्या करेगा, बस टेक अप्रोप्रिएट एक्शन सो दैट अनकरेक्टेड मटेरियल मिस स्टेटमेंट अदर इन्फॉर्मेशन यूजर के अटेंशन में आ जाए। ऑडिटर क्या करेगा, ऐसे एक्शन लेगा ताकि ये जो गलतियां हैं अदर इन्फॉर्मेशन में, ये यूजर के अटेंशन में आ जाए, यूजर के अटेंशन में। मतलब ऑडिटर क्या कर लेगा, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स वगैरह है उनको जाकर के ये बात बता देगा, बस इतना सा काम करेगा यहाँ पे, इतना सा काम। लेकिन मान लो ऑडिटर को ये अदर इन्फॉर्मेशन जिसमें क्या है बड़ी गलतियां हैं, जिसमें बड़ी गलतियां वो कब मिल गई थी, ऑडिट रिपोर्ट साइन होने से पहले मिल गई थी। तो ऑडिटर क्या करेगा बताओ, कंसीडर द इंप्लीकेशन ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट। मतलब ऑडिटर क्या करेगा, अपनी रिपोर्ट में क्या करेगा, जो अदर इन्फॉर्मेशन पैरा है ना, अदर इन्फॉर्मेशन पैरा, वहाँ पे ये मटेरियल मिस स्टेटमेंट लिख देगा, वहाँ पे बता देगा कि अदर इन्फॉर्मेशन में क्या क्या बड़ी गलतियां हैं, ये कर देगा। और दूसरी बात एकदम फालतू लिखी है कि अगर पॉसिबल हो तो विड्रॉ भी कर लेगा, जबकि जनरली कभी करेगा ही नहीं। अदर इन्फॉर्मेशन में गड़बड़ी होने की वजह से ऑडिटर विड्रॉ करता ही नहीं है जनरली। तो देखो अब नेक्स्ट टॉपिक, ये भी मैं आपको यहीं से करा देता हूँ, रिपोर्टिंग इन अदर इन्फॉर्मेशन पैरा। हमारा ऊपर वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया है कि अगर क्या हो अदर इन्फॉर्मेशन में बड़ी गलतियां हो तो ऑडिटर क्या करेगा। अब आ जाओ नेक्स्ट टॉपिक, रिपोर्टिंग इन अदर इन्फॉर्मेशन पैरा। कि ऑडिटर रिपोर्टिंग कैसे करेगा, ऑडिटर जब अदर इन्फॉर्मेशन पैरा डालेगा ऐसे 700 में अपनी रिपोर्ट के अंदर, तो उसमें क्या क्या लिखेगा। तो देखो उसमें कुछ है फॉर्मेलिटी वाली बातें जो हमेशा लिखनी। क्या ऑडिटर एक तो ये बात हमेशा लिखेगा कि क्या है, अदर इन्फॉर्मेशन के लिए मैनेजमेंट रेस्पॉन्सिबल है, मैनेजमेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी है अदर इन्फॉर्मेशन को बनाना। फिर ऑडिटर बताएगा कि मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। ऑडिटर बोलेगा कि मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी तो ओनली अदर इन्फॉर्मेशन को रीड करना है, ओनली रीड और कंसिडर करना है, और कभी भी मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी अदर इन्फॉर्मेशन पे ओपिनियन देना नहीं है। ये बात ऑडिटर साफ साफ बोल देगा। और देखो ये लास्ट पॉइंट, अगर ऑडिटर को क्या मिलती है, देखो अगर ऑडिटर को अदर इन्फॉर्मेशन में बड़ी गलतियां मिलती हैं और उस गलती को कोई भी सही नहीं करता, तो ऑडिटर क्या कर देगा, लास्ट में अपने क्या डाल देगा, अदर इन्फॉर्मेशन पैरा में अनकरेक्टेड मटेरियल मिस स्टेटमेंट। वो भी बता देगा कि ऐसी कौन कौन सी गलतियां हैं अदर इन्फॉर्मेशन में जो मैनेजमेंट ने सही नहीं करी, उनको भी डिटेल में बता देगा। तो ये भी हमारा कंप्लीट हुआ। अब आ जाओ हमारी कंसेप्ट बुक पे। तो देखो मैंने पूरा टॉपिक आपको यहाँ पे करवा दिया कि अगर मटेरियल मिस स्टेटमेंट एग्जिस्ट करती है, मैनेजमेंट को बोलेगा, मैनेजमेंट सही नहीं करता तो देखेगा पहले क्या मुझे जो अदर इन्फॉर्मेशन है पहले मिल गई थी क्या, तो क्या करेगा, अपनी रिपोर्ट पे इंप्लीकेशन देखेगा या छोड़ के भी जा सकता है। लेकिन अगर ऑडिटर को अदर इन्फॉर्मेशन बाद में मिली थी तो ऑडिटर क्या करेगा, इन अदर अप्रोप्रिएट एक्शन लेगा ताकि जो गलतियाँ हैं किसकी अटेंशन में आ सके, यूजर की अटेंशन में आ सके। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है पूरा की पूरा। फिर आया रिपोर्टिंग कि अदर इन्फॉर्मेशन पैरामीटर क्या क्या लिखेगा कि मैनेजमेंट रेस्पॉन्सिबल है और ऑडिटर की रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, कि ओपिनियन देना मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, और बता देगा कि अदर इन्फॉर्मेशन पैरा में कि अगर मान लो क्या है यहाँ पे अनकरेक्टेड मटेरियल मिस स्टेटमेंट है तो बता देगा कि क्या गलतियाँ हैं, वो बता देगा अदर इन्फॉर्मेशन पैरा में अगर गलतियाँ होती है तो। ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब आया लास्ट टॉपिक फालतू से एग्जांपल्स ऑफ अदर इन्फॉर्मेशन। ये हजारों एग्जांपल हो सकते हैं, एकदम हजारों एग्जांपल। अदर इन्फॉर्मेशन में एंटिटी क्या क्या दिखाएगी, तो कुछ अमाउंट्स के एग्जांपल दे रखे हैं अमाउंट्स वाले, और कुछ क्या दे रखे हैं अदर आइटम्स, मतलब कुछ फाइनेंशियल दे रखे हैं कुछ नॉन फाइनेंशियल। जैसे एंटिटी क्या क्या दिखा सकती है, समरी ऑफ की फाइनेंशियल रिजल्ट्स, अपनी नेट इनकम दिखा सकती है अदर इन्फॉर्मेशन में, सेल्स परचेस वगैरह दिखा सकती है, लिटिगेशन प्रोविजन फॉर लिटिगेशन दिखा सकती है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट दिखा सकती है, ऑफ बैलेंस शीट अरेंजमेंट मतलब जो कंटीजेंट लायबिलिटी है वो कितने अमाउंट की है वो दिखा सकती है। तो सारी चीज़ें चेक करता है कि सारी चीज़ें सही तो दिखा रखी है ना। ऐसे ही अदर आइटम कि हमने जो अकाउंटिंग एस्टिमेट बनाए तो वहाँ पे क्या जम्पशंस ली वो दिखा सकती है, कि हमारी रिलेटेड पार्टी कौन कौन सी है वो दिखा सकती है,
और ऑफ बैलेंस शीट अरेंजमेंट की एंटिटी पे जो केस चल रहे हैं, जो कंटीजेंट लायबिलिटी है, उसके बारे में पूरा डिस्क्राइब कर सकती है। देखो ऊपर भी आया था, ऊपर बता रही थी अमाउंट की, कंटीजेंट लायबिलिटी कितने अमाउंट की है एंटिटी वो बता सकती है। और यहाँ पे क्या है, डिस्क्रिप्शन अदर आइटम की एंटिटी क्या कर सकती है कि कंटीजेंट लायबिलिटी आ क्यों रही है, हमारे एंटिटी पे कौन सा केस चल रहा है, उसके बारे में डिटेल में बता सकती है। तो ये सारी फालतू चीज़ें हैं, अदर इन्फॉर्मेशन। तो इनमें तो आप क्या करना, 3 पॉइंट्स यहाँ पे याद कर लेना और 3 पॉइंट्स यहाँ पे कर लेना अदर आइटम में, 3 पॉइंट्स इतना याद कर लेना बस, रीड सारे कर लेना। तो ये भी कंप्लीट हुआ। इसमें क्या करना है, ऊपर वाला आपको बस रीड करना है, एकदम एकदम फालतू है। ऑप्टेन रीडिंग वाले में आपको 3 पॉइंट्स याद कर लेने हैं, रीड सारा करना है। रेस्पॉन्डिंग वाला ये आपको अच्छे से करना है, बहुत ईजी लैंग्वेज है इसकी, ये आराम से हो जाएगा। और रिपोर्टिंग वाला ये भी आपको याद करना है, बहुत ईजी लैंग्वेज है। फिर एग्जाम्पल फालतू एकदम तुरंत हो जाएंगे 3 पॉइंट्स। तो देखो मैंने सारे स्टैंडर्ड्स करा दिया आपको, ऐसे 700 से लीजिए एकदम डिटेल में, ये बता दिया क्या याद करना है क्या नहीं। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस भी करवा देता हूँ, लेकिन थोड़ा स्पीड से करेंगे नहीं तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो देखो सबसे पहले ऐसे 700 के क्वेश्चन देख लेते हैं, जो सबसे अच्छा क्वेश्चन है वो करवा देता हूँ। देखो क्वेश्चन 4 स्पीड से करा रहा हूँ। एक एंटिटी है, देखो मैनेजमेंट ऑफ एक्स लिमिटेड, क्या कर रहे हैं, अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते वक्त फॉलोइंग एक एडिशनल स्टेटमेंट दे रहे हैं। एक एडिशनल स्टेटमेंट कहाँ पे, कैश फ्लो के आगे, कैश फ्लो के आगे क्या दे रहे हैं, एडिशनल स्टेटमेंट। क्या उस एडिशनल स्टेटमेंट का नाम क्या है, स्टेटमेंट ऑफ रेवेन्यू पर बुकिंग। बताओ कितना फालतू स्टेटमेंट है, बताओ ये जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है ये इंटीग्रल पार्ट है या नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है इंटीग्रल पार्ट। तो आपसे पूछा जा रहा है कि आप क्या करोगे, तो आप पहले तो पूरी थ्योरी छापोगे, पूरी की पूरी सप्लीमेंट्री इन्फॉर्मेशन वाली, और फिर आप क्या कर दोगे, आप यहाँ पे कंक्लूजन दे दोगे कि ऑडिटर देखेगा इंटीग्रल पार्ट है कि नहीं। और यहाँ पे क्या आप बोलोगे, इस केस में क्या है, इस केस में जो एवरेज रेवेन्यू स्टेटमेंट है इंटीग्रल पार्ट नहीं है, तो ऑडिटर क्या करेगा, ऑडिटर क्या करेगा, ये देखेगा कि मैनेजमेंट ने इसको अलग से डिफरेंशिएटली प्रेजेंट किया है कि नहीं, क्लियरली अलग से प्रेजेंट किया है कि नहीं। नहीं किया तो मैनेजमेंट को बोलेगा चेंज कर दे, लेकिन मैनेजमेंट वाले मना कर देते हैं कि नहीं हम तो चेंज नहीं करेंगे प्रेजेंटेशन। तो ऑडिटर क्या कर देगा, अपनी रिपोर्ट में लिख देगा कि इस एडिशनल इन्फॉर्मेशन की मैंने ऑडिट नहीं करी, ये लिख देगा बस। ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। तो थोड़ा स्पीड से कराया मैंने आपको, लेकिन सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ है ही नहीं इसमें। अब आ जाओ नेक्स्ट स्टैंडर्ड ऐसे 701, इसका एक क्वेश्चन करा देता हूँ। देखो ये क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन 2, इसमें आप देखो तो क्वेश्चन 2 आओ। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, द ऑडिट टीम, इधर से पढ़ देता मैं, द कंपनी कॉन्टैक्ट्स विद वेरियस कस्टमर्स आर क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड एंड डिफरेंट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट टीम स्पेंड सिग्निफिकेंट टाइम ऑन ऑडिट ऑफ रेवेन्यू। देखो ऑडिट टीम को क्या लग रहा है, ऑडिट करते वक्त रेवेन्यू की ऑडिट करते वक्त बहुत भयंकर टाइम लग रहा है। तो इस मैटर को क्या किया उन्होंने, मैनेजमेंट से डिस्कस भी किया और उन्होंने ये बताया कि इसमें हमारी कैसे कैसी मेहनत लगी, कैसे हमारे पसीने छूटे, ये बात बताई। फिर बताया आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ऑडिट उन्होंने क्या कर दिया, TCWG को ये बता दिया कि हम क्या करेंगे, इस मैटर को कहाँ डालेंगे, की ऑडिट मैटर में डालेंगे। लेकिन जो मैनेजमेंट है ना वो ये बोल रहा है कि इस मैटर को आपकी ऑडिट मैटर में नहीं डाल सकते। तो आप क्या करोगे बताओ आंसर में, आप पहले तो पूरी थ्योरी लिखोगे। तो देखो आईसी ने क्या करा, सबसे पहले तो डेफिनेशन लिख दी, डेफिनेशन जो आईसी हमेशा लिखेगा ऑडिट मैटर के क्वेश्चन में। फिर क्या लिख दिया, डिटरमाइन वाला टॉपिक पूरा लिख दिया, डिटरमाइन वाला कि हम कैसे डिटरमाइन करते हैं कि कौन सा मैटर ऑडिट मैटर होगा। क्या देखते हैं हम, ऐसे मैटर जहाँ पे रिस्क ज़्यादा होती है, जहाँ पे जजमेंट ज़्यादा लगती है, और फिर उनमें से हम क्या देखते हैं, जो सबसे ज़्यादा जहाँ पे पसीने छोटे हों उसको सिलेक्ट कर लेते हैं। तो आईसी ने क्या करा, देखो सारे के सारे वो पॉइंट लिख दिए डिटरमाइन वाले, और लास्ट में क्या दे दिया, कंक्लूजन दे दिया। कंक्लूजन क्या देंगे कि ऑडिटर ने क्या किया है, रेवेन्यू वाले को क्या माना है, बताओ क्या माना है, कि ऑडिट मैटर माना है। तो एकदम सही किया, क्यों, रेवेन्यू में क्या होती है, सिग्निफिकेंट रिस्क होती है। तो यहाँ पे जो मैनेजमेंट बोलता है वो एकदम गलत बोलता है। तो ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हुआ, और क्वेश्चन नॉर्मली हो जाएंगे आपसे। अब आ जाए 705, इसमें देखना एक दो क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, वो करवा देता हूँ। सबसे पहले क्वेश्चन 3 देखो, व्हाइल कंडक्टिंग द ऑडिट ऑफ RAC लिमिटेड CAR हैज डिस्कवर्ड मिस स्टेटमेंट। CR को क्या मिल गई बताओ, एक गलती मिल गई फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, क्या, ऑफ ए कंपनी ड्यू टू नोन राइट ऑफ ए ह्यूज ट्रेड रिसीवेबल विद एन आउटस्टैंडिंग अमाउंट ऑफ 2 करोड़। कि CR को क्या गलती मिली, उसे ये गलती मिली कि RAC लिमिटेड ने क्या कर रखा है, अपनी बैलेंस शीट में क्या दिखा रखे हैं, ट्रेड रिसीवेबल दिखा रखे हैं 2 करोड़ के, जो कि क्या हो गए, बैड डेब्ट्स हो गए, उनको दिखा रखा है। अब CR को ये बात कैसे पता लगी, उसकी डिटेल लिखी हुई है कि देखो ये जो पार्टी है, जो ट्रेड रिसीवेबल है, ये देखो इंडिया छोड़ के भाग गए, और इसको सारे के सारे ऑडिट एविडेंस मिल गए कि यहाँ पे तो बिल्कुल भी पॉसिबिलिटी नहीं है इस ट्रेड रिसीवेबल से 2 करोड़ वसूलने की, 1% भी पॉसिबिलिटी नहीं है। तो बताओ यानी क्या है, गारंटी बैड डेब्ट्स है, लेकिन फिर भी बताओ इस एंटिटी ने क्या कर रखा है, इसको ट्रेड रिसीवेबल दिखा रखा है फिर भी। तो यानी यहाँ पे क्या बताओ, यहाँ पे तो क्या है, मैटेरियल मिस स्टेटमेंट है। अब देखो आगे क्या हुआ, डेस्पाइट दी मैटर बीइंग ब्रॉट टू द अटेंशन ऑफ मैनेजमेंट रिफ्यूज टू करेक्ट दी मिस स्टेटमेंट। मैनेजमेंट वालों ने मना कर दिया, हम तो सही नहीं करेंगे गलती। तो बताओ हम क्या देंगे, हम देंगे मॉडिफाइड ओपिनियन। लेकिन देखो आगे क्या हुआ, एज ए रिजल्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द कंपनी शोज ए प्रॉफिट ऑफ
1 करोड़ विच इज इनकरेक्ट ड्यू टू दी मैनेजमेंट रिफ्यूजल टू करेक्ट दी फोर मेंशन्ड मिस स्टेटमेंट। तो बताया जा रहा है कि अभी एंटिटी के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ना, वहाँ पे प्रॉफिट कितना दिख रहा है, 1 करोड़ का दिख रहा है। लेकिन ये क्यों दिख रहा है? क्योंकि मैनेजमेंट ने ये गलती सही नहीं करी, मैनेजमेंट इन ट्रेड रिसीवेबल को बैड डेट नहीं दिखाया। अब बताओ अगर मैनेजमेंट इस 2 करोड़ को बैड डेट दिखा देती तो क्या होता? बताओ, बैड डेट्स होने से क्या होता? पी एंड एल में क्या होता? बैड डेट जाता लॉस वाली साइड में। और बताओ एंटिटी का क्या दिखता? प्रॉफिट नहीं दिखता, फिर एंटिटी का क्या दिखता? लॉस दिखता। कितने का? 1 करोड़ का। बताओ कितनी बड़ी बात हो गई। तो यहाँ पे क्या बताओ, मैटेरियल मिस स्टेटमेंट एग्जिस्ट कर रही है, ऑडिटर को एविडेंस मिल गए। और ये क्या परवेसिव भी है। परवेसिव क्यों है? बताओ क्या दिख रहा था फाइनेंशियल स्टेटमेंट में? प्रॉफिट दिख रहा था। वो क्या दिख रहा है? अगर मान लो गलती सही हो जाती तो क्या दिखता? लॉस। तो लॉस दिखता 1 करोड़ का। तो आपसे पूछा जा रहा है कि आप कौन सा ओपिनियन दोगे? तो यहाँ पे देखो, पहले ये थ्योरी लिख दी जो ऐसे हमेशा लिखता है इस ऐसे 705 के क्वेश्चन में कि ऑडिटर मॉडिफाइड ओपिनियन कब कब देता है, वो बात लिख दी। फिर यहाँ पे किसकी थ्योरी लिख दी? बताओ, एडवर्स ओपिनियन की थ्योरी लिख दी, उसकी डेफिनेशन लिख दी। और लास्ट में बता दिया यहाँ पे क्या है, परवेसिव इंपैक्ट है। यहाँ पे क्या है? परवेसिव इंपैक्ट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, अगर मैनेजमेंट मिस स्टेटमेंट को सही कर देता तो प्रॉफिट की जगह क्या दिखता? लॉस दिखता। तो ये बहुत बड़ी ये क्या है, सिग्निफिकेंट इंपैक्ट आ रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे पूरे पर ही। तो यहाँ पे हम क्या देंगे? एडवर्स ओपिनियन देंगे। ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। अब देखो ये क्वेश्चन और करा देता हूँ, लेकिन एकदम स्पीड से करा रहा हूँ, मैं बोल के बता रहा हूँ आपको। इस क्वेश्चन में क्या हुआ? इस क्वेश्चन में देखो एक एंटिटी है CGX लिमिटेड। क्या है? CGX लिमिटेड। ये क्या कर रही है? इसकी बैलेंस शीट में 2 लाइबिलिटी आ रही थी, एक 3.5 करोड़ की, एक 2 करोड़ की। 2 लाइबिलिटी आ रही थी। इस एंटिटी ने क्या किया? दोनों की दोनों लाइबिलिटी को अपनी बैलेंस शीट से गायब कर दिया। दोनों को उड़ा दिया। क्या बोल के गायब किया? देखो पहली लाइबिलिटी को क्या बोल के गायब किया कि लाइबिलिटी फॉर परचेस ऑफ रॉ मटेरियल, रिटर्न ऑफ ऑन द अकाउंट ऑफ प्योर क्वालिटी ऑफ रॉ मटेरियल। कि हमने क्या किया? इस लाइबिलिटी को क्यों गायब किया है? क्योंकि जो माल आया था ना हमारे क्रेडिटर से, ये एकदम गंदी क्वालिटी का था, तो हम उनको पेमेंट ही नहीं करेंगे, ये बोल के किया। दूसरा क्या बोल के किया कि डिफेक्ट्स है मशीनरी में, कि हमारे क्रेडिटर ने हमको जो मशीनरी सप्लाई करी थी ना, उसमें क्या डिफेक्ट्स हैं, तो हम उनको पेमेंट ही नहीं करेंगे, ये बोल के। अब देखो क्या होता है, कभी हम लाइबिलिटी गायब करते ना, कब कर सकते हैं? जब सामने वाले क्रेडिटर ने क्या कर दिया हो, उसने बोल दिया हो कि हाँ मैं तुमसे ये पैसे नहीं मांगूंगा। अगर सामने वाले क्रेडिटर ने बोल दिया ना हाँ मैं तुमसे ये पैसे नहीं मांगूंगा, तो हम क्या कर सकते हैं? लाइबिलिटी गायब कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे इन्होंने क्या किया? CGX लिमिटेड ने अपनी मन मर्जी से गायब कर दी। अब देखो काम प्लान पढ़ देता हूँ। जो CA है इस केस में देखो CA ये क्या है? ऑडिटर है। तो ये क्या करना चाह रही है? इसने क्या किया? इसने दिमाग लगाया। तो क्या करना चाह रही है? CA वांट टू सेंड दी एक्सटर्नल कंफर्मेशन रिक्वायर्ड सच क्रेडिटर। तो ये क्या करना चाहती है? ये एक्सटर्नल कंफर्मेशन करके क्रेडिटर से क्या करना चाहती है? पूछना चाह रही है कि आपने एक्चुअल में इन लाइबिलिटी को वेव ऑफ कर दिया क्या? आपने एंटिटी की इन लाइबिलिटी को माफ कर दिया क्या? क्रेडिटर से पूछना चाह रही है। लेकिन मैनेजमेंट वाले CA को ये काम करने नहीं दे रहे। मैनेजमेंट वाले एक्सटर्नल कंफर्मेशन करने नहीं दे रहे। तो यानी बताओ यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे CA को एविडेंस मिल ही नहीं रही, एविडेंस ही नहीं मिल रही। तो बताओ CA क्या देगी? मॉडिफाइड ओपिनियन देगी। अब आप लोग यहाँ पे कौन सा देगी? क्वालिफाइड देगी या डिस्क्लेमर? जब हमें एविडेंस नहीं मिलते तो हम क्वालिफाइड देते हैं या फिर क्या देते हैं? डिस्क्लेमर। अब बताओ यहाँ पे पता नहीं चलता। यहाँ पे इन्होंने अमाउंट तो दे दिया 3.5 करोड़ या 2 करोड़, लेकिन यहाँ पे पूरी बताई नहीं कि एंटिटी की नेट एसेट्स वगैरह कितनी है, वो बताई नहीं। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? बस मॉडिफाइड ओपिनियन वर्ड इस तरह से लिख देंगे। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या क्या है? लास्ट में एक चीज और बोल दी कि जो CA है ना, अब इसको क्या हुआ? यहाँ पे मैनेजमेंट वालों ने जब एक्सटर्नल कंफर्मेशन नहीं करने दिया तो बताओ CA को क्या करना चाहिए था? मॉडिफाइड ओपिनियन देना चाहिए था। लेकिन देखो इसने क्या दे दिया? इसने दे दिया की ऑडिट मैटर। तो हमें की ऑडिट मैटर की रिगार्डिंग भी थोड़ी बातें लिखनी पड़ेगी। तो ऐसे ने यही किया है। सबसे पहले देखो फालतू बात लिख दी कि इस क्वेश्चन में क्या हुआ है? मैनेजमेंट ने सही अकाउंटिंग नहीं करी। सही अकाउंटिंग क्यों नहीं करी? क्योंकि मैनेजमेंट ने अपनी मर्जी से क्या कर दी? लाइबिलिटी गायब कर दी, इस कारण से। एक तो ये बात लिख दी। फिर क्या लिख दिया ऐसे 505 के बाद कि मैनेजमेंट क्या कर रहा है? मैनेजमेंट वाले क्या कर रहे हैं? CA को एक्सटर्नल कंफर्मेशन लेने से मना कर रहे हैं। ये बात उनकी एकदम गलत है। मैनेजमेंट वाले मना नहीं कर सकते, ये बात एकदम गलत है। फिर एक दिन मॉडिफाइड ओपिनियन की बात। मॉडिफाइड ओपिनियन हम कब देते हैं? या तो हमें एविडेंस मिल जाए कि क्या है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बड़ी गलतियां हैं, या फिर एविडेंस ना मिले। बताओ इस केस में क्या हुआ है? इस केस में CA को एविडेंस नहीं मिले। क्यों नहीं मिले? क्योंकि यहाँ पे मैनेजमेंट ने उसको एक्सटर्नल कंफर्मेशन नहीं करने दी। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे? यहाँ पे CA क्या करेगी? मॉडिफाइड ओपिनियन देगी। क्या देगी? मॉडिफाइड ओपिनियन। क्यों? क्योंकि ये एक्सटर्नल कंफर्मेशन नहीं कर पाई, इनएबिलिटी टू ऑब्टेन एविडेंस। साफ साफ लिख दिया। तो यहाँ पे हमारा एक क्वेश्चन तो कंप्लीट हो गया, एक क्वेश्चन तो यहाँ तक कंप्लीट हो गया। लेकिन फिर देखो क्या हुआ, यहाँ पे साफ साफ लिखा है CA क्या कर रही है? ये की ऑडिट मैटर दे रही है। तो हम क्या बोलेंगे? CA की ऑडिट मैटर दे के एकदम गलत कर रही है। क्यों? क्योंकि CA को हमें मॉडिफाइड ओपिनियन देना चाहिए था, और की ऑडिट मैटर देना कभी भी सब्स्टिट्यूट नहीं है मॉडिफाइड ओपिनियन का। वो सारी बातें यहाँ पे लिख दी कि की ऑडिट मैटर देना बिल्कुल भी यहाँ पे प्रॉपर नहीं है। क्यों? क्योंकि ऑडिटर शैल नॉट कम्युनिकेट द की ऑडिट मैटर when required to modify the opinion, it is not a substitute for modified opinion। सारी बातें लिख दी क्योडिट मैटर वाली। तो ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया, और इसको भी मैंने आपको थोड़ा सा स्पीड से करवाया है क्योंकि ये रिवीजन वीडियो है।
अब आ जाओ नेक्स्ट स्टैंडर्ड 706, एकदम इजी क्वेश्चन है। इसमें देखना चाहते हो ये देख लो, इसमें भी काम की लाइनें पढ़ देता हूँ। देखो मैनेजमेंट क्या कर रहे हैं, मैनेजमेंट ऑफ कंपनी क्या कर रहे हैं, एक मैटर है द इम्पैक्ट ऑफ चेंजेस इन लो और द फाइनेंशियल पोजीशन एंड अप्रोप्रिएटली डिस्क्लोज द सेम इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कि क्या हुआ, कुछ लोज वगैरह में चेंजेस आए, उसकी वजह से क्या हुआ, एंटिटी के फाइनेंशियल पोजीशन पे इम्पैक्ट आया। एक एग्जांपल लो, एंटिटी की जो प्रॉफिट थे ना वो बहुत ज़्यादा कम हो गए उस लो में चेंजेस होने की वजह से। तो मैं एंटिटी ने क्या कर दिया, ये बात फाइनेंशियल स्टेटमेंट में देखो क्या कर दी, डिस्क्लोज कर दी। ऑडिटर ने क्या किया, देखो अब ऑडिटर ने मैनेजमेंट के डिस्क्लोजर को चेक किया, पता लगाया कि मैनेजमेंट ने जो डिस्क्लोजर दिया ना एकदम सही डिस्क्लोजर दिया है, कोई गलती नहीं है। और ऑडिटर को क्या लग रहा है, ऑडिटर को लग रहा है ये जो मैटर है ना ये क्या है, यूजर्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑडिटर क्या लग रहा है बताओ, यूजर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ऑडिटर यहाँ पे क्या दे रहे हैं, ये टीम वाले क्या दे रहे हैं, अदर मैटर पैरा दे रहे हैं। तो आपसे पूछा जा रहा है ऐसा करके ऑडिटर सही कर रहा है कि नहीं कर रहा, बताओ यहाँ पे क्या मैटर, बताओ क्या है, डिस्क्लोजर है। देखो क्या है, ऑलरेडी क्या है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोजर है। मैंने क्या बताया था, ऐसा मैटर जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ऑलरेडी क्या हो, डिस्क्लोजर हो, तो उसे हम कहाँ दिखाते हैं, उसे हम यूएम पैरा में दिखाते हैं। तो इसके हम क्या करेंगे, इस आंसर में क्या लिखेंगे, पूरी यूएम की थ्योरी लिख देंगे और लास्ट में बता देंगे यहाँ पे अदर मैटर पैरा नहीं देना, यहाँ पे क्या देना है, यूएम पैरा देना है। तो ऐसे नहीं हुई, पूरी थ्योरी लिख दी यूएम की और लास्ट में लिख दिया यहाँ पे क्या है, डिसीजन ऑफ द टीम टू डिस्क्लोज द अदर मैटर इज नॉट इन ऑर्डर। ये बिल्कुल भी सही नहीं है, यहाँ पे क्या जाना चाहिए था, यूएम पैरा जाना चाहिए था। तो ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अब आ जाओ ऐसे 710 का एक क्वेश्चन करवा देता हूँ आपको। ये देख लो आप क्वेश्चन 4, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक एंटिटी है कुबेर टैक्स सॉल्यूशन लिमिटेड, कुबेर टैक्स सॉल्यूशन लिमिटेड क्या करिए, देखो कंपेरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट दे दी। कौन सा वाले, कंपेरेटिव वाले। ये क्या कंपेरेटिव इन्फॉर्मेशन है, देखो कंपेरेटिव इन्फॉर्मेशन कौन कौन सी होती है, कोरस्पॉन्डिंग फिगर भी होते हैं और कंपेरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी। इस क्वेश्चन में किसकी बात हो रही, कंपेरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब रोशन एंड कंपनी देख रहा था तो इससे क्या पता चला, रोशन कंपनी कौन है बताओ, ये सीए है। तो इससे पता लगा कि लास्ट ईयर, देखो क्या लास्ट ईयर की डिटेल, ये है करंट ईयर की डिटेल। इसलिए देखा रोशन एंड कंपनी ने, लास्ट ईयर ऑडिटर कौन था, लास्ट ईयर कोई दूसरा ऑडिटर था, गुप्ता एंड मेहरा। और लास्ट ईयर देखो कौन सा ओपिनियन दिया गया था, एडवर्स यानी मॉडिफाइड ओपिनियन दिया गया था लास्ट ईयर। और देखो इसे पता लगा किसको, रोशन एंड कंपनी को, करंट ईयर वाले को, कि ये जो गलतियां हैं, ये जो गलतियां अभी भी क्या है, अभी भी सही नहीं हुई है। तो कौन से टॉपिक की बात आ रही है यहाँ पे, कि अगर लास्ट ईयर मॉडिफाइड ओपिनियन दिया गया था, वो गलतियां अभी भी सही नहीं हुई, तो हम क्या करेंगे, हम मॉडिफाइड ओपिनियन देंगे, फिर बेसिस फॉर ओपिनियन पैरा डालेंगे, वो सारी आपको थ्योरी छापनी है। तो सबसे पहले यहाँ पे यही किया है, पूरी थ्योरी छाप दी कि लास्ट ईयर अगर मॉडिफाइड ओपिनियन दिया गया था और वो गलतियां अगर अभी भी सही नहीं हुई है, तो यहाँ पे हम क्या देते हैं, मॉडिफाइड ओपिनियन देते हैं। क्या देते हैं, मॉडिफाइड ओपिनियन। फिर हम क्या देंगे, बेसिस फॉर मॉडिफिकेशन पैरा देंगे। तो वो पूरी थ्योरी छाप दी। अब देखो सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा, what modifications or disclosures are required in the current year audit report in accordance with the relevant standards on auditing। इसके अगर आप लैंग्वेज पढ़ोगे ना आपको समझ ही नहीं आएगा क्या पूछना चाह रहे हैं। बोले what disclosure are required, कि ऑडिट रिपोर्ट में कुछ डिस्क्लोजर देने की नीड है क्या, एक्स्ट्रा डिस्क्लोजर, ये पूछ रहा है। तो इनडायरेक्टली आपसे क्या पूछ रहा है, कोई यूएम पैरा या अदर मैटर पैरा देने की नीड है क्या। मैंने क्या बताया था, अगर लास्ट ईयर की ऑडिट क्या हो, लास्ट ईयर की ऑडिट अगर या तो हुई ना हो या फिर दूसरे ऑडिटर ने की हो, तो ऑडिटर क्या देता है, अदर मैटर पैरा। यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे लास्ट ईयर की ऑडिट दूसरे ऑडिटर ने की है, तो ऑडिटर क्या देगा, अदर मैटर पैरा। तो वो टॉपिक भी आपको पूरा छापना पड़ेगा। तो ऑडिटर क्या देगा, अदर मैटर पैरा देगा। उसमें क्या लिखेगा कि लास्ट ईयर की ऑडिट दूसरे ऑडिटर ने की है, उसने कौन सा ओपिनियन दिया है वो बताएगा और डेट बता देगा। तो देखो लास्ट में कंक्लूजन लिख दिया कि लास्ट ईयर की ऑडिट किसने करी है, गुप्ता मेहरा ने करी है। उसने गुप्ता मेहरा ने कौन सा ओपिनियन दिया है, एडवर्स ओपिनियन दिया है, और लास्ट में डेट बता देगा कि गुप्ता मेहरा ने अपनी रिपोर्ट कब साइन की। तो ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन 4 भी एकदम इजी क्वेश्चन था। ये भी 720 का भी एक क्वेश्चन आपको करवा देता हूँ। ये देख लो, देखो क्वेश्चन 3। देखो पीकेआर मोटर्स लिमिटेड क्या एक लिस्टेड एंटिटी है, इसका जो कंपनी का मैनेजमेंट है ये क्या रेस्पॉन्सिबल है अदर इन्फॉर्मेशन बनाने के लिए। तो हम जानते भी है किसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है अदर इन्फॉर्मेशन देना, मैनेजमेंट की। तो ये अदर इन्फॉर्मेशन दे रहा है कई सारी फालतू बातें। अब देखो स्टेट ऑडिटर, इसको कई सारी बातें पता लगी। इसे क्या मिली, एनुअल रिपोर्ट मिली। इसे क्या मिली, एनुअल रिपोर्ट। यहाँ पे किसकी बात हो रही है, एनुअल रिपोर्ट। ये क्या हो गई, कुछ इसे क्या मिल गया, इन्फॉर्मेशन मिल गई फाइनलाइज वाली। और ये कब मिल गई, बिफोर द डेट ऑफ ऑडिटर रिपोर्ट। कि कई सारी अदर इन्फॉर्मेशन तो ऑडिटर को कब मिल गई, बिफोर द डेट ऑफ ऑडिटर रिपोर्ट मिल गई। और फ्यूचर प्रोजेक्शन वाली लेकिन अदर इन्फॉर्मेशन अभी फाइनलाइज नहीं हुई है, ये ऑडिटर को कब मिलेगी, ये ऑडिटर को कब मिलेगी, ऑडिट रिपोर्ट साइन होने के बाद मिलेगी, बाद में मिलेगी। मैंने क्या बताया था, प्रैक्टिकल लाइफ में भी ऐसा ही होता है कि मोस्टली अदर इन्फॉर्मेशन तो ऑडिटर को कब मिल जाती है, अपनी रिपोर्ट साइन होने से पहले ही मिल जाती है, और कुछ होती है जो ऑडिटर को बाद में मिलती है। अब देखो अपन को मतलब किससे, अपन को इससे मतलब है जो पहले मिल गई। क्या लिखा है, इसी आइडेंटिफाइड कि ऑडिटर ने क्या किया, ऑडिटर को अदर इन्फॉर्मेशन मिल गई, ऑडिटर ने इन्फॉर्मेशन को रीड किया तो उसे क्या मिला। देखो ऑडिटर नोटेड दैट एसटी एंड कंपनी कौन है, अपने ऑडिटर है। Auditor noted a misstatement regarding the company's claim of achieving a 20% reduction production cost and audit evidence suggests that the reduction was only 10%। Auditor ने अदर इन्फॉर्मेशन में देखा कि मैनेजमेंट ने क्या दिखा रखा है अदर इन्फॉर्मेशन में, कि हमने हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट 20% तक रिड्यूस कर दी है।
लेकिन ऑडिटर को ऑडिट एविडेंस क्या मिला था? जब ऑडिटर अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ऑडिट करा था, उसे एविडेंस मिला था कि ये तो एक्चुअल में कितनी है, 10% ही रिड्यूस ही है। तो अब आपसे क्या पूछा जा रहा है, देखो पहला क्वेश्चन कि वोट शुड एसटी एंड कंपनी इंक्लूड इन दी अदर इन्फॉर्मेशन सेक्शन ऑफ द ऑडिटर रिपोर्ट। एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया कि जो एसटी एंड कंपनी है अदर इन्फॉर्मेशन पैरा में क्या क्या इन्फॉर्मेशन डालेगी। मैंने क्या बताया था, क्या क्या डालेंगे? मैनेजमेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी, ऑडिटर अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी डालेगा, और क्या करेगा, और ये बात बता देगा मैटेरियल मिस स्टेटमेंट, जो भी मैटेरियल मिस स्टेटमेंट होती है वो बता देगा। तो पूरा का पूरा देखो थ्योरी छाप दी कि मैनेजमेंट रेस्पॉन्सिबल है, ऑडिटर की रेस्पॉन्सिबिलिटी तो क्या ओनली रीड और कंसीडर करना, और ऑडिटर की रेस्पॉन्सिबिलिटी कभी भी ओपिनियन देना नहीं है। और क्या कर देगा, डिस्क्रिप्शन ऑफ अनकरेक्टेड स्टेटमेंट, जो भी गलतियां मिली वो डाल देगा। अब देखो सेकंड क्वेश्चन, अगर सेकंड क्वेश्चन अगर यहाँ पे आईसीआई पूछता भी नहीं ना, तो भी हम ये बात लिखते हैं। अब बताओ, अगर मामला आपसे आईसीआई फर्स्ट क्वेश्चन नहीं पूछता तो आप क्या करते? पूरी थ्योरी तो लिखते, यहाँ पे तो क्या हुआ है, यहाँ तक तो पूरी थ्योरी लिखी है, लेकिन आप लास्ट में ये भी तो बताओगे ना, इस केस में आप क्या करोगे, इस केस में आप बताओगे कि ऑडिटर क्या करेगा, अदर इन्फॉर्मेशन पैरा देगा, और वहाँ पे साफ साफ लिखेगा कि अदर इन्फॉर्मेशन में क्या है, मैटेरियल मिस स्टेटमेंट है, क्या गलती है, क्या एंटिटी ने क्या दिखा दिया, 20% डिडक्शन दिखा दिया, ये आप बताओगे। तो देखो लास्ट क्वेश्चन यही पूछा है, सेकंड क्वेश्चन, कि अगर मैनेजमेंट करेक्ट नहीं करता तो ऑडिटर अपने अदर इन्फॉर्मेशन में किस तरह से लिखेगा इस बात को, किस तरह से। तो वही देखो कंक्लूजन लिख दिया कि हमें क्या मिली है, ऑडिटर क्या कर रहा है, अदर इन्फॉर्मेशन लिख रहा है कि हमें क्या मिली है, हमें बड़ी गलती मिली है। क्या बड़ी गलती मिली है कि मैनेजमेंट क्या कर दिया अदर इन्फॉर्मेशन में, अपना क्लेम दिखा दिया 20% का, कि 20% डिडक्शन हुआ है, जबकि एक्चुअल में तो कितना हुआ है, ओनली 10% ही हुआ है, जबकि एक्चुअल में तो ओनली 10% ही हुआ है। तो ऑडिटर इस तरह से लिख देगा अदर इन्फॉर्मेशन में। तो अगर मान लो आईसीआई वाले नहीं पूछते ये सेकंड क्वेश्चन, तो भी आपको ये आंसर देना ही था, क्योंकि ये क्या है, एक तरह से कंक्लूजन है जो हमारे क्वेश्चन में लिखते हैं ना। कोई भी अगर क्वेश्चन आते हैं तो हम क्या करते हैं, पहले थ्योरी लिखते हैं, फिर लास्ट में कंक्लूजन लिखते हैं। तो ये एक तरह से क्या है, ये पूरा कंक्लूजन है इस आंसर का। ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। तो देखो इस लेक्चर में मैंने आपको ऐसे 700 सीरीज के सारे स्टैंडर्ड्स रिवाइज करा दिए, कंसेप्ट करवा दिए, ये बता दिया क्या याद करना है क्या नहीं, और कुछ हार्ड वाले क्वेश्चन भी करवा दिए जो इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चन थे। तो इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा।